तो सबसे पहले हमारी ये सीरीज स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक साथ ये गोब्लिन सारे के सारे कूद के किसी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और वो सारे के सारे गोब्लिन नीचे इस लड़के के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और नीचे ये लड़का बोलता है तो क्या तुम सबके सब तैयार हो। और जैसे ही वो ये बोलता है एक अटैक पड़ता है इस गोब्लिन के मुंह पे आके और स्पीड में एक चीज आकर इनके हाथों को तोड़कर लगातार इनको मारते हुए जा रही होती है। और जितने भी गोब्लिन ऊपर से अटैक करा था सबके ऊपर ये चीज लगातार अटैक कर रही होती है। ऊपर से कूद के गोब्लिन पे लगातार हमला तो हो ही रहा होता है लेकिन इसी के साथ यहाँ पर इसके सामने से बहुत सारे गोब्लिन आ रहे होते हैं और जिस चीज ने ऊपर से आए गोब्लिन के ऊपर अटैक करा था वो जल्दी से वापस आता है यहाँ इसके पास और हम देखते हुए एक लोहे का वेपन होता है और जितने भी गोब्लिन ऊपर से कूद के आए थे उनके टुकड़े लगातार ऊपर से गिर रहे होते हैं और ऊपर से अपने साथी गोब्लिनों के टुकड़े गिरते देखकर ये सारे के सारे गोब्लिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जिसने ये सब किया होता है वो देखता है घूरते हुए उनकी तरफ और अचानक से उसके बाजू में से एक एरो आता है और इस तीर के लगने से पहले इसका वेपन इस तीर को तोड़ देता है और ये देखता है साइड मुड़ के हैरानी से यहाँ इसके तरफ जिसने अटैक किया होता है और वो इससे कहता है तो तुम मेरे ऊपर इसलिए अटैक करने के लिए आए क्योंकि तुम्हारे नंबर ज्यादा है और यही नहीं तुमने मेरे ऊपर एक तीर चलाया वो भी बिना किसी वार्निंग के। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि बेन यू वॉन यहाँ इस डंजन में आया सिर्फ इतने पावर लेवल के साथ तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और अपना हाथ ऊपर करके बोलता है बैंग मांगा ट्रांसफॉर्म और इसी के पीछे सारे सारे गोब्लिन चिल्लाते हुए इसको अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते उसने उस वेपन को ट्रांसफॉर्म करके एक मशीन गन बना दिया होता है और अपना पोज लेकर खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए बोलता है चलो स्टार्ट करो शूटिंग। और इसी के साथ हमारा सीन इस जगह पे शिफ्ट होता है जब बेन यू वॉन 4 साल का था। और गाइस ये हमारा इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है तो अब से मैं इसे बेन बोलूंगा और यहाँ पर एक किताबें पढ़ रहा होता है इतनी सी उम्र में और ये सब देखकर इसके मम्मी पापा बोलते हैं हनी जरा देखो तो हमारा बेटा किताब पढ़ रहा है और वो भी इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में। ओ ये तो कितना ज्यादा स्मार्ट है मेरे डियर ने तो जीनियस को पैदा करा है। और ये सब सुन के बेन की मदर बोलती है ओ कम ऑन हनी आखिर आपने कब सिखाई इसे इंग्लिश। और फिर एमसी दूसरी लैंग्वेज में एप्पल बोलता है और ये सुन के ये लोग हैरान हो जाते हैं लेकिन आखिर इसे कैसे पता दूसरी कंट्री की लैंग्वेज मैंने तो इसे ऐसा कुछ सिखाया भी नहीं है। और बेन की मदर हैरान हो जाती है क्या। और एक जन पीछे से गेट खोलता है और हंसते हुए बोलता है हमारा जो बेन है उसने इनहेरिट करेगा इंसेस्टर की ब्लड लाइन को। और हम देखते होते हैं बेन के दादाजी और अपने राइट हैंड में अपने ग्रैंड डॉटर को पकड़े हुए होते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं आखिरकार कोई ऐसा पैदा हुआ जो हमारी फैमिली की इच्छा को पूरा करेगा और ये बच्चा वापस लेगा हमारी फैमिली के टावर ऑफ बेबल को। और ये लोग हैरानी से देखती हैं सुनने के बाद और आपस में बात कर रहे होते हैं। फादर तो अब फिर से शुरू हो गए यूमी तुम इधर आओ। और फादर बोलते हैं अगर तुम्हें फादर के पास वापस आना है तो जाओ सबसे पहले अपने आप को साफ करके आओ। और पीछे बेन के दादाजी चिल्ला रहे होते गुस्से में ये सब बकवास है जो टावर ऑफ बेबल है वो सच में एग्जिस्ट करता है। और ये लोग अपने काम पे लगे होते हैं पीछे उनकी बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और ग्रैंडपा एमसी की स्केच बुक लेके बोलते हैं चलो मुझे थोड़ी देर के लिए लेने दो। बहुत पहले की बात है एक क्योटिक वर्ल्ड में जो ग्रेट एंसेस्टर थे हमारी बेन फैमिली के एक ऐसी एबिलिटी पोजेस करते थे जिससे वो सब लोगों से कम्युनिकेट कर पाते थे। और इस पावर की मदद से उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करा और बनाया ऐसे टावर को जो कभी भी नहीं गिर सकता। और इस टावर को कहते हैं द टावर ऑफ बाबेल। और ये सब सुनकर बेन बोलता है एक ऐसा टावर जो बनाया गया हमारे एंसेस्टर के द्वारा। और सोच रहा होता है टावर का मतलब बिल्डिंग और खुश होकर बोलता है क्या इसका मतलब वो बिल्डिंग हमारे एंसेस्टर की थी। और ये सब सुनकर ग्रैंडपा हंसते हुए बोलते हैं जो हमारे एंसेस्टर थे वो थे मास्टर ऑफ लैंग्वेज और वो हर तरह की लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते थे और हमें ये चीज कभी भूलना नहीं चाहिए। हम लोग डिसेंडेंट हैं ऐसे ग्रेट इंसान के। और नीचे बेन अपने ग्रैंडपा के पैर पकड़ के चिल्ला रहा होता है बिल्डिंग बिल्डिंग आखिर कहाँ है हमारी बिल्डिंग। और उसे ग्रैंडपा बताते हैं वो टावर उसके बारे में तो तुम्हारे ग्रैंडपा तक को पता नहीं वो कहाँ पर है। और बेन के कंधों पे हाथ रख के बोलते हैं लेकिन एक चीज को लेकर मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ एक बार अगर हमें वो मिल गया तो हम लोगों को वापस हमारी सारी की सारी पावर और ग्लोरी मिल जाएगी। और अपना एमसी बेन बता रहा होता है जब मैं छोटा था हमेशा मुझे ग्रैंडपा स्टोरी बताते थे हमारे एंसेस्टर के एडवेंचर की। और मैं आशा करता हूँ जो मेरा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज का टैलेंट है वो मेरी इस फैमिली की इच्छा को पूरा कर सके। लेकिन जो मेरी एबिलिटी थी जितना मैंने सोचा था वो उससे कहीं ज्यादा बढ़ के थी। और उसी के साथ टाइम गुजरता गया और हमारा सीन यहाँ शिफ्ट होता उसके घर पे। और या बेन अपने कमरे में अपने लैपटॉप के सामने बैठ के बोलता है स्कोर देखकर अगर मैं बताऊं तो मैं तो डेफिनेटली पास जाऊंगा इसमें। और कीबोर्ड में क्लिक कर देता है F5 को और हमें बताते हैं बेन ने अप्लाई करा यूनिवर्सिटी के लिए। आखिर इतना लेट क्यों रहा है इसमें। और अचानक से पूरे स्क्रीन में कलर कलर फैल जाते हैं और ये सब देखकर बेन भी हैरान हो जाता है आखिर ये सब क्या हो रहा है। और अचानक से इसके सामने एक विंडो से जाती है हाँ ये क्या है आखिर ये नीला कलर का गिलास अचानक से मेरे सामने कैसे आ गया। और ये अजीब सी राइटिंग ऐसी स्क्रिप्ट तो मैंने कभी भी नहीं देखी। और ये सब कुछ बेन पढ़ पा रहा होता है और पढ़ के बताता है एक दूसरे डिमेंशन की बेस्ट अकेडमी हम कांग्रेचुलेट करते तुमको तुम पास हो चुके हो डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग में। और ये सब पढ़ने का बेन हैरान हो जाता है हाँ आखिर मैं ये सब पढ़ के से पा रहा हूँ। और इसी के साथ मैसेज आते हैं तुम्हें समझ के जा रहेगा प्रैक्टिकल के लिए और अगर तुम उसमें पास हो गए तो तुम अकेडमी के स्टूडेंट बन जाओगे तो इसलिए प्लीज तैयार कर लो अपने आप को। और उल्टी गिनती स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और ये सब आवाज सुनने के बाद बेन आसपास देखकर बोलता है आखिर कौन है जो मेरे साथ प्रेंक कर रहा है। और अपनी बहन का नाम ले रहा होता है तुम जल्दी बाहर निकल के आओ यूमी कहाँ छुपी हो तुम और फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। और रानी से देखता है पीछे मुड़ के हाँ। और एमसी को लैपटॉप में लेटर आता है जिस यूनिवर्सिटी के लिए वो अप्लाई कर रहा था उसमें एक्सेप्ट होने का। और ये सब देखकर बोलता है ओ मैं तो पास हो गया जैसा सोचा था शायद मैं कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रहा था। और सिस्टम का मैसेज आता है एग्जाम के लिए तुम्हें भेजा जा रहा है प्रैक्टिकल इवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। और इसी के साथ जो टाइमर था वो भी खत्म हो जाता है। और ये सब देखकर एमसी बोलता है मुझे जरूर कुछ ज्यादा दिख रहा है आज ये सब कुछ शायद मेरी आंखों का धोखा आएगा। और एमसी की बहन आती गेट खोलते हुए हे बेन क्या तुम पास हो गए। और यहाँ से बेन गायब हो चुका होता है और ये भी हैरान हो जाती है
अपने भाई को आने देखकर बेन और हमारे से नीचे के पैसे उठाता है। यहाँ पर ये सर्कल बने हुए आते हैं और यहाँ से समन होकर एमसी यहाँ इस डंजन में आके गिरता है और सिस्टम का मैसेज आता है जो प्रैक्टिकल टेस्ट है लोअर डिमेंशन के कैंडिडेट का उसकी शुरुआत हो चुकी है। और बेन यहाँ पर उठते हुए बोलता है आखिरी अचानक से ये सब क्या हो रहा है और ये तो कोई गेम भी नहीं है, क्या मुझे यहाँ पे सच में समन किया गया है और यहाँ तो मेरा सर भी दर्द कर रहेगा, ये किसी तरीके का इल्यूजन नहीं है। और सिस्टम का मैसेज आता है प्लीज हराओ यहाँ के अंधे गोब्लिन को और डिस्ट्रॉय कर दो इस डंजन के कोर को। और ये सब सुनने के बाद बेन पागल हो रहा होता है और चिल्ला के बोलता है आखिर तुम ये सब क्या बात कर रहे हो, प्रैक्टिकल इवोल्यूशन और स्पेशल एग्जाम, प्लीज जल्दी से मुझे वापस भेजो, मैंने इसके लिए तो अप्लाई भी नहीं करा था। और इन्हीं सबके बीच पीछे से एक गोब्लिन आ रहा होता है और पीछे से आवाज सुनने के बाद ये देखता है हैरानी से ये तो सच में यहाँ पर आ गए। और ये गोब्लिन बोल रहे होते हैं मुझे एक इंसान की आवाज आ रही है, ऐसा लगता है हमारे शिकार आसपास है। और ये सब सुनने के बाद बेन जल्दी से अपने मुंह को बंद कर लेता है और मैंने बोलता है क्या शिकार, क्या ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ओ माय गॉड, अब तो मैं भी समझ पा रहा हूँ कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल इवोल्यूशन, अंधे गोब्लिन और डंजन कोर, डेमिट आखिर ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर, क्या मुझे सच में इन लोगों को हराना होगा यहाँ से निकलने के लिए। ये जगह तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे गेम या नोवेल से निकल के आई हो। और इसी के साथ मेरे सर का दर्द करना और यहाँ आसपास की सेंस ऑफ रियलिटी, मुझे नहीं पता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन ये तो सच में रियल फील हो रहा है। क्या उन्होंने ये कहा था कि अंधे गोब्लिन है और अगर मुझे यहाँ से निकलना तो मुझे इन लोगों से लड़ाई करना होगा, लेकिन आखिर में ये सब करूंगा कैसे। और उनमें से गोब्लिन ठीक उस जगह पे हमला करता है जहाँ पे बेन का पहले सर था और उसके इस अटैक से बाल बाल बचता है। आखिर ये बास्टर्ड है क्या चीज, क्या ये मुझे देख पा रहा है। और यहाँ गोब्लिन अपने हथियार को आसपास घुमा रहा होता है और ये सब देखकर बेन मैंने बोलता है ऐसा लगता है ये लोग मुझे नहीं देख पा रहे हैं, मुझे कैसे भी करके पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। और बेन के पैर के पास से एक आवाज होती है और ये आवाज सुनकर गोब्लिन एकदम से कूद के आता है एमसी को ऊपर हमला करने के लिए और वो अटैक इसके गाल के पास से निकलता है और जल्दी साइड में होकर बच जाता है और अपने मुंह को पकड़ के पड़ा होता है साइड में जमीन पे। और ये लेफ्ट वाला गोब्लिन बताता है ये आवाज यहाँ से आई थी और राइट वाला बोलता है तुम श्योर हो। और ऐसे ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और ये सब सुनने के बाद बेन मैंने बोलता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ये लोग भले अंधे होंगे लेकिन ये लोग अच्छे से सेंस कर पाते हैं साउंड और मूवमेंट को। और इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग बात करते करते अपने शिकार को कॉर्नर में लाके हंट करते हैं, चाहे मैं कितना भी अच्छे से छुप जाऊं ये लोग मुझे कैसे भी करके पकड़ ही लेंगे। अगर मुझे मरना नहीं तो मुझे सबको लेकर सोचना होगा जो हैबिट्स है इन गोब्लिन की, अगर वो मैं होता तो मैं भी इसे यूज करता। तो चलो ये करते हैं, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बर्बाद करने के लिए, तो चलो अब टाइम आ चुका है। और सामने की तरफ फेंकता है पत्थरों को और ये आवाज सुनने के जल्दी से ये लोग जाते हैं उसको पर हमला करने के लिए। और ये गोब्लिन सबसे पहले कूद के जाता है और अपने हाथ से ढूंढ रहा होता है और बेन ने जो पत्थर फेंके तो उनको उठा लेता है और इनको हाथ में लेकर ही कंफ्यूज हो जाता है। और पीछे से बेन एक बड़े से पत्थर के टुकड़े को उठाता है और फेंक के मारता है इस गोब्लिन के टकले पे। और ये पड़ने के बाद ये बहुत ही चिल्ला रहा होता है और कहता है मेरे पीछे से, और अपने हथियार से अटैक कर देता है पीछे की तरफ। और उसके ठीक पीछे दूसरा गोब्लिन होता है और उसका वो अटैक सीधे इस दूसरे गोब्लिन के ऊपर आके लगता है और ये अटैक पड़ने के बाद ये गोब्लिन गिर रहा होता है नीचे की तरफ। और एमसी गोब्लिन की भाषा में बोलता है जो शिकार है वो ठीक तुम्हारे सामने, जल्दी से अटैक करो उसके ऊपर। और वो गोब्लिन अपने उस लकड़ी के हथियार को ऊपर करता है और मार देता है बहुत तेज सामने वाले गोब्लिन के सर पे। और ये पड़ने के बाद वो गोब्लिन का भी सर खुल जाता है और ये बड़ा वाला गोब्लिन छोटे वाले गोब्लिन के ऊपर आके गिर रहा होता है और गिर जाता है छोटे वाले गोब्लिन के ऊपर। और बेन देखता है उन लोगों की तरफ और बहुत ज्यादा हैरान होता है और उन गोब्लिन को हराने के बाद ये लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और घबराता हुआ देखता है नीचे उस गोब्लिन की लकड़ी की वेपन की तरफ। और यहाँ छोटा वाला गोब्लिन अभी भी जिंदा होता है और अपनी मुंडी उठा के देखता है सामने की तरफ। और यहाँ पर बेन उस लकड़ी के वेपन को लेकर आता है और सामने उस गोब्लिन से कहता है मुझे माफ करना लेकिन तुमने भी मुझे मारने का ट्राई करा था तो तुमने भी जरूरी एक्सपेक्ट किया होगा। और मैंने बोलता है बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो, अगर मैं यहाँ पर ये मरते हुए जानवर को नहीं मार पाया तो मेरे पास कोई चांस नहीं होगा यहाँ इस जगह से निकलने का। और मार देता है उस गोब्लिन को भी और बोलता है चलो अभी के लिए मुझे सर्वाइव करना है। और अचानक से गोब्लिन चमकने लगते हैं और ये सब देखकर एमसी भी हैरान होकर देखता है और उनमें से बहुत सारी लाइन से वर्ड निकल के जा रहे होते हैं। और ये सब देखकर बेन बोलता है आखिर ये क्या है। और सिस्टम का मैसेज आता है कांग्रेचुलेशन तुम्हारे पहले डंजन के हंट के लिए और इसके रिवॉर्ड के रूप में तुम्हें मिलती है पावर ऑफ हायर डिमेंशन। और बेन बहुत ज्यादा हैरान होता है ये सब मिलने के बाद ये चीज। और एक मैसेज आता है द पावर ऑफ बेबलोन कोड अनलॉक हो चुका है, ये पावर दिखाई देगी एक सिंबल के रूप में और उस लैंग्वेज में जिसको यूजर अच्छे से जानता है। और ये सब देखकर बेन बोलता है सिंबल के रूप में दिखाई जाएगी जो मैं अच्छे से जानता हूँ, चाइनीज कैरेक्टर रजिस्टर हो चुका है और ये फोनेटिक कैरेक्टर से अलग है जो अपने आप को प्रेजेंट करते साउंड के जरिए। ये कैरेक्टर अपने मीनिंग को दिखाते हैं अपने डायरेक्ट फॉर्म के जरिए। फॉर्म 2 गोब्लिन्स, सबसे कॉमन कॉन्सेप्ट डीमन और लाइफ उनके शरीर में से निकाल लिए जाएंगे और जो बाकी कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा कठिन होंगे अभी इस समय यूजर के लेवल के हिसाब से ऑब्जर्व करने के लिए। और ये सुन के एमसी भी हैरान हो जाता है जय रुको, इनसे चीजों को लेना और ऑब्जर्व करना आखिर ये सब क्या है। मेरी एबिलिटी सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट को निकाल सकता हूँ हर किसी के फॉर्म में से। अगर साफ साफ कहें तो एमसी उनकी पावर को यूज कर सकता है। और यहाँ सिस्टम में बता रहे होते हैं 0.2 डीमन, ये डीमन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको इंसान लोग पोजेस नहीं करते और सिस्टम की तरफ से रिकमेंड किया गया है। और सिस्टम बता रहा होता है इसको तुम अलग अलग करके रख सकते हो, ये एक बेबलोन कोड है और तुम इसे अप्लाई कर सकते हो किसी भी चीज पर। और उनमें से एक को बेन लेता है और बोलता है तो इसका मतलब मैं सिर्फ इसे जमा या अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं इसे ट्राई करूँ अपने ऊपर यूज करके। और इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है ऑब्जर्व कर रहे हैं 0.4 लाइफ, इससे यूजर की लाइफ 4 से बढ़ चुकी है, इसको यूज करने की वजह से एबिलिटी और पोटेंशियल बढ़ चुका है। और एमसी खुश होकर बोलता है वाओ मैं तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। और ऑब्जर्व कर लेता है 0.2 फ्लैश को, इससे तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा हेल्दी हो चुकी है। और एमसी बोलता है अब तो मैं बहुत ज्यादा हेल्दी फील कर रहा हूँ। नहीं जरा रुको, ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, मेरे हाथों की ग्रिप और पाँव की ताकत सब कुछ डेफिनेटली इंप्रूव हो चुका है। मैंने ऑब्जर्व करा था कॉन्सेप्ट को इन लोगों से, अब मैं समझ गया चीजों को लेना और
और ऑब्जर्व करने के बारे में। जैसे मैंने उन गोब्लिन की एबिलिटीज ली, उनकी जो बॉडी थी वो उसी समय गायब हो गई। यहाँ पर सिर्फ अब एक ही चीज बचा हुआ है, उनका ये वेपन। अगर जो कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज में अप्लाई करने का, सिर्फ में नहीं बाकी चीजों में भी, तो शायद ये चीज पॉसिबल हो सकती है। अगर ये काम कर गया तो मैं निकल पाऊंगा इस डंजन से। मैं ये कर सकता हूँ और यूज कर देता उसको। अब वो सारे के सारे मरेंगे और हम देखते कुछ समय बाद बेन ने यहाँ पे पूरे डंजन में सारे के सारे गोब्लिन को मार दिया होता है और एमसी बता रहा होता है जो है मेरी पावर अनलॉक हुई है, उनको यूज करके मैंने इस डंजन को जल्दी से क्लियर कर दिया। और यहाँ इस डंजन के क्रिस्टल को भी तोड़ देता है और सिस्टम का मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन तुमने पास कर लिया एग्जाम को। और एमसी बोलता है तो इसका मतलब आखिरकार अब मैं घर जा पाऊंगा, कंडीशन मिल चुकी है, अब तुम्हें भेजा जा रहा है तुम्हारे एकेडमी के रूम में। और बेन भी हैरान हो जाता है सुन के, क्या? और बता रहा होता है लेकिन जिस जगह मुझे भेजा गया वो मेरा घर नहीं था, वो एक ऐसी दुनिया थी जिसको मैंने पहले कभी देखा नहीं था, एक ऐसी जगह जिसे कहते हैं यूनियन एकेडमी। और यहाँ बेन अपने इस एकेडमी के रूम में टेलीपोर्ट होने के बाद कहता है आखिर ये सब क्या है, मैं यहाँ कहाँ पे आ गया। और सिस्टम का मैसेज आता है तुम्हें कांग्रेचुलेट किया जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम को पास करने के लिए, और अब तुम बन चुके हो इस एकेडमी के स्टूडेंट, और प्लीज जो तुम्हें यूनिफॉर्म दी गई है उसे पहन लो और इंटरव्यू को जाके अटेंड करो। और ये सुन के बेन भी हैरान हो जाता है, क्या इंटरव्यू? और सिस्टम कहता है और तुम ये ध्यान रखना कि तुम इस यूनियन एकेडमी की प्राउड यूनिफॉर्म को जरूर पहनो। और एमसी गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैंने अभी भी पास कराएगा एंट्रेंस एग्जाम को और मुझे अब फिर से यूनिफॉर्म पहनना होगा। ये तो सच में बहुत ज्यादा रिडिकुलस है, उन लोगों ने मुझे ऐसी हालत में डाला जहाँ पे मैं मरने वाला था, और अब बोलो मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। एक बार बस मुझे मिल जाए इन सब का इंचार्ज, फिर मैं डेफिनेटली उसे अपना पीस ऑफ माइंड दूंगा। कम से कम मैं इस सब के लिए उन लोगों से डिमांड करूंगा कंपेंसेशन की, इतना तो बनता ही है। और जैसे गेट खोल के अंदर जाता है सामने एक खूबसूरत सी टीचर देख के रानू आता है, हाँ ये तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, आखिर ये सब क्या है, इनकी स्किन का कलर तो ग्रीन है, क्या है किसी तरीके की एलियन है, लेकिन फिर भी ये तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैंगी। और सामने से टीचर बेन को कहती है तुम्हारा स्वागत है बेन यूबोन, मेरा नाम है यूमिना और मैं इस यूनियन एकेडमी में मैजिक कॉम्बैट की टीचर हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और बेन कहता है हाँ मैं मुझे भी। और टीचर बेन से कहती है सबसे पहले कांग्रेचुलेशन तुमने पास कर लिया प्रैक्टिकल एग्जाम को, और एक और बार मैं फिर से तुम्हारा स्वागत करती हूँ इस एकेडमी में। और ये सुनने के बाद बेन शुक्रिया कर रहा होता है टीचर को, और टीचर कहती है और वैसे तुम्हें पता है टेस्ट के दौरान यहाँ पे सब लोग की अटेंशन तुम्हारे ऊपर आ गई थी। और ये सुन के बेन भी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या? और टीचर कहती है क्या तुम्हें भरोसा हो रहा है तुम एक पहले स्टूडेंट हो इन पूरे 500 सालों में जिसने टेस्ट के दौरान एक नए आर्टिफैक्ट को बनाया है। और ये सुनने के बाद एमसी ने बोलता है मेरा मतलब 500 साल हो या कुछ भी हो, मुझे वहाँ पे लाया गया था बिना मुझे कुछ पता चले और मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट मरी गया था। और टीचर खुश होकर बोलती है सच में ये अमेजिंग है ना, ये सबसे ज्यादा अलग केस है इस बार, और यहाँ तक कि स्पेशल एग्जामिनेशन से भी बियॉन्ड। और एमसी यहाँ पे मैंने बोलता है शायद क्योंकि हम लोग दूसरी दुनिया से, इसलिए हम दोनों का सोचने का तरीका एक दूसरे से अलग है, ये अजीब सा स्कूल। जैसे ये इंटरव्यू खत्म होगा मैं चले जाऊंगा इस जगह से। और बाहर की तरफ देखकर हैरान हो जाता है जय रुको, और जैसा मैंने सोचा था। और बेन टीचर से पूछता है आखिर ये बाहर ये कौन सा पिलर है, इसका नाम क्या है? और टीचर इस सुनने के बाद बोलती है क्या पिलर? और बता रही होती है हाँ मैंने ये सुना था कि जो लोअर डिमेंशन के लोग होते हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं है यूनियन और ये पिलर के बारे में, और ऐसा लगता है ये बात सच है। ये जो पिलर है यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये जो यूनियन एकेडमी है इसे यहाँ पे बनाया गया है। हम लोग यहाँ अलग अलग डिमेंशन के स्टूडेंट को रेस करते हैं उनके ग्रेटेस्ट टैलेंट के साथ, और मदद करते हैं उन लोगों की इस टावर के टॉप पर पहुंचने में। यही इच्छा है यूनियन एकेडमी की, और आखिरी होप जो सारे डिमेंशन के लोगों द्वारा शेयर करी गई है, एक ऐसा डंजन जो डंजनों के बीच डंजन है जहाँ से सारे के सारे मिस्ट्रीज जुड़ी हुई है, जो ओरिजिन है सारे के सारे मिस्ट्रीज और इस दुनिया में जितने भी डंजन है उन सब का। और इसे कहते हैं द टावर ऑफ बाबेल। और बेन ये सब सुनकर बने बोलता है एंसेस्टर गॉडेस और ये डंजन, तो ये वो बिल्डिंग है जिसके बारे में मैंने इतना ज्यादा सुना हुआ है। आखिर यहाँ पे चल के रहा है ग्रैंडपा, जो कुछ भी मेरे एंसेस्टर ने बताया वो सारा का सारा यहाँ पर है, लेकिन ये लोग तो ये कह रहे हैं तो डंजनों के बीच डंजन है, क्या इसका मतलब मोस्टर ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है? चलो जाने दो, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता। जितनी भी जो मेरी फैमिली की ग्लोरी थी और वो सब कुछ जो मेरे एंसेस्टर का था वो सब कुछ मैं वापस लेकर रहूंगा। और अब मैंने डिसाइड कर लिया मैं रहूंगा इस एकेडमी में, और टीचर के स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से मुझे वापस अपने घर भेज दिया गया। और उस सब के बाद मैंने अपनी पूरी फैमिली को इकट्ठा करके जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मैंने वहाँ पे सब कुछ बता दिया। और ये सब सुनने के बाद बेन के ग्रैंडपा चिल्लाते हुए बोलते हैं क्या तुमने ढूंढ लिया टावर ऑफ बाबेल, बहुत बढ़िया बेटे। और एमसी के फादर शांत कर रहे होते हैं, शांत हो जाइए फादर। और एमसी बता रहा होता है और उस सब के बाद यूनियन के सबसे नीचे वाले डंजन होप गॉब्लिन के केव में मैं तैयारी कर रहा हूँ अपने एकेडमी की, और यहाँ पर अपनी मशीन गन चला के इन सबको मार देता है। और इन सबको मारने के बाद इन सब के बीच से आगे चल के जा रहा होता है। यह फाइनली यहाँ पर आ चुका है। मैंने पहले अपनी एबिलिटी को लैंग्वेज तक ही लिमिट करके रखी थी, लेकिन अब इस समय ये पूरी तरीके से बदल चुका है। द बेबलोन कोड, मैं अब सिंबल के रूप में चीजों को अब्सॉर्ब और सारे के सारे ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। और जब भी मैं हराता हूँ किसी भी एनिमी को, जो भी कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आते हैं उनको मैं उनसे ले सकता हूँ, और जितना ज्यादा मैं ये करूंगा मैं उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाऊंगा। और जो कॉन्सेप्ट मुझे मिले थे पहले गोब्लिन मारकर अपने उस पहले डंजन में, उसको मैंने एक वेपन के ऊपर यूज करा था, और वो वेपन जल्दी से यहाँ पर आकर गोब्लिन के ऊपर हमला कर देता है और एक ही हमले में उसके मुंह को तोड़ के रख देता है। और एमसी बताता है ये है वो, और हमें इसके बारे में बताते हैं ये एक ऐसा वेपन है जो गोस्टली एनर्जी से इन्फ्यूज होगा, और ये एक अकेला ऐसा वेपन है जिसको बेन ने खुद क्रिएट करा है। ये अपने असली फॉर्म तभी सामने लाता है जब ओनर कमांड देता है, और ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है किसी भी चीज में। और यह बेन से गले लग
जाता है और इससे बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम करा बड़ी, इसकी बदौलत जिसको मैंने बाय चांस बनाया था इसकी मदद से अब मैं अच्छे रिजल्ट को ला सकता हूँ। चलो अब चेक करते हैं हम लोगों ने कितना कितना इकट्ठा कर लिया है। और जैसे बेन देखता है वो हैरान हो जाता है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने इकट्ठा करे इन सब मोस्टरों में से यहाँ पर मैंने कुछ भी इसकी तरह नहीं दिखा है। सोल आखिरी है क्या? और यहाँ पर एमसी का वेपन हिल रहा होता है और एमसी उसको देखकर बोलता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ये चाहते हो? और वो हाँ कर रहा होता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ये दे दूंगा, बस तुम थोड़ा देर रुको, मैं तुम्हें दूंगा कुछ लाइफ गोस्ट और ये स्पिरिट। अभी तक जो मैंने सीखा है वो ये है, निकालना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जो भी मैंने अभी तक इकट्ठा करा है और उन सबको यूज करना वेपन के ऊपर। और जैसे एमसी यूज करता है इसको अपने वेपन के ऊपर, उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है और सिस्टम को मैसेज आते हैं, गोस्ट और बीस्ट ऑटोमेटिकली कंबाइन हो रहे हैं और ये सब कुछ बहुत परफेक्ट तरीके से हो रहा है। और ये सब सुनकर बेन बोलता है क्या बीस्ट, क्या जिस कॉन्सेप्ट को मैंने अकेले ऐसे छोड़ दिया था वो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो रहा है और बहुत सारी रोशनी निकल रही होती है उसके ट्रांसफॉर्म होने से और वो ट्रांसफॉर्म होकर एक सांप बन जाता है। और सिस्टम में बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूजन की वजह से अब ये बन चुका है गोस्ट बीस्ट। और एमसी रान को बोलता है क्या एक गोस्ट बीस्ट कंबाइन करना गोस्ट के कैरेक्टर को और बीस्ट को, और उसके बाद मुझे क्या मिला यहाँ पर गोस्ट बीस्ट। ये तो सच में बिल्कुल फैंटेसी की तरह है। वेल क्या मैं इसे टच कर सकता हूँ? और अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ये गोस्ट बीस्ट देख रहा होता है उसकी तरफ और बेन के हाथों में पसीना आने लगते हैं और बेन भी थोड़ा सा डर रहा होता है उसको छूने से। और अचानक से ये भोजदा क्यों उठ जाता है और बेन इसको टच करके बोलता है तुम तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, तुम तो बिल्कुल पहले जैसे ही हो। चलो ठीक है अब से तुम्हारा नाम है ईव। चलो यहाँ से जाने से पहले सबसे पहले चेक करते हैं स्टेटस को। अभी तक जितना ही मैंने एक्सपीरियंस करा है ये जो लाइफ है ये बहुत ज्यादा मिलता जुलता है लेवल से, बिल्कुल एक गेम की तरह। और जो है फ्लैश है ये एक फिजिकल स्टेट की तरह है, लेकिन आखिर मेरी सोल इतनी ज्यादा क्यों है? और जो ये एबिलिटीज हैंगी हर चीजों को देखने के लिए, हर चीजों को सुनने के लिए, ये शायद मेरी लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड है। चलो उन सबको स्किप कर देते जो मुझे पता नहीं है। ईव आखिर तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम सरप्राइज कर पाओगे बाकी लोगों को? और ये मना कर रहा होता है वेल सब कुछ ठीक है, अभी मैटर करता है ग्रोथ रेट। चलो तो अब चलते वापस यूनियन अकेडमी के एंट्रेंस सेरेमनी में और हमारा सीन इस जगह पर शिफ्ट होता है और हमें बताते हैं इसके बारे में। ये यूनियन अकेडमी का ऑडिटोरियम सिर्फ एंट्रेंस सेरेमनी के लिए और यहाँ पर अपने अपनी सीट में स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं और अचानक से एमसी यहाँ पे इन्हीं सब के बीच टेलीपोर्ट हो जाता है और आसपास देखकर बोलता है वाओ यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये चेक करना होगा। और यूज करता है अपनी एबिलिटी को जिसको यूज करके सामने वाले की हो रहा है और स्पीड को चेक कर सकते हैं। और आसपास में स्टूडेंट को चेक कर रहा था अपनी इस एबिलिटी से। जैसा मैंने सोचा था ये लोग तो मुझसे अलग हैं, जो यहाँ पर आया है एक लोअर डिमेंशन से एक स्पेशल एडमिशन के जरिए। ये रेगुलर स्टूडेंट जो लोग एंटर हुए नॉर्मल तरीके से, ये लोग तो मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ तक कि ये लोग मुझसे 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन आखिर मेरी सीट कहाँ पर है? और पीछे से एक दिन चिल्लाता है। और बेन देखता है पीछे की तरफ और हम देखते ही होता है और बेन से कहता है अगर तुम लोअर डिमेंशन से आए हो तो यहाँ आसपास बिल्कुल मत घूमो, जाओ उधर पीछे की तरफ। और एमसी जा रहा होता है और उससे बोलता है ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जैसा सोचा था जो लोग यहाँ पे नॉर्मल तरीके से आए हैं वो लोग यहाँ पे अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा मानते हैं और ये लोग भेदभाव कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं एक लोअर डिमेंशन से आया हूँ। यहाँ भी जिन लोगों के पास पावर है वो दूसरों को नीचे देखते हैं, ये तो बिल्कुल सेम है चाहे तुम कहीं पे भी चले जाओ। और सामने येलो हेयर में एक स्टूडेंट अपना हाथ ऊपर करके बुला रहा होता है बेन स्पेशल एडमिशन वाले स्टूडेंट इधर आके बैठो। और बेन देख लेता है उसको और यहाँ पर आके देखता है इन सब लोगों की सीट बाकी सब लोगों से अलग होती है। और ये सब देखकर मैंने बोलता है क्या ये वो जगह जहाँ पे स्पेशल एडमिशन वाले स्टूडेंट को बैठना है? वाओ ये तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे हम लोग को ग्रुप से निकाल दिया गया हो। लेकिन जरा रुको और अपनी स्किल से चेक करता हूँ उन लोगों को, आखिर ये लोग है कौन? क्या ये लोग सच में लोअर डिमेंशन के स्पेशल एडमिशन वाले स्टूडेंट हैं? ये तीनों के तीनों, इन सबके जो स्टेट्स हैं ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये काफी हैंगे इन सब रेगुलर स्टूडेंट को आराम से धूल चटाने के लिए। और एमसी सामने येलो हेयर वाले से बोलता है हे लाइट ये हम लोगों की बैठने की जगह है ना? क्यों ये तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग सीट्स हैं। और ये हैरानों को बोलता है क्या अमेजिंग? और एमसी बताता है ये जो लड़का है इसका नाम है लाइट, ये एक हैंडसम रूममेट है जिससे मैं पहले मिल चुका हूँ। हम लोग रूममेट होंगे इस अकेडमी में। हमारी जो पहली मीटिंग थी वो बहुत ज्यादा अलग थी। और सामने लाइट चिल्ला रहा होता है आखिर तुम कौन हो? और एमसी बहुत ज्यादा डर जाता है अपने ऊपर से तलवार देखकर और बोलता है आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं यहाँ पर एक नया स्टूडेंट हूँ और तुम मेरे रूममेट हो? और ये सुनकर लाइट बोलता है ओ मुझे माफ करना, मैंने अभी भी खत्म करा प्रैक्टिकल एग्जाम को तो इसलिए अभी भी मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, क्या तुम ठीक हो? और इस सबके बाद एमसी चैन के साथ छोड़ के बोलता है ये लड़का भी ना ये तो देखने में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है जैसे कोई फेरी टेल से आया हुआ प्रिंस हो, लेकिन ये कितना ज्यादा खतरनाक हैगा। लेकिन फिर भी सबसे पहले इसने माफी मांगी, इसको देखकर ऐसा लगता नहीं कि कोई बुरा इंसान है ये। और लाइट एमसी से कहता है क्या तुमने अंधे गोब्लिन को मारा? क्या तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम लेना पड़ता है किसी ऐसी चीज के लिए भी? यहाँ तक कि जो नए रिक्रूट होता है बेसिक ट्रेनिंग के साथ वो लोग उन्हें आराम से हरा सकते हैं। और उसकी बात सुनकर एमसी को गुस्सा आ रहा होता है और मैंने बोलता है क्या बकवास कर रहा है ये तो 100% ऑब्वियस है। और बेन लाइट से कहता है अरे इससे मुझे याद आया हम लोग ऐसे लगातार बात कर रहे बिना अपने आप को साफ करे। और सामने लाइट भी कहता है मैं भी। और यहाँ बेन अपने कपड़े उतार रहा होता है चलो तो ठीक है चलते एक साथ नहाने के लिए, जो अकेडमी का सावर है वहाँ पे सब लोग साथ में जाते हैं ना क्यों? और बेन को यहाँ पर ऐसे कपड़े उतारते देखकर पीछे लाइट शर्मा जाता है और एमसी बेन से कहता है तो चलो चल के वहाँ पे अपनी बातचीत को कंटिन्यू रखते हैं। और लाइट चिल्लाते हुए बोलता है नहीं तुम जाओ सबसे पहले। और बेन हैरान हो जाता है हाँ। और लाइट बाजू में अपनी मुंडी कर लेता है और शर्मा रहा होता है और शर्माते हुए बोलता है मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा। और गाइस इसको ऐसे शर्माता हुआ देखकर ये पक्का है कि ये कोई फीमेल कैरेक्टर है जो इस अकेडमी में एक लड़का बन के आई है। और एमसी यहाँ पे उसको ऐसे देखकर बहुत
ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और समझ में नहीं आ रहा होता। और यहाँ इसके सामने आके मैंने बोलता है ये तो सच में बहुत ज्यादा awkward है। और बाय द वे अगर जो ये सीट स्पेशल एडमिशन के स्टूडेंट की है तो इसका मतलब ये दोनों भी। और यहाँ दूसरे स्टूडेंट के पास आके हेलो करता है एमसी, और हम देखते हैं होती वो दूसरी स्टूडेंट और ये देख रही होती कंफ्यूज होकर एमसी की तरफ। और बेन इसको देखकर मैंने बोलता है ये तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट हैगी, और शर्माते हुए अपनी मुंडी को बाजू में करके बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और यहाँ तीसरे स्टूडेंट के पास आके बोलता है तुमसे ही मिलकर अच्छा लगा, और घबराते हुए बोलता है हेलो। और ये देखती है अपनी ब्लैक कलर की आंखों से बेन की तरफ, और बेन उसको देखकर बोलता है क्या हुआ, क्या कुछ गलत है क्या। और ये बेन से कहती है जो ये चीज तुम्हारे हाथ में लिपटी हुई है ये तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और एम्स उसको दिखा के बोलता है क्या तुम ये ईव की बात कर रही हो। और ये तीनों के तीनों उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और एमसी कहता है क्या तुम दोनों भी इसे देख सकते हो। और लाइट बता रही होती है ये सांप तो वही सेम आर्टिफैक्ट है ना, आखिर इतना ज्यादा कैसे चेंज हो गया इतने कम दिनों में। और इसको देखकर ये कहती है क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ, ये बहुत ज्यादा क्यूट हैगा। और ये सब देखकर ये चिन के साथ छोड़ के बोलती है मेरा नाम है डोगियोन और मैं डॉटर हूँ एक मार्शल आर्टिस्ट की, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। और एमसी डोगियोन से कहता है मेरा नाम है बेन यूवोन। क्या मार्शल आर्टिस्ट, क्या तुम कुछ मार्शल आर्ट यूज करती हो जैसे कि शूट करना एनर्जी ब्लास्ट को। और ये सुन के सबके सब हंसने लगते हैं और इनको ये सस्ता देखकर बेन भी रहने आता है। और डोगियोन बहुत ज्यादा शर्मारी होती है और बोलती है जैसा तुम्हें पता है वो पूरी तरह से गलत नहीं है। और बेन ये सुन के बाद बोलता है क्या सच में, वेल जबकि हम लोग यहाँ पर ऐसी फैंटेसी में आ गए हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि मार्शल आर्ट एग्जिस्ट न करे। और फिर तीसरी स्टूडेंट अपना नाम बताती है मेरा नाम है रिचल, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और लाइट उससे कहता है मेरा नाम है एस लाइट, तुम मुझसे बोल सकते हो लाइट, तुमसे मिलकर अच्छा लगा रिचल। और डोगियोन और डो को बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो अपनी मुंडी साइड में कर लेती है। और लाइट ये सब देख कर आने आता है। और एमसी कहता है ऐसा लगता है सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, वो जरा देखो तो वो तो प्रोफेसर यूमिना है। और लाइट कहता है बेन क्या तुम्हारा भी इंटरव्यू होता टीचर यूमिना के साथ। हाँ लाइट क्या तुम्हारा भी हुआ था। और लाइट कहता है तुम्हारा भी। और अचानक से ऊपर से बहुत सारी लाइट आती है और ये सब देखकर लोग बोलते हैं ये ऑडिटोरियम की छत खुल रही है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। और इन्हीं सबके बीच एक जन बोलता है क्या सबके सब यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। और ये सुन के सबके सब हैरान हो जाते हैं और अचानक से इन लोगों का सर दुखने लगता है। और यहाँ पर रिचल को बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा होता है। और बेन मन में कहता है आखिर ये सब क्या है, आखिर ये किस तरीके का भयानक सा प्रेशर है, ये तो आसमान से आ रहा है। और देखता है आसमान की तरफ और जिसकी तरफ से आ रहा होता है वो बोलता है तो चलो फिर अब शुरू करते हैं एंट्रेंस सेरेमनी को यूनियन अकेडमी के 2557 क्लास की। और बेन ये सब देखकर बोलता है यहाँ पे आसमान में कुछ ना कुछ है बहुत ज्यादा बड़ी चीज जो यहाँ सब लोगों को ऊपर रहकर दिख रही है। और उस सबके बाद हमारा सीन इस जगह पे शिफ्ट होता है। यहाँ पर टीचर बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है कि बहुत ज्यादा अच्छी थी ना प्रिंसिपल की स्पीच। और हम देखते हैं यहाँ पर चारों चारों बैठे हुए होते हैं टीचर के साथ और उनकी बात सुन के कुछ भी नहीं कहते। यहाँ पे पूरा सन्नाटा छाया हुआ होता है। और उन्हीं सबके बीच एमसी कहता है वो बड़ी सी आंख तो सच में बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल थी, क्या वो प्रिंसिपल थे। और ये सुनने के बाद ये सबके सब हैरान हो जाते हैं और उनके ऐसे रिएक्शन को देखकर एमसी भी हैरान हो जाता है। और टीचर बोलती है बेन क्या तुमने सच में आंख देखी थी। और लाइट कहता है बेन क्या तुमने ऊपर देखा था, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी, वो तो बहुत ज्यादा डरावना था। और रिचल कहती है बहुत सारे लोग तो डर के कारण ऊपर देख ही नहीं पाए, क्या सच में ऐसी था। और पीछे से डो एमसी को देखकर मैंने बोलती है वो जो बीइंग था उसने अपने आप को छुपाया हुआ था किसी स्पेशल तरीके को यूज करके, आखिर कैसे बेन उसको देख पाया। और डो को अपनी तरफ ऐसे देखकर बेन भी हैरान हो जाता है और बाकी सबसे कहता है मेरे को बस फील हुआ था कि आसमान से हमें कोई बड़ी सी आंख दिख रही है। और टीचर बताती है वैसे वो बीइंग प्रिंसिपल ही थे और शायद तुम लोगों ने आगे कभी देख ना पाओ जब तक तुम कुछ अचीव नहीं कर लेते, जैसे कि या तो कुछ स्पेशल करके और या तो कुछ दिक्कत खड़ी करके। लेकिन अब ऐसा लगता है बेन की प्राइवेट मीटिंग होने वाली है प्रिंसिपल के साथ। और ये सुनकर बेन कहता है ये तो बिल्कुल एक कर्ज की तरह है। और टीचर हंसते हुए कहती है स्टूडेंट की अचीवमेंट मेरी भी अचीवमेंट्स हैं एज अ टीचर के रूप में, तो प्लीज सबके सब कड़ी मेहनत करना। और अचानक से लाइट थोड़ा सा चौंक जाता है और टीचर से कहता है जरा रुकिए टीचर, क्या आप हमारी इंचार्ज होंगी। और टीचर कहती हाँ तुमने सही कहा। और ये सुन के लाइट मैंने बोलता है इस अकेडमी की 1 ऑफ द 9 टीचरों में से एक हमारी इंचार्ज होंगी। और टीचर अपने चाय का कप नीचे रख के बोलती है तो चलो मैं अपने आप को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करती हूँ, मैं हूँ टीचर यूमिना और मैं इस मैजिक अकेडमी में मैजिक कॉम्बैट सिखाती हूँ और मुझे असाइन किया गया है तुम्हारे लिए एज अ होमरूम टीचर के रूप में, तो चलो एक साथ काम करते हैं अगले 5 सालों तक। और लाइट कहता है वैसे तो जो लोअर टीयर के स्पेशल एडमिशन वाले स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को भेजा जाता है अलग अलग टीचर के पास तो। और इस सुनकर टीचर कहती है हाँ ये बात सच है, लेकिन तुम लोग इस साल के इतने ज्यादा स्पेशल स्टूडेंट हो इसीलिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तुम लोगों की। और मन में कहती है सच में बहुत ज्यादा स्पेशल, ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है कि बाकी सब लोगों में से सिर्फ तुम लोगों को सिलेक्ट करा गया है। और सामने सबसे कहती है तो चलो जबकि यहाँ पे सबके सब साथ में मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, ये ध्यान रखना कि तुम संभल कर रहो रेगुलर स्टूडेंट की जेलसी से और उनसे किसी भी तरीके की दुश्मनी मोल मत लेना। और टीचर की बात सुन के एमसी भी रहने आता है और मैंने बोलता है इनने का जेलसी और दुश्मनी तो इसका मतलब ये सब कुछ सिर्फ अकेडमी के कंपटीशन तक नहीं रहेगा, लड़ाई होना स्टूडेंट के बीच में, जितने भी मैटर होते हैं कंपटीशन के बाहर वो सारे के सारे प्रोटेक्टेड होते हैं स्कूल
रूल्स है और इन रूल के सामने टीचर भी कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ टीचर कहती है तो आज के बाद से तुम सबके सब एक साथ बने रहना, तुम सबके सब बहुत ज्यादा रेयर स्पेशल स्टूडेंट हो। और टीचर मन में बोलती है अगर तुम्हें ग्रो करना है बाकी स्टूडेंट के साथ लड़ाई करके तो तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग होना होगा कि तुम्हारे सामने कोई टिक ना पाए, नहीं तो। और टीचर सबसे कहती है हाँ, और तुम सबके सब पार्टी मेंबर्स हो जो साथ में टावर को क्लाइम करोगे जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाते। और उस उनके एमसी रानू के मन में बोलता है क्या पार्टी मेंबर्स। और टीचर चुटकी बजाते हुए कहती है चलो तो अब ये बड़ी बड़ी बातें बहुत हुई, अकेडमी ने तुम सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार करा है, मैं तुम्हें इसके रूल और डिटेल को बता दूंगी, जैसे तुम्हें आर्टिफैक्ट मिल जाएगा। और यहाँ टेबल के ऊपर से बहुत तेज रोशनी आ रही होती है और ये सबके सब हैरानी से देखते हैं इसकी तरफ। और हम देखते हैं वो आर्टिफैक्ट ये लोकेट होता है और इसको देखकर लाइट कहता है तो ये है स्टूडेंट आईडी। और बाजू में से रिचल कहती है ये तो बिल्कुल एक पेंडेंट की तरह है। और ये लोग याद कर रहे हो तो टीचर ने बताया होता है तुम इसे यूज कर सकते हो स्टूडेंट आईडी के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए और यहाँ कैंपस में सारी की सारी फैसिलिटी को एक्सेस करने के लिए। और तुम इससे यहाँ पर कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकते हो। और जो टेलीपोर्ट करने का जो स्पेल है वो कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे लाइट बोलता है प्रोफेसर यूमिनो ब्यूटीफुल है। और ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं और रिचल कहती है प्रोफेसर यूमिनो ब्यूटीफुल है। और ये तीनों के तीनों टेलीपोर्ट होकर वापस अकेडमी में जाते हैं। और इसको यूज करने के लिए जो स्पेल दिया होता है टीचर ने, इसके वजह से ये लोग सबके साथ बहुत ज्यादा गुस्से में जाते हैं। और लाइट हैरान होकर कहता है तुम्हें ये स्टूडेंट आईडी अपने पास रखनी होगी अगर तुम्हें टावर में एंटर करना है तो, भले तुम्हें ये पसंद आए या ना आए, तुम्हें इस चीज का अच्छे से ख्याल रखना ही होगा। और रिचल कहती है लेकिन आखिर बेन पीछे अकेले क्यों रह गया। और डो कहती है आखिर किसको पता। और या तो वो जो बीइंग है उसको पता चल गया था कि बेन ने उसे देख लिया है। और डो बता रही होती है सारे स्टूडेंट को छोड़कर सिर्फ यही था। और हम देखते हैं पहले का सीन, यहाँ टीचर के पास फोन आया होता है और टीचर कहती है ओ हाँ नहीं लेकिन हम लोग तो यहाँ पे टी पार्टी कर रहे हैं। और यहाँ पे डो को पता चल जाता है कि टीचर किससे बात कर रही है। और डो बता रही होती है सिर्फ यही था जिसने उन्हें डायरेक्टली देखा था। और हमारा सीन इस जगह पे शिफ्ट होता है, यहाँ एम से कुर्सी में बैठा होता है बहुत ज्यादा परेशान होकर। और यहाँ पे बेन अकेला होता है कोई नहीं होता इस जगह पर। और बेन मन में बोलता है क्या एक प्राइवेट मीटिंग और वो भी डायरेक्ट प्रिंसिपल से और वो भी अपने पहले दिन पर। और मैंने तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी खड़ी नहीं करी हैगी। और सामने से प्रिंसिपल बोलते हैं सब कुछ ठीक है, तुम देख सकते हो मेरे को डायरेक्ट, मेरी असली फॉर्म यहाँ पे नहीं है। और ये सुनकर बाद बेन देखता है उनकी तरफ प्रिंसिपल नई चांसलर। और सामने से प्रिंसिपल बोलते हैं तुम मुझे मास्टर कहो। और बेन कहता है ठीक है मास्टर। और प्रिंसिपल कहते हैं मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है। नॉर्मली मैं बीच में नहीं आता हूँ स्टूडेंट की ग्रोथ में, अगर वो लोग वीक है तो मैं उन्हें वीक ही छोड़ देता हूँ, अगर वो लोग स्ट्रॉन्ग है तो मैं उन्हें स्ट्रॉन्ग छोड़ देता हूँ। और भले वो लोग मारे जाए टावर के अंदर और या तो सर्वाइव कर ले पावर और ग्लोरी को पाने के लिए, मुझे इस सबसे कोई परवाह नहीं है। मेरा यहाँ पे सिर्फ एक ही गोल है, खुद अपनी आंखों से देखना उसको जो पहुंचेगा टावर के एंड तक, उसको छोड़ के कोई भी चीज मेरे काम की नहीं है, सब कुछ मीनिंगलेस है। और प्रिंसिपल की बात सुन के एमसी कुछ कहता नहीं है और मन में कहता है मीनिंगलेस। अगर बात हो रही टावर के बारे में, जो ये टावर है वो हमारे एंसेस्टर के टाइम का है, जो बेन फैमिली वो पूरी तरीके से तैयार है इसकी पावर और ग्लोरी को वापस लेने के लिए। और इस टावर के लिए मैं अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आखिर प्रिंसिपल ये क्या कह रहे हैं, आखिर क्या लेना देना है टावर का दूसरे स्टूडेंट से, आखिर वो लोग क्यों आए हैं दूसरे डिमेंशन से इस टावर को चढ़ने के लिए। और सामने प्रिंसिपल से कहता है मास्टर आखिर ये टावर है क्या। और एमसी की बात सुन के प्रिंसिपल कुछ कहते नहीं है और कहते हैं जो ये टावर है ये एक रास्ता है डिवाइन ट्रायल का। और ये सुन के एमसी भी चौंक जाता है क्या डिवाइन, तो तुम्हारा मतलब जो लोग ज्यादातर सोचते हैं कुछ इस तरीके से, ये तो सच में धीरे धीरे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते आ रहा है। और सामने से प्रिंसिपल कहते हैं इसीलिए मैं स्टूडेंट की इतनी कड़ी मेहनत के बीच में नहीं आता, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा अलग करने वाला हूँ। और एमसी भी हैरान हो जाता है उनकी बात सुन के। और प्रिंसिपल कहते हैं क्योंकि मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंदर पोटेंशियल को, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पोटेंशियल जिसको मैंने कभी देखा नहीं है, मैं कुछ तैयार करता हूँ जिससे तुम्हारी मदद हो टावर के ऊपर चढ़ने में। और एमसी अपने साथ ये सब होता देखकर बोलता है आखिर ये सब क्या है। और प्रिंसिपल कहते हैं मैंने तुम्हारी स्टूडेंट आईडी में बढ़ा दिया है कि तुम कितनी दूर तक एक्सप्लोर कर सकते हो, अब तुम यहाँ से बाहर किसी भी डंजन में जा सकते हो, तो इसलिए मेक श्योर करना कि टावर में जाने से पहले तुम अपनी स्किल बढ़ा लो। और एमसी प्रिंसिपल से कहता है बाहर का मतलब क्या अकेडमी के बाहर। और प्रिंसिपल कहते हैं हाँ तो चलो फिर अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और बेन के ठीक नीचे एक टेलीपोर्ट बन जाता है और ये सब देख के बेन भी हैरान हो जाता है। और एमसी के जाने से पहले प्रिंसिपल कहते हैं टावर को चढ़ने से पहले अपनी स्किल को अच्छे से इंप्रूव कर लेना, अगर तुम अच्छे से प्रोग्रेस कर जाते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक नई चीज को अनलॉक कर दूंगा। और ये सुन के एमसी बोलता है क्या एक और चीज अनलॉक कर दोगे। और प्रिंसिपल कहते हैं और वो है टावर में जाके सोलो हंट करना। और प्रिंसिपल की बात सुन के एमसी चौंक जाता है, चलो फिर मुझे इंतजार रहेगा अपनी नेक्स्ट मीटिंग का। और एमसी वहां से सीधे यहाँ टीचर की गोदी में आके गिरता है और यहाँ टीचर बेन से कहती है तो कैसी थी तुम्हारी मीटिंग प्रिंसिपल के साथ। और एमसी देखता है टीचर की तरफ और जल्दी से दूर हट जाता है। और टीचर कहती है प्रिंसिपल से हमेशा जब भी कोई मिलने जाता है वो उन्हें हमेशा ऐसी निकालते हैं, क्या तो अजीब पर्सनैलिटी है ना। और बेन शर्माते हुए कहता है हाँ आप सही कह रही हो। और टीचर कहती है वो स्पेशली तुम्हारा इंतजार कर रहे थे शुरुआत से ही। और बेन के लॉकेट को देख के बोलती है वाओ तुम्हें तो अकेडमी से बाहर जाने की परमिशन मिल चुकी है। और बेन कहता है क्या है कोई बड़ी बात है, मास्टर ने मुझे ये कहा कि मुझे जल्दी से अपनी स्किल को इंप्रूव करना है। और टीचर कहती है ये बहुत
बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तुम फ्री होकर एक्सप्लोर कर सकते हो टावर के बाहर के डंजन को, और तुम अंदर की सिटी में भी आराम से घूम सकते हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा इस सबसे, और बाकी सबसे ज्यादा तुम अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। और ये सुनकर दिमसी हैरान हो जाता है, अच्छा तो ऐसी बात है, और सोच रहा होता है मुझे लगा कि इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, इसलिए मुझे ये सब करने को कहा था। और टीचर कहती है तुम तो लकी हो बेन, मुझे तो बहुत ज्यादा जेलेसी हो रही है। और एमसी भी हैरान हो जाता है, हाँ। और टीचर कहती है हाँ, क्योंकि टीचर बहुत ज्यादा बिजी होते हैं और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता यहाँ से जाने का। और बेन कहता है अच्छा तो ये बात है। और टीचर कहती है हाँ, जबकि यूनियन एक अकेडमी है, यहाँ पर जो कुछ भी है सब कुछ डिजाइन किया गया स्टूडेंट के लिए, जो टीचर के लिए किसी काम का नहीं है। और टीचर की बात सुन के एमसी भी धीरे धीरे परेशान हो रहा होता है। और टीचर कहती है तुम तो अब बाहर जाकर डिजाइन को एक्सप्लोर कर सकते हो, और अपने खाली बचे टाइम पर तुम अंदर के सिटी में जाकर घूम भी सकते हो, तुम तो मजे कर सकते हो जितना तुम चाहते हो। मुझे सच में इससे बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है। यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी सिटीज हैंगी जो मैं तुम्हारे लिए रिकमेंड कर सकती हूँ, और उनमें से एक को कहते हैं रोनिका। वहाँ का जो स्पिरिट टेम्पल है वो तो सच में बहुत ज्यादा बढ़िया है। और एमसी को डर लग रहा होता है उनके ऐसे दिखने से, और उनसे कहता है क्या मैं आपके लिए वहाँ से कुछ लेता हुआ हूँ। और हमारा सीन इस जगह पे शिफ्ट होता है, और एमसी यहाँ से जा रहा होता है और बोलता है यहाँ का मौसम तो सच में बहुत ज्यादा बढ़िया है। और याद कर रहा था टीचर ने इससे कहा होता है तुम मेरे लिए लेकर आना एक हनीमून वाइन जो बनाई जाती है टेम्पल प्रीस्ट के द्वारा, वो सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। मेरे लिए तुम एक बोतल लेके आना, नहीं 2 लेके आना। और ये सब सोचने का एमसी बोलता है एक टीचर कह रही है स्टूडेंट को शराब लाने के लिए, ये दूसरी दुनिया तो सच में कुछ अलग ही है। वेल मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए, मुझे एडवांस में यहाँ पे इन्वेंट्री मिल चुकी है। अरे हाँ, अगर मैं इसके बारे में सोचूं, ये तो वो आइटम है ना जो मुझे ग्रैंडपा ने दिया था जब मैं घर गया था कुछ समय के लिए। और हम देखते पहले का सीन, यहाँ पर ग्रैंडपा बोलते बेन से क्या तुम तैयार हो चुके हैं यहाँ से जाने के लिए। और बेन कहता है हाँ ग्रैंडपा, बस हो ही गया हूँ, क्या आप अच्छे से सोए। और ग्रैंडपा यहाँ पर ये बैग रख के बोलते हैं परफेक्ट टाइमिंग, जल्दी से ओपन करो इस बैग को, और जितना तुम्हें इसमें से चाहिए तुम ले लो। और बेन ये देख के बोलता है आखिर ये है क्या। और ग्रैंडपा बताते हैं ओपन कर लो और देख लो। और बेन उसको ओपन करके बोलता है वाओ, ये तो सारे के सारे प्योर गोल्ड है, क्या मुझे सच में अलाउ ये लेना। और ग्रैंडपा बोलते हैं सब कुछ ठीक है, ले लो, ये हमारी लेगेसी देगी हमारे एंसेस्टर की, जिन लोगों ने अपने आप को पूरे तरीके से लगा दिया था टावर और बाबल को ढूंढने के लिए। अब ये सब तुम्हारे हैं, तुम इसे फ्रीली यूज कर सकते हो। और ये सुन के बेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंडपा, ये सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा काम आएगा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये सब कुछ, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं यहाँ से ले जाने के लिए। और ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ ऐसा क्यों। और बेन कहता है वेल ये दिखने में बहुत ज्यादा भारी लग रहा है। और ग्रैंडपा चिल्लाते हुए बोलते हैं ये बच्चा भी ना। और हमारा सीन यहाँ शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और एमसी बोलता है ये मैंने सोचा था वहां पर तो, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर इन्वेंट्री है तो मुझे अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब का सब यहाँ पर फिट हो चुका है आराम से। तो जबकि ग्रैंडपा ने कहा कि गोल्ड बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, भले तुम किसी भी दुनिया में क्यों न चले जाओ, तो उनमें से मैंने कुछ ले लिए थे, तो चलो ठीक है अब तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है, अब टाइम आ गया एक नई दुनिया में जाने का। और यहाँ आसपास देखकर बोलता है भले ही एक दूसरा डिमेंशन है, लेकिन जो ये सिटी हैंगी ये बहुत ज्यादा सिमिलर सी हैंगी। नहीं जरा रुको, ये तो बहुत ज्यादा अलग है, आखिर ये क्या है, ये चीज उड़ रही है, आखिर ये काम कैसे करता है। और यहाँ पीछे से एक जना के बोलता है तुम वहाँ पर, हमने तुम्हें यहाँ पे आसपास कभी देखा नहीं है। और बेन मुड़ के देखता है उनकी तरफ, और ये लोग बेन को देख के चुप जाते हैं। अरे जरा देखो तो ये तो यूनियन एकेडमी का स्टूडेंट है। और जल्दी से सलूट करते हैं एमसी को और बोलते हैं हेलो, हम लोग एकेडमी सिटी रोनिका के वेस्ट बाउंड्री के एरिया को गार्ड करते हैं। और एमसी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम है बेन यूवन और मैं यूनियन एकेडमी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और वो गार्ड्स बोल रहे होते हैं आखिर आपको यहाँ पर कैसे आना हुआ, क्या आपको यहाँ पर आने के लिए परमिशन मिली प्रिंसिपल से। और बेन बताता है हाँ मुझे मिली है, उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ पे फ्रीली कहीं पे भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद गार्ड्स कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है, प्रिंसिपल और अकेडमी के स्टाफ की कड़ी मेहनत की बदौलत ही हमारा जो ये सिटी रील में आज इतना पीसफुल है, हम लोग हमेशा ग्रेटफुल है इस सब के लिए। और ये सुनने के बाद एमसी भी हंस रहा होता है और मैंने बोलता है अकेडमी का इन्फ्लुएंस तो सच में बहुत ज्यादा है। और वो गार्ड बताते हैं एज अ फर्स्ट ईयर तुम्हें सिटी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, तो इसलिए अगर तुम्हें कुछ मदद की जरूरत पड़े तो बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। और ये सुनने के बाद बेन कहता है ओ सच में। और ये गार्ड्स कहते हैं ऑफ कोर्स ये हमारे जॉब का एक पार्ट है, अगर तुम क्यूरियस हो किसी चीज को लेकर तो तुम फ्रीली हमसे पूछ सकते हो। और बेन कहता है अच्छा तो फिर, और अपनी उंगली को ऊपर करके बोलता है मैं इनमें से एक लेना चाहता हूँ। और ये गार्ड्स देखते हैं ऊपर की तरफ, और एमसी पूछता है आखिर ये मिलेगा कितने में। और उस सबका हमारा सीन इस जगह पे शिफ्ट होता है, यहाँ पर एक जन चला रहा होता है उसे, और क्लच छोड़ के बढ़ाता है अपनी स्पीड को, और बहुत ही स्पीड में जा रहा होता है सामने की तरफ, और यहाँ पर आके इस खाई से ऊपर निकल जाता है। और हम देखते होता अपना बेन, और उसने उस सिटी से खरीद लिया होता है इस चीज को, और आसमान में उड़ता हो जा रहा होता है। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा औसम है। और हमें बताते पहले की बात जब एमसी ने इनसे पूछा था इसके प्राइस के बारे में, और ये सब सुन के ये गार्ड बोलते हैं ये क्या वो सब्र बाइक की बात कर रहा है, यहाँ तक कि उसका जो बेसिक मॉडल का प्राइस है वो भी 2,50,000 तक का आएगा, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और ये सब सुनने का एमसी बोलता है कितना
2,50,000। और अच्छा तो इसे हवर बाइक कहते हैं। और अपने पास से गोल्ड के पीस को निकाल के बोलता है, क्या मैं इसको एक्सचेंज करके खरीद सकता हूँ? और ये गोल्ड को देखकर गार्ड हैरान हो जाते हैं, क्या ये गोल्ड है? आखिर तुम्हें इतना बड़ा टुकड़ा मिला कहाँ से? उनको इस सब के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। और हमारा सीन यहाँ शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। और बेन कहता है, यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल गोल्ड बार 7,05,00,000 तक का आएगा। ऐसा लगता है मुझे इस सब के लिए शुक्रिया करना होगा अपने ग्रेंडपा को, उन्हें जबरदस्ती करके जो मुझे ये दिया था। भले मैं इसे ले भी नहीं रहा था, लेकिन तब भी। और ईव से कहता है, आखिर क्या सोचते हो तुम इसके बारे में? ये जो हर बाइक है, इसको मैंने फ्यूज कर दिएगा योर ग्यू से, और अभी एक जिंदा आर्टिफैक्ट बन चुका है और इसका नाम है लिलिथ। तो अब से दोनों अब अच्छे से रहना। चलो यहाँ आकर ये बहुत अच्छा हुआ। मुझे मिल चुकी है टीचर यूमिना के लिए शराब, और मैंने क्रिएट कर दिया है ईव के लिए एक छोटे भाई को। जो मुझे करना था वो सब कुछ यहाँ पर हो चुका है। तो चलो चलते वापस स्कूल में। और यहाँ पर बेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और बोलता है, मेरा सर तो बहुत ज्यादा हिल रहा है। और बेन के बाजू में एक जन पानी का गिलास रख के बोलता है, बेन मैं डिसअपॉइंट हूँ तुमसे। और हम देखते होता है लाइट, और कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मीटिंग के बाद तुम बिना कुछ कहे यहाँ से चले गए और तुम यहाँ वापस आए ऐसे नशे में। और बेन माफी मांग रहा होता है और उन्हें बता रहा होता है, लेकिन टीचर यूमिना बार बार कह रही थी, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाया, और मेरा ये पीना पहली बार था। और रिचल मन में कहती है, बेन के पास से तो फूलों की खुशबू आ रही है। और लाइट कहता है, अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं यहाँ पे इंतजार और चिंता बिल्कुल नहीं करता। और डो कहती है, अच्छा तो ये बेच पहचानेगा प्रेसिडेंट का, और तुम्हें ये मिला है टीचर के साथ ड्रिंक करने की वजह से। और एमसी बताता है, वेल अगर तुम ऐसा सोचते हो कि क्लास के प्रेसिडेंट की तरह, तो शायद ऐसा ही है। और बाजू में से लाइट कहता है, तो जबकि टीचर यूमिना जो इंचार्ज है हम सबकी, तो हमें शायद ये सब एक्सेप्ट करना होगा। और सामने से डो कहती है, अगर हम चारों में से प्रेसिडेंट किसी को होना है तो वो मुझे होना चाहिए। और ये सुन के बेनो लाइट भी हैरान हो जाते हैं। और डो कहती है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ यहाँ पर, तुम एग्री नहीं करते क्यों? और बाजू में से लाइट चिल्ला के बोलता है, एक सेकंड रुको, इस तरीके से कहना ये कुछ अजीब नहीं है। हम लोगों को तो इक्वल कामरेड होना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमें यहाँ पे कुछ क्लियर करना होगा जो तुमने अभी यहाँ पर कहा है। इस तरीके से एटीट्यूड दिखाना और एक्टिंग करना कि तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो, ये सब कुछ फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जब हम लोग क्लाइम करेंगे टावर को, और मैं इस बात को लेकर एग्री नहीं करता कि तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। और ये सुनकर डो मुस्कुराती और सामने लाइट से कहती है, तुमने अभी जस्ट कहा कि हम लोग बराबरी के कामरेड हैं, ये तो कितना ज्यादा फनी है। उसी सेम इंसान ने टीचर से कल ये कहा था कि टावर में सोलो जा सकते हैं क्या? आखिर कहाँ इक्वलिटी सब में? और ये सुन के लाइट भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और खड़े होकर बोलता है, ये चीज, और उसके मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा होता। और वो सब सुनकर बेन और रिचल लाइट को घुर घुर के देख रहे होते। और बेन कहता है, अरे हाँ तुमने ये तो पूछा था उनसे, क्यों है ना? और यहाँ पर लाइट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, नहीं मैं तो बस क्यूरियस हो रहा था वहाँ पे थोड़ा सा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम सबके साथ पार्टी नहीं बनाना चाहता। और एम्स मैंने बोलता है, सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई दुश्मनी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए मैं इनसे कहने वाला था कि हमें इस सबके लिए एडवांस में प्लान बना लेना चाहिए। लेकिन अब देखकर ऐसा लगता है जो हमारा ग्रुप है उसकी स्टार्टिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा रफ तरीके से हो रही है। और मैं भी क्लास प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि टीचर ने मुझे इन चारों में से क्यों चुना है। और बता रहा होता है इन सब के बारे में। सबसे पहला, इसे कोई भी किसी चीज की खबर नहीं है, लेकिन जो इसका प्राइड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर ये सिर्फ अपने आप की मानती और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके एनिमी बनना तय है। और ये सरप्राइजिंगली सेंसिल है, और इसके पास कोई भी पर्सनैलिटी नहीं है लोगों को लीड करने की। वाओ, ये हैंगे स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट। और बेन अपना हाथ ऊपर करके बोलता है, शांत हो तुम लोग, मेरी बात सुनो। क्लास प्रेसिडेंट को स्ट्रॉन्ग होना जरूरी नहीं है, नहीं एक्चुअली में उन्हें तो स्ट्रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए। और एमसी की बात सुनकर डोबी हैरान हो जाती है और कहती है, आखिर क्यों नहीं होना चाहिए? और बेन बताता है, क्योंकि अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान क्लास प्रेसिडेंट होगा तो वो सारे के सारे डिसीजन खुद ही अकेले लेगा बिना किसी से पूछे। और एक क्लास प्रेसिडेंट जिसको सारी क्लासों को आपस में अच्छे से जोड़ के रखना है, उसे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों है ना? और एमसी की बात सुन के लाइट हैरान हो जाता है और डो कुछ कहती नहीं है और रेचल कंफ्यूज हो जाती है। और बेन बताता है, वैसे क्लास प्रेसिडेंट को तो मिडिल में से कोई होना चाहिए जो सब लोगों की अच्छे से बात सुनकर उन्हें दे सके अच्छे और फेयर सोल्यूशन। और ऐसे समझदारी के काम के लिए मुझे ऐसा लगता है कोई इजी गोइंग इंसान जिसको किसी भी चीज का घमंड नहीं है, बिल्कुल मेरे जैसा, उसको बनना चाहिए क्लास प्रेसिडेंट। और एमसी की बात सुनकर डो कहती है, क्या इजी गोइंग, और वो भी तुम? और खड़ी हो जाती है अपनी सीट से। ठीक है, जबकि टीचर के पास अथॉरिटी हैगी कि वो किसको बनाना चाहती है क्लास में प्रेसिडेंट को, तो मैं अभी के लिए तैयार हूँ इस सब के लिए। और डो की बात सुन के एमसी भी शुक्रिया करता है उसको। और डो कहती है, सच बताऊं तो जिस इंसान को मैं लीड करना चाहती हूँ वो हो तुम। और ये सुन के एमसी हैरान हो जाता है और मैंने बोलता है, आखिर इस सब का मतलब क्या है? और डो साइड की तरफ देखकर बोलती है, वेल अगर यहाँ पर मुझे किसी चीज से दिक्कत भी है, अगर जो मुझे चाहिए उसको पाने के लिए कुछ अननेसेसरी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़े तो मैं वो करूंगी। और ये सब सुन के लाइट हैरान हो जाता है, तो चलो बाद में मिलते तुमसे। और चले आते डू यहाँ से। और एमसी लाइट को शांत कर रहा होता है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। और लाइट मैंने बोलता है, क्या अननेसेसरी? और बेन यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है और बोलता है, वाओ आज का दिन तो सच में, ये तो ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं स्कूल में ना होके किसी बेटर फील्ड में हूँ। ये जो प्राइड का इशू है इसको ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और सामने से रिचल कहती है, हे बेन, वो
वो जो क्यूट स्नेक तुमने पहले निकाला था, क्या अब वो यहाँ पे नहीं है क्या? मैं उसे सच में टच करना चाहती हूँ। और एमसी परेशान होते हुए कहता है ये जगह सच में पूरी तरीके से लैंड माइंड से भरी हुई है। और इसी के साथ जो बेन का पहला लेसन था क्लास 11 के क्लास प्रेसिडेंट के रूप में पूरी तरीके से भरा हुआ यूनिक लोगों से उसकी शुरुआत हुई। और यहाँ पर ये चिल्ला रहा होता है टीचर मैं क्यूरियस हो रहा हूँ सब लोगों की स्किल के बारे में। और उसकी शुरुआत हुई डिफिकल्टी के साथ। और यहाँ पर ये चारों के सारों साथ में होते हैं और सामने सबके सब भुजा गुस्से में दिख रहे हो उनकी तरफ। और यहाँ बीच में रेफरी के कपड़े पहने हुए टीचर बोलते हैं जो पहला लेसन है मुझे लगता है हमें स्टार्ट करना चाहिए एक छोटे मोटे स्पारिंग सेशन के साथ। क्या सोचते हो तुम सबके सब इसके बारे में? और फिर यहाँ सबके सब चिल्ला रहे होते हैं टीचर मुझे जाने दो उन लोगों को हराने के लिए। नहीं मैं जाऊंगा, तुम यहाँ से पीछे हटो, मैं जाऊंगा सबसे पहले। और वहाँ वो लोग सामने ऐसे आपस में लड़ रहे होते हैं और बेन हराने से दिख रहा होता है ये सब कुछ। और लाइट कहता है तो जो यूनियन अकेडमी है क्लासेस को बांटा गया स्टूडेंट की एबिलिटी के हिसाब से। जिसे सोचा था क्लास 1 से द स्पेशल क्लास, ये सच में बहुत ज्यादा नफरत करते हैं 11 क्लास से। और एमसी परेशान होता है, वो बोलता है ये इससे भी ज्यादा आएगा। मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ ऐसा पहना हुआ हूँ जिसकी वजह से उन लोगों को ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पर ये स्टूडेंट देख रहा होता है सामने की तरफ और यह बेन के बेच को देखकर बोलता है आखिर इस कमजोर लड़के की हिम्मत कैसे हुई? टीचर यूमिना के बेच को यहाँ पे लगाया हुआ है जिनको जाना जाता है गॉडेस ऑफ फ्लावर के नाम से। और इसकी हिम्मत तो देखो, यहाँ पर ये लगा के आया मेरे सामने, मैं कभी भी एक्नॉलेज नहीं करूंगा ये सब। और बहुत तेज चिल्लाते हुए बोलता है टीचर मुझे चेक करने दीजिए इसकी स्किल को, लड़ने दीजिए हम लोगों को। और ये सुनने के बाद टीचर बोलते हैं ये तो अच्छा साउंड कर रहा है, तो चलो बेन आओ यहाँ पे सामने, तुम्हें अब लड़ाई करना है रेक्टो के साथ। और हमारा से नीचे पे शिफ्ट होता है टीचर यूमिनो के ऑफिस में। और मन में कहती है सीरियसली आखिर ये सब क्या है? आखिर हमारे क्लास के स्टूडेंट का जॉइन सेशन क्यों हो रहेगा? और वो भी पहले दिन ही स्पेशल क्लास के साथ। ये प्रैक्टिकल कॉम्बैट तो शुरुआत से ठीक नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक स्टूडेंट जो लोअर डिमेंशन का है वो लड़ पाएगा अपर डिमेंशन क्लास से। ये सब करने से पहले उन लोगों को ये जरूर पता होगा कि ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने ये सब करा है। मुझे नहीं पता कि आखिर इस सब के पीछे कौन है, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जिसने भी ये सब कुछ सेटअप करा है। और यहाँ बेन अपने हाथ ऊपर करके बोलता है टीचर लेकिन जो मेरी कॉम्बैट स्किल है वो अभी भी थोड़ी सी कम है और मुझे नहीं लगता कि ये मैच करने के बाद मुझे कुछ मिलने वाला है। और सामने से टीचर कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर तुम्हारा 3 पॉइंट माइनस, और यहाँ पर आके जल्दी से स्टार्ट करो। और अचानक से ऐसे पॉइंट कटने की वजह से एमसी भी हैरान हो जाता है क्या? और यहाँ टीचर कहते हैं जल्दी हो यहाँ पर बेन, ये कोई बहाना नहीं है ना लड़ने का। और ये सब होता देखकर बेन मन में बोलता है आखिर इसके साथ क्या गलत है, ये मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है? क्या ये मुझे इसमें लाकर यहाँ सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करना चाहता है? और सामने उन टीचर से कहता है ये किसी तरीके का बहाना नहीं है, ये फैक्ट है। मुझे यहाँ इस अकेडमी में स्पेशल एडमिशन मिला है मेरी यूनिक एबिलिटी की वजह से, ना कि मेरी कॉम्बैट स्किल की वजह से। अगर आप इतने क्यूरियस हो रहे हो स्पेशल एडमिशन के स्टूडेंट की एबिलिटी को लेकर, इससे अच्छा ये मेक सेंस करेगा अगर मैं आपको किसी और दूसरे तरीके से अपनी एबिलिटी दिखाऊं। मुझे यहाँ लड़ाई में फोर्स करने से अच्छा। और बेन की ये सब बातें सुनकर यहाँ टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम अब यहाँ पे टीचर को सिखाओगे? और बेन कहता है भले वो टीचर हो या स्टूडेंट, जो चीज हमें पता नहीं है हमें वो सीखना जरूरी है, और वैसे भी तुम पूरे टीचर नहीं हो। और वो टीचर गुस्से में एमसी के 5 और पॉइंट कम कर देते हैं। और ये सब होता देख के एमसी चैन के साथ छोड़ के मैंने बोलता है अच्छा तो तुम इस तरीके से खेलोगे? और अपनी उंगली ऊपर करके कहता है तो फिर इसके बारे में क्या कहना है? चलो इस हफ्ते पूरी तैयारी करेंगे और लड़ाई करेंगे अगले हफ्ते। और ये सुनकर टीचर हैरान हो जाते हैं क्या ये सब क्या कह रहे हो तुम? और बेन बता रहा होता है मुझे 1 हफ्ता चाहिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करने के लिए, और मुझे लगता है इतने टाइम में मेरी तैयारी ऑलमोस्ट हो ही जाएगी। और बेन की बात सुन के यहाँ सन्नाटा छा जाता है और यहाँ नीचे कुछ लोग हैरान होकर बोलते हैं आखिर ये क्या रहा है? और राइट वाला बताता है इससे तैयारी करनी हो, लड़ेगा अगले हफ्ते। आखिर ये सब क्या बकवास कर रहा है? ये तो ऑब्वियस है कि इसकी एबिलिटी रॉक बॉटम है, और ये सच में सबके लिए सिर्फ 1 हफ्ता मांग रहा है। क्या ये टिक भी पाएगा स्पेशल क्लास के सामने? और यहाँ टीचर बहुत ज्यादा गुस्से में जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और अपनी मन मर्जी से तुमने अपना टाइम भी रख लिया कि तुम्हें कब लड़ाई करनी है? वेल ये भी साउंड अच्छा कर रहा है। और बेन मन में बोलता है अगर मैं तुम्हें इग्नोर भी कर रहा हूँ तो तुम कर भी क्या लोगे? तुम तो पूरे टीचर भी नहीं हो। और यहाँ टीचर दोनों को चिल्ला के बोलते हैं बेन और इरेक्टो अब तुम्हारा मैच होने वाला है अगले हफ्ते, और मैं यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ तुम दोनों का मैच होगा और उसका फॉर्मेट पब्लिक होगा, पूरी की पूरी अकेडमी देखेगी लाइव ब्रॉडकास्ट, तो इसलिए अच्छे से तैयार हो जाना। और ये सब सुनकर बेन मन में बोलता है तो तुम इस चीज को और ज्यादा बड़ा बनाना चाहते हो मुझे यहाँ सबके सामने बेइज्जत करने के लिए? और ये टीचर कहते हैं बेन तो जबकि तुमने खुद मांगा तैयारी करने के लिए टाइम को, तो ये अच्छा रहेगा कि तुम अपनी एबिलिटी जरूर दिखाओ, अगर ऐसा नहीं करा तुमने तो। और ये सुनकर बेन कहता है हाँ ठीक है। और यहाँ पीछे रेक्टो से कहता है हे रेक्टो इधर, हम दोनों को ऑफिशियली मैच होने वाला अगले हफ्ते, मुझे बेसब्री से इंतजार है उस दिन का। और ये सुनकर रेक्टो कहता है कितना अनोइंग है। और ये सब सुन के एमसी भी हैरान होकर मुस्कुरा रहा होता है और मन में बोलता है मेरी बेस भी कोई उम्मीद नहीं थी कि ये मुझसे अच्छे से बात करेगा, लेकिन जिस चीज को मैं कंफर्म करना चाहता था वो ये नहीं था, बल्कि तुम्हारे स्टेट जैसा सोचा था स्पेशल क्लास से। इसकी लाइफ और बॉडी स्टेट तो बहुत ही ज्यादा हाई है, और इसकी लाइफ तो 5 गुना ज्यादा आएगी मेरे से, और इसके बॉडी की स्टेट तो 10 गुना ज्यादा, लेकिन फिर भी इन दोनों के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक कि मैं भी अगर मुझे चढ़ना है इन लोगों के साथ टावर को, तो मुझे यहाँ पे रेक्टो को सरपास करना होगा। और बेन इन दोनों से कहता है आखिर तुम दोनों इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या तुम दोनों को मेरी चिंता हो रही है? और हम देखते पीछे उन लोगों की चिंता का कारण यहाँ
यहाँ पर डो निकल जाती है लड़ाई करने के लिए और यहाँ पे आके सब लोगों से कहती है आखिर क्या हुआ, क्या कोई भी नहीं आएगा यहाँ पर, क्लास प्रेसिडेंट से बिल्कुल अलग, मैं कॉम्बैट में स्पेशलिस्ट हूँ, क्या तुम लोग क्यूरियस नहीं हो रहे थे स्पेशल एडमिशन वाले स्टूडेंट की स्किल को लेकर, तो में से यहाँ पे कोई भी आ सकता है मुझसे यहाँ पे लड़ने के लिए। और एम से अपनी आंखों वाली एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और हैरान होकर देख रहा होता है डो के स्टेट्स को। और यहाँ पे डो अपने बालों को बांध रही होती है और बोलती है मैं किसी का भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लूंगी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कोई कुछ भी बोल नहीं रहा होता है। यहाँ सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैरान होते हैं यहाँ पर इसको देखकर और किसी के मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। और यहाँ टीचर भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं डो के यहाँ पे सब लोग कैसे चैलेंज करते देखकर। और बेन मैंने बोलता है सब देखकर ऑफकोर्स यहाँ पे शांति छा जाएगी, यहाँ तक कि मेरे पास आंखें हैं इन्फिनिट रीडिंग को चेक करने की और तब भी मैं डो की पूरी पावर को यहाँ पे चेक नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ पर इन सब स्टूडेंट ने इसके इतने पावरफुल ऑरा को सेंस ना किया हो। और किसी को आता ना देखकर डो कहती है आखिर क्या हुआ, कोई आ क्यों नहीं रहा है, क्या मुझे अपनी पावर कम करनी होगी, अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट की कमी हो रही हो तो। और तुम्हारा नाम रेक्टो है ना, क्यों। और यहाँ रेक्टो चौंक जाता है, मैं श्योर हूँ कि तुम कोई ऐसे नहीं हो जो होल्ड बैक करेगा, क्यों है ना, जल्दी आओ यहाँ पर जिससे मैं तुम्हें तोड़ सकूं। और ये सब सुन के बेन मैंने बोलता है रेक्टो तो बहुत ज्यादा डर चुका है सबकी वजह से, इसका ओरिजिनल टारगेट पहले मैं था लेकिन अभी से किसी ऐसे के द्वारा चैलेंज कर दिया गया है जिसके बारे में इसने सोचा भी नहीं था। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं शायद वो भी ये जानते हैं अगर इसने यहाँ पे अपने आप को बचाने की कोशिश करी यहाँ से पीछे हटके तो इसका काम यहीं पे खत्म हो जाएगा और इसको इतना गहरा घाव लगेगा जो एक हफ्ते तक भी ठीक नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि मुझे इस सबसे कोई परवाह है लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। और यहाँ डो के पास आके कहता है जरा रुको, ऐसा मत करो, इस सब के लिए मुझे माफ करना, लेकिन जो रेक्टो है उसके साथ मेरा मैच है अगले हफ्ते, तो अगर तुम उससे लड़ाई करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा। और ये सब सुनकर डो कहती है क्या तुम श्योर हो इस सब को लेकर। और बेन कहता है ऑफ कोर्स, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन इस बार मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ अपनी खुद की एबिलिटी से। और बेन को ये सब बोलता देखकर डो देखती है उसको और यहाँ घूम के बोलती है मुझे लगा कि तुम सिर्फ ऐसे लड़के हो जो सिर्फ ट्रिक को यूज करता है, लेकिन ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर भी कुछ मर्दाना है। चलो ठीक है, इसको मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। तो चलो रेक्टो को छोड़ के यहाँ पे कोई और है जो यहाँ पर आके मुझसे लड़ना चाहता है, कोई भी नहीं है। और यहाँ सबके सब शांत होते हैं और अपनी चैन के साथ छोड़ के घूम के जा रही होती है और बोलती है अभी कुछ समय पहले तो ये सबके सब होते थे भोग रहे थे, लेकिन जैसे इन लोगों के सामने एक रियल खतरा आ गया ये लोग अब बस पीछे रह के घुर्रा रहे हैं। और डो की बातें सुन के एमसी परेशान होकर दिख रहा होता है और यह सारे के सारे स्टूडेंट इन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है सुन के। और यहाँ पीछे एक जन बोलता है तुम यहाँ पे किसको केरी कुत्ता, यहाँ पर हमेशा कमजोर बेवकूफ लोग होते हैं जो लोग झुंड बना के आपस में घूमते रहते हैं और सामने आके ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो लोग अपने ग्रुप को बचा लेंगे, क्या तो नजारा ये सब। और एमसी उसको देखकर मैंने बोलता है आखिर ये लड़का कौन है, यहाँ तक कि स्पेशल क्लास वालों के बीच में भी ये उन सबसे डिफरेंट लेवल पर है। और लैड बताता उसके बारे में ये ओटीमा आएगा द रूलर ऑफ केटीएस डिमेंशन। और बेन पूछता है क्या केटीएस ओटीमा, आखिर ये सब क्या है। और लाइट कहता है क्या तुम्हें नहीं पता बेन। और बता रहा होता है बेन को यहाँ पर 10 डिमेंशन हैंगे सबसे द हाईएस्ट हाई आर्चर्स के साथ, और जो ओटीमा की फैमिली है वो उनमें से एक के ऊपर रूल करती है। और ये सुन के बाद बेन कहता है अच्छा तो ये लड़का कोई ऐसा है जो सारे डिमेंशन में से वन ऑफ द टॉप फैमिली में से आया है और उस फैमिली का नाम है केटीएस। और हम देखते हैं यहाँ पे कुछ समय बाद का सीन, यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होता है और ये ओटीमा कहता है टीचर, और टीचर कहते हैं हाँ हाँ अभी कर रहा हूँ, और अपने पास से इस चीज को निकालते हैं। और इसको देखकर रिचल बोलती है आखिर ये क्या है। और लाइट बताता है ये एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है, ये जरूर रिकॉर्ड कर रहे हैं पब्लिक वीडियो। और बेन पूछता है रिकॉर्ड करने के बाद फिर क्या करते हैं लोग। और लाइट बताता है ये लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ शेयर कर देते हैं इंटरनेट पर, लेकिन मुझे पता नहीं इन सब से इनका मतलब क्या है। और बेन कहता है शेयर करना, अच्छा तो ऐसी बात है, ये तो बिल्कुल यहाँ पर भी सेम है। और लाइट कहता है बेन के तुम्हें पता है इंटरनेट के बारे में। और बेन कहता है हाँ अगर सिंपल शब्दों में बताएं ये एक नेटवर्क है जिसको सेटअप किया गया कंपनी के द्वारा जिससे कि सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग आपस में शेयर कर सकें। और लाइट कहता है तुम तो लोअर डिमेंशन से आए हो, तुम्हें तो यूनियन तक के बारे में नहीं पता है, तो आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, जहाँ से मैं आया वहाँ पर ये बहुत पहले डेवलप हो चुका है। और रिचल बेन के पास आके बताती है यहाँ पर एक लाइव चैनल है, यहाँ पर जो भी क्लासेस होती है उसके बारे में यहाँ पे बताते हैं। और ये पता चलने के बाद बेन शुक्रिया करता है रिचल का, शुक्रिया रिचल और गुड जॉब इसे ढूंढने के लिए। आखिर ये क्या है, ये तो लाइव चल रहा है यहाँ पर। और गुस्से में देखता है प्रोफेसर की तरफ और बोलता है ये टीचर सच में हमें बेइज्जत करने का ट्राई कर रहा है यहाँ पर, लेकिन मुझे डाउट है कि जैसा ये सोच रहा है वैसा होगा। और यहाँ पर दोनों के दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और दोनों के दोनों निकालते हैं अपनी अपनी एनर्जी को। और ओटीएम कहता है तुम करो मेरे ऊपर सबसे पहले हमला। और ये सुनकर डो कहती है क्या तो नौ से किया है, आओ मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ मेरे ऊपर एक अटैक करने का। और ओटीएम को गुस्सा जाता है ये सब सुन के, आखिर तुम किसे कह रही हो 900 किया, चलो देखते हैं तुम्हारा जो एरोगेंट एटीट्यूड है वो तुम्हें कहाँ तक ले जाता है, घुटनों पे आओ मेरे सामने। और एक एनर्जी निकलती है उसके पास से और बेन भी थोड़ा सा हैरान होता है सबकी वजह से। और अचानक से बहुत खतरनाक सा प्रेशर आता है, आखिर ये सब क्या है, ये तो बहुत ज्यादा अलग है कि मेरी पावर से, जिस पावर को मैं कंट्रोल करता हूँ ये तो बिल्कुल ऐसा जैसे पानी तेज बहने के बजाय बहुत स्लो हो गया हो, और बिल्कुल ऐसा कि तुम बिना हवा के सांस नहीं ले सकते। इस जगह पर जो नेचर का लो है वो मुझे पूरी तरह से फोर्स कर रहा है इसके सामने मेरे घुटने पर आने के लिए, जैसे कि ये कोई नेचुरल चीज है इस दुनिया में। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि नेचर के लो को बदला गया हो। और ये सुनने के बाद लाइट बेन से कहता है बेन क्या तुमने फिगर आउट कर लिया इसकी
एबिलिटी के प्रिंसिपल को। और रिचल बहुत ज्यादा डरी हुई बेन का हाथ पकड़ी हुई होती हैगी और बेन भी चिंता करते हुए बोलता हैगा रिचल। और रिचल ऐसे घबराते हुए देखती सामने की तरफ और हम देखते हुए यहाँ देख रही होती डो की तरफ। उसके अंदर से बहुत सारी ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही होती है और यूज करती है अपनी एक बहुत ज्यादा पावरफुल एबिलिटी को और एक ही झटके में गायब कर देती है ओटीमा की एबिलिटी को। और ये सब होता देखकर आसपास में सब लोग हैरान हो जाते हैं, आखिर ये सब क्या हुआ। और बेन ये सब देखकर बोलता है इस पे तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। डो ने तो बस अपनी नाम मात्र की एनर्जी को यूज करा था और उसने एक ही बार में खत्म कर दिया अपोनेंट की एनर्जी को। और ये सब होता देखकर ओडीमा बोलता है तो ऐसा लगता है तुम्हारे पास है कुछ स्किल्स। और डो सामने उससे कहती है और तुम्हारी पावर तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल तुम्हारे सर पे सिंगों की तरह। क्या बस सिर्फ तुम इतना ही कर सकते हो, तुम तो मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो। और ओडीमा बोलता है ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ मेरे पास यही हो। और ये अटैक को यूज करते देखकर डो देखती है उसके तरफ और बहुत ही स्पीड में छलांग मार के जाती है और एक खींच के लात मारती है उसके पेट में। और अचानक से ऐसा हमला देखकर ओडीमा भी हैरान हो जाता है। ओडो कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें सेम अटैक दोबारा करने दूंगी? ये तो ऑब्वियस है, जो तुम्हारा जो अटैक है जितना ज्यादा तुम इसके पास आओगे वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते आएगा। और ये सब अटैक पढ़ने का ओडीमा कहता है मेरे को अपने दोनों हाथों को यूज करना पड़ रहा है और वो भी ऐसे अटैक को ब्लॉक करने के लिए। और बहुत ही स्पीड में डो इसके पीछे जाती है और इसके पीछे आके इससे कहती है अगर तुम्हारे पास दिमाग की कमी है तो तुम्हारी बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्यों है ना। और ओडीमा घुमा के मुक्का मारता है तुम एरोगेंट कहीं की। और डो कहती है जैसा सोचा था, जो तुम्हारी मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्लो हैं और किसी भी तरीके की ताकत नहीं उन सब में। कहीं ऐसा मत किए ना कि तुम्हें दूसरों की जरूरत पड़ती है अपने आप को चम्मच से खाना खिलाने के लिए। और ये सुनकर का जिसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है और अटैक कर देता है डो के ऊपर और डो इसके अटैक को आराम से डोज कर देती है। और ये सब देखकर लाइट कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये सब कैसे हो रहेगा, ये तो पूरी तरीके से ओवर पावर कर रही है ओटीमा को। डोगी तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये सब देखकर बेन कहता है ऐसा लगता है जो ये लड़का ओटीमा है अपने अपोनेंट की मूवमेंट को रोक रोक कर ये बहुत ज्यादा यूज्ड हो चुका है और नेचर ऑफ लो के साथ आराम से उन्हें किसी भी तरीके को यूज करके हरा देता है। और यहाँ पर डू लगातार इसके मुंह पे मुक्का मार रही होती है और घूम के लात मारती है उसके मुंह पे। और बेन बता रहा होता है लेकिन जो वो तरीका है वो इसके सामने यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ये जो लड़का है भले इसके पास पावर और फिजिकल एबिलिटी है लेकिन तुम इसको देखकर ये बता सकते हो कि इसने कभी भी अपनी बॉडी को यूज नहीं करा है। और बेन की मुंह से ये सब सुनकर लाइट मन में कहता है क्या ये सब कुछ देख सकता है। यहाँ पर जो है डो फाइट कर रही है ओटीमा के साथ इक्वल में और यहाँ पर बेन उन दोनों को पूरी तरीके से एनालाइज कर रहा है। ये लोग सच में लोअर डिमेंशन के स्पेशल स्टूडेंट हैं, आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। और यहाँ पे लगातार इसमें मुक्के पड़ रहे होते हैं और ओडीमा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी बेइज्जती करने की। और ये बोलने के बाद ही एक मुक्का पड़ता है इसे गाल पे। और डो कहती है क्या तुम यहाँ पर सिर्फ अपना मुंह चलाने के लिए आए हो और या तो तुम ये सब कहकर ये बताना चाहते हो कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है क्योंकि ये लड़ाई बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। और अचानक से डो चौंक जाती है और हम देखते हैं यहाँ पे ओडीमा को उसने खतरनाक सी एबिलिटी को यूज करा होता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे यहाँ पर ऐसे अपमान करने की। और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा इस सब के लिए, अगर तुम्हारी मरने की इतनी इच्छा है तो मैं तुम्हें यहाँ पर अभी से मैं मार दूंगा। और ये सुनकर डो कहती है तुम मारने का बात कर रहे हो, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको बच्चों को बोलना चाहिए। और अपने हाथ के आसपास ब्लैक कलर की एनर्जी को इकट्ठा करती है और बढ़ जाती है सामने ओडीमस के ऊपर अटैक करने के लिए। और यहाँ से ओडीमस भी अपना अटैक तैयार कर रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है मरो। और इधर से डो भी आ रही होती है स्पीड में और अचानक से यहाँ पे टीचर यूमिना आके कहती है चलो बहुत हुआ। और ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले थे तभी वहीं पे रुक जाते हैं और यहाँ इनके आसपास हर जगह फूल ही फूल जाते हैं। और ये सब देखकर ये दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। और टीचर यूमिना कहती है यहाँ अकेडमी में हम लोग स्टूडेंट्स को मरते दम तक लड़ने के लिए नहीं कहते हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम इस सबको टावर के लिए बचाओ, क्यों समझ गए तुम दोनों। और यहाँ पर जो हर जगह फूल ही फूल होते हैं तभी टीचर यूमिनो अपनी चुटकी बजाती है और जितने भी यहाँ पे फूल थे सब हवा में उड़ने लगते हैं। और बेन भी चुपचाप ये सब देख रहा होता है और मन में बोलता है आखिर ये सब क्या है, ये किसी तरीके का आंखों का धोखा नहीं है, मैं सूंघ सकता हूँ यहाँ पे हर जगह फूलों की खुशबू आ रही है। और यहाँ ओडीमा गुस्से में अपने दांत मसल रहा होता है और मुड़ के जा रहा होता है इस जगह से। और डो टीचर यूमिना से कहती है आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इस सुन के यूमिना भी देखती मुस्कुराते हुए डो की तरफ और डो आ जाती है यहाँ पर इलो के पास और बेन यहाँ पर वेलकम कर रहा होता है डो का। और बेन से डो पूछती है आखिर कैसा था ये सब। और बेन उससे कहता है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग था, उस लड़ाई को देखने भर से मुझे बहुत मदद मिली है। और रिचल एकदम से पीछे से बेन को पकड़ लेती है रिचल क्या हुआ तुम्हें। और डो कंफ्यूज होकर देख रही होती है इसको और रिचल को अभी भी डर लग रहा होता है और उसको ऐसा डरा हुआ देखकर बेन कहता है कहीं ऐसा मत कहना तुम डो से अभी भी डर रही हो, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, अब सब कुछ ठीक है तुम आ सकती हो यहाँ सामने। और एक जन यहाँ पे चिल्ला रहा होता है इस सब की वजह से आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और हम देखते हैं टीचर यूमिनो चिल्ला रही होती है टीचर को स्टूडेंट की सबसे पहले क्लास में रखना स्पैरिंग सेशन को और उन सबको अलाउ करना बिना किसी लिमिट के लड़ने को, और तुम साइड रख के बस देख रहे हो, तुम्हें पता है ना ये बहुत बड़ी गलती हैगी क्यों। और यहाँ पर ये माफी मांग रहे होते हैं मुझे माफ कर दीजिए। और यूमिनो कहती है ये कोई ऐसी चीज नहीं जो माफी मांगने से खत्म हो जाएगी तो इसलिए आप तैयार रहो। और यह बेन की तरफ देखकर कहती है और बेन से और बेन के बेच के पास अपनी उंगली ले आती है और बेन के बिल्कुल ठीक सामने आके कहती है एज अ क्लास प्रेसिडेंट तुम्हारी जो डिग्निटी है वो सब कुछ है, आखिर तुम अपने बेच को ऐसे उल्टा कैसे पहन सकते हो। और ये सब देखकर ये सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं
और बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है इन लोगों को। और यूमिना कहती है वेल मैं चलती हूँ यहाँ से, तुम सबका दिन अच्छे से जाए। और बेन हैरान होकर कहता है हमारी टीचर यहाँ पर आई थी लड़ाई को रोकने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है उनने यहाँ पर और ज्यादा आग लगा दी है। और इन सबको बहुत ही तो गुस्सा आ रहा होता है, सबके सब जल रहे होते हैं गुस्से में। और इस सबके बाद इसकी खबर पूरी अकेडमी में फैल जाती है। और कुछ लोग तो उसी समय लाइव स्ट्रीम देख रहे थे और कुछ लोगों ने उसकी बात की रिकॉर्डिंग देखी होती है। और ये सब के सब ये सब देख के कहते हैं आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहेगा, नहीं ये कोई बराबरी का मैच नहीं है, इसको तो वन साइड पीटा जा रहा है। आखिर ये सब कैसे हो सकता है, एक लोअर डिमेंशन का स्टूडेंट क्या कोई मेक सेंस करता है, ये नए स्टूडेंट सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। कमोन ये सब कैसे हो सकता है, ओडीमा तो टॉप स्टूडेंट है इस साल का। बंद करो ये सब बकवास करना, जल्दी जाओ चेक करो, देखो टीचर ने क्या पोस्ट करा इंटरनेट पे। ये सिल्वर हिल वाली लड़की तो बहुत ज्यादा खतरनाक हैगी, आज से अब ये मेरी फेवरेट है। और बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे होते हैं मेरी भी है। लेकिन ये लड़का यहाँ पर ये सब क्या कह रहेगा, यहाँ पर तो ये बार्गेनिंग कर रहा है, क्या है कोई बार्गेनिंग मास्टर है। इसके वर्ड तो सच में बहुत ज्यादा शार्प है। और यूमिना और बेन का अलग सीन देखकर ये लोग सबके सब हैरान हो जाते हैं, ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये लड़का कौन है। और यहाँ पर ये लोग बैठकर ये सब देख रहे होते हैं, पूरे इंटरनेट में यही चल रहा होता है। और बेन कहता है ये सब देखकर, यहाँ देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया हमारे बारे में बात कर रही है। और यहाँ लाइट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये इंटरनेट की बातें। ओडो कहती है क्या है थोड़ा सा अजीब नहीं है। ये सुनने के बाद बेन कहता है क्या हुआ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। ओडो बताती है वो जो इंसान था उसे तो उन सब में से टॉप होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहां पर एक और इंसान था उस क्लास में और उससे और ज्यादा ताकतवर। मुझे लगा कि तुम इतने शार्प है, तुम नोटिस कर लोगे ये सब। और ये सुनने के बाद बेन हंसते हुए कहता है मेरा बहुत ज्यादा फोकस था तुम्हारी लड़ाई के ऊपर, इसलिए मेरी नजर कहीं पे गई नहीं। और अपने मोबाइल को चेक करते करते लाइट कहता है वैसे बेन तुम्हारे नाम की चर्चा यहाँ पे पूरे स्कूल की कम्युनिटी में भी चल रही है। और बेन कहता है बिल वो लोग उससे तो कुछ नहीं कर सकते, जिसने हराया था उनके क्लास के टॉप स्टूडेंट को, इसलिए वो सारे के सारे अपनी उंगली मेरे ऊपर उठा रहे हैं। और ये सुनकर डो कहती है लेकिन वो सिर्फ ये बातें नहीं कर रहे हैं। और यहाँ लाइट बाजू की तरफ देखकर कहता है और वैसे कि यहाँ पे हम लोग हमेशा से दूर दूर थे और हम देखते हैं यहाँ पे रिचल बहुत दूर बैठी हुई होती है और अभी भी इसे डर लग रहा होता है और कप आ रही होती है। और ये सब देख के सबके सब शांत हो जाते हैं। और बेन मन में कहता है ऐसा लगता है रिचल डो से बहुत ज्यादा डर चुकी है और वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती उसके आसपास। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कोई लोग सेम रूम कैसे शेयर कर रहे होंगे। ऐसा लगता है अभी भी नर्वस है कि पहले की चीज को लेकर। चलो तो फिर मुझे इसको ट्राई करना चाहिए इसको कंफर्टेबल करने के लिए। और यहाँ एक जान निकालता अपनी इन्वेंटरी से और सबसे कहता है सबके सब जरा इसे देखो और हमें बताते हैं इसके बारे में। ये एक स्पेशल एलिक्सर जेम है जिसको बेन ने बनाया अपनी एबिलिटी से और इसमें हजारों फलों का मिक्सचर है। इसके स्पेशल इफेक्ट है, इसको यूज करके स्टेट को बढ़ा सकते हैं। और इसको देखकर लाइट कहता है ये क्या है। और बेन इसका ढक्कन खोल के कहता है अब देखो तुम्हें कितना मजा आता है, तुम सबके सब हैरान हो जाओगे उसको खा के। जरा ब्रेड देना मुझे तुम दोनों की। और यार रिचल अपनी मुंडी नीचे करके बैठी हुई होती है और उसके पास उसकी खुशबू आ रही होती है और उसको सूंघने के बाद रिचल हैरान हो जाती है और जल्दी से घूम के देखती जहाँ से खुशबू आ रही होती है। और बेन कहता है ये लो ट्राई करो। और यहाँ पर ये लोग ट्राई कर रहे होते हैं एक एक बाइट लेकर और जैसे ये खाते हैं ये घुल जाता है इनके मुंह में और बहुत पसंद आता है इनको। और लाइट कहता है आखिर ये कैसे इतना ज्यादा टेस्टी हो सकता है। और बेन हंसते हुए कहता है क्यों अच्छा है ना। और ये दोनों दोनों लगातार इसे खाते जा रहे होते हैं। तुम अच्छे की बात कर रहे हो, ये तो अच्छे से भी ऊपर है ये चीज तो। और उसके पास कोई शब्द नहीं होता इसके टेस्ट को बताने के लिए। ओडो कहती है मैंने बहुत सारी मीठी मीठी चीज खाई है लेकिन ये चीज तो पूरे अलग ही लेवल पर है। और बेन उनसे कहता है तुम बस डिलीशियस कह सकते हो। और बाजू में मुड़ के देखता है रिचल को, रिचल जल्दी आओ यहाँ पर। और यहाँ पे रिचल के मुंह में भी पानी आ रहा होता है और जल्दी से बेन की बाजू में आके कहती है क्या तुम मेरे लिए भी एक बना सकते हो। और बेन कहता है हाँ ये तो बहुत ज्यादा आसान है। और एक रिचल को बना के देता है और रिचल लाती है उसे अपने मुंह के पास और जैसी खाती है ये भी खो जाती है उसी स्वाद में। और बता रही होती है ये तो खुद एक फ्रूट का एसेंस है, अब तक का सबसे स्वादिष्ट फल का स्वाद। और लाइट कहता है बेन क्या तुमने इसे भी अपनी एबिलिटी से बनाया है। और डो कहती है क्या मुझे एक और मिल सकता है। और ये सुनकर बेन कहता है ऑफ कोर्स ये लो जितना तुम्हें पसंद है उतना खाओ। और डो खाने के बाद अपनी उंगली छाटते हुए कहती है मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने बहुत ज्यादा महंगी चीज खाई है। और बेन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, ये इतना भी ज्यादा महंगा नहीं है और जबकि हम लोग एक टीम है तो हमें अच्छी अच्छी चीज शेयर करना चाहिए एक दूसरे के साथ। तुमने पहले मुझे जो काइंडनेस दिखाई थी तुम उसको रिटर्न में ये मेरे तरफ से एक फेवर समझ लो। और डो कहती है लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा है। और खड़े होकर कहती है ठीक है मैंने अपना मन बना लिया है, जो तुमने मुझे ये दिया है इसके रिटर्न में। और बेन की टाई पकड़ के खींचती अपनी तरफ और उसको ठीक सामने आके कहती है मैं तुम्हें खुद पर्सनली मार्शल आर्ट सिखाऊंगी। और अचानक से ऐसा होता देखकर बेन हैरान हो जाता है। और उसके बाद हमारा सीन इस जगह पे शिफ्ट होता है, ऊपर से एक रोशनी से आती है और यहाँ इस जगह पर बेन और डो टेलीपोर्ट को यूज करके आ जाते हैं। और डो बाजू में जाते हुए कहती है तो यहाँ पर ऐसी भी जगह है, बस मेरी बॉडी को अच्छी खासी जगह मिल जाए मूव करने के लिए तो ये जगह उसके हिसाब से ठीक है। और बेन आसपास देखे कहता है ये जो ट्रेनिंग रूम है वो तुम्हारे साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, क्यों है ना, जैसा सोचा था यूनियन क्लास से। तो जबकि हम बीच में खाना छोड़ के यहाँ पर आ चुके हैं तो तुम मुझे यहाँ पे क्या सिखाने वाली हो। और डो कहती है ये जो जगह है ये काफी है इसके लिए। और घुमा रही होती लकड़ी की तलवार को बहुत स्पीड में, इधर उधर मत घूमना लापरवाह होके वहीं खड़े रहो। और सुनकर बेन हैरान हो जाता है हाँ। और डो अपना स्टैंड लेके कहती है चलो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। और सोट के पीछे से अपने हाथ से पुश करती है और झटके से सोट को आगे कर देती है बेन की तरफ। और ये करने से उसमें से बहुत सारा हवा का प्रेशर निकलता है और ये सब होता देखकर बेन हैरान हो जाता है। और डो बताती है इसे कहते हैं थ्रस्ट और
हमें बताते हैं एक ऐसी मूव जिसे किया गया हो बिना किसी हेजिटेशन और डाउट के। इस पे भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ऐसे स्ट्राइक को किसी इंसान द्वारा किया गया हो, लेकिन इतने कम समय के अंदर ही अंदर जो बेन था उसने एक चीज को पता लगा लिया और वो चीज थी एक नया कॉन्सेप्ट। और इसको देखकर बेन मन में कहता है पेनिट्रेशन, आखिर क्यों? ये तो शॉर्टबेन से पेगी, तो आखिर यहाँ पे पेनिट्रेशन क्यों दिखा रहा है? ओडो एमसी को बुला रही होती है, बेन क्या हुआ तुम्हें, तुम मेरी बात सुन रहे हो? और बेन जल्दी से अपने खालों से बाहर आके कहता है मुझे माफ करना। ओडो कहती है फोकस और इस पे अटेंशन दो, जो ये थ्रस्ट है इसका कोई भी फॉर्म नहीं है, एक थ्रस्ट को तुम कैसे भी कर सकते हो, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। और जो मैं तुम्हें अभी इस समय दिखा रही हूँ ये इसका बेसिक है और एक मीनिंग है थ्रस्ट का। चाहे तुम ये कितनी बार भी करो, चाहे किसी भी जगह पर, थ्रस्ट करते समय तुम क्या मिमिक करते हो और अल्टीमेटली आखिर की सोरा और फोर्स के साथ तुम थ्रस्ट करते हो। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं लेकिन जो अल्टीमेट बेसिक है वो ये है, सिर्फ थ्रस्ट करना, बिल्कुल मत भूलना इसे। और ये सब सुनने के बाद बेन मैंने बोलता है अल्टीमेट बेसिक जो डो ये सब करके दिखा रही है उसने पूरी तरीके से मास्टर करके रखा है इसे कॉन्सेप्ट को। और ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा गहराई में और मिक्स करना सारे के सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ, ये शायद इसके लिए ये एसेंस है थ्रस्ट का। और इसी के बीच डो बेन से कहती है क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? और बेन कहता है श्योर। और बेन जा रहा होता है उसको यूज करने के लिए और कहता है मेरी नकल थोड़ी सी अनाड़ी होगी तो इसलिए मेरे पे हंसना मत। और यहाँ डो हंसते हुए कहती है अगर तुम मुझे परफेक्टली कॉपी कर दोगे शुरुआत से लेकर लास्ट तक तो मैंने जो इतने साल इसको मास्टर करने के लिए लगाए हैं वो तो पूरे बर्बाद चले जाएंगे। और अचानक से एमसी यहाँ पर एक थ्रस्ट मारता है, ये देखकर डो भी थोड़ा सा चौंक जाती है और मन में कहती है कहीं इसका मतलब क्या इसने सच में मुझे एक बार देखकर इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया है? और बेन कहता है नहीं अभी भी सही नहीं था, मुझे अच्छे तरीके से फोकस करना होगा। फोकस करो, मैं इसे पूरी तरीके से एक जैसा नहीं कर पा रहा हूँ। अभी तक मैं सबसे ज्यादा फोकस था कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ने में, मुझे लगता था कि सिंपली मैं अपनी ताकत इनको कंबाइन करके बढ़ा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ ये सब कुछ नहीं है। जो मेरी पावर है जितनी ज्यादा मैं प्रैक्टिस करूंगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। सोचो इसको लेकर, यहाँ पर बहुत सारे तरीके थ्रस्ट करने के, तो आखिर मुझे पेनिट्रेशन क्यों दिखा? ये इसलिए क्योंकि इसके लिए जो थ्रस्ट है वो जरूर टारगेट के आर पर जाता बिना फेल हुए, इसका मतलब ये एक डेडली मूव है। और बेन को ये टेक्निक करते हुए डो देख रही होती है हैरानी से और बेन से कहती है रुक जाओ, यहाँ शुरुआत से तुम्हें अपने आप को इतना ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें दिखाया था तो तुम इसे बाद में ट्राई कर सकते हो जब तुम यहाँ से किसी बड़े एरिया में हो और या तो किसी ऐसे एनिमी के सामने जिसको तुम मारना चाहते हो। और बेन हाँफते हुए कहता है ठीक है। और अचानक से बेन के सामने बहुत सारे सिस्टम के मैसेज आते हैं और उसको देखकर हैरान हो जाता है हाँ। और हंसते हुए कहता है क्या मैंने अपने स्टेट्स बढ़ा दिए बस शॉट को थोड़ा सा इधर उधर घुमाने से ही? अगर मेरे पास इस तरीके का टैलेंट होता तो फिर तो मजा ही आ जाता। और बेन हैरान हो जाता है किसी चीज को देखकर, आखिर ये क्या है? मेरे स्टेट तो सच में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जो पेनिट्रेशन है क्या है किसी तरह का कॉन्सेप्ट है जो मेरे को अभी भी मिल चुका है और ये तो ऑलरेडी 16 तक पहुंच चुका है। और जो स्वॉर्डमैनशिप है जो बढ़ने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रही थी, भले मैं इसके लिए कितने भी गोब्लिन क्यों ना मार दूं, लेकिन अभी डायरेक्ट 20 पे पहुंच चुकी है। मेरी कॉम्बैट एबिलिटी तो पूरी डबल हो चुकी है, क्या ये पॉसिबल भी है? और डो बेन से कहती है मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हारे सामने इस तरीके से हार जाऊंगी। आखिर किसने सोचा था कि तुम यहाँ पे दिखाओगे टेक्निक की एसेंस को, एक फ्री फॉर्म जो फॉर्म है एक वेपन का। और एमसी हैरान होता है सुन के, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मैंने तो सिर्फ फॉलो करा जो तुमने बताया था और ऐसा लगता है मैंने ऐसा कुछ कर दिया बिना कुछ पता लगे। और डो गुस्से में बोलती है ऑनेस्टली अगर तुम ऐसा दिखाओगे कि इस टेक्निक को करना इतना आसान है तो आखिर कौन मेहनत करेगा इसको पूरी तरीके से मास्टर करने की? और ये सब सुनकर बेन कहता है हाँ ये बात तो सच है, लेकिन शायद ये इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी टेक्निक इतनी ज्यादा अच्छी है। और ये सुनकर डो ब्लेस करने लगती है। और बेन बता रहा होता है मैं बस ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, जब मैंने तुम्हारी ये पहली बार मूवमेंट देखी थी मैं अच्छे से महसूस कर पा रहा था उसके पीछे की गहराई को। और इस सब ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया क्या कोई इंसान सच में इस लेवल तक की ट्रेनिंग कर सकता है? मैं बहुत ज्यादा खींचा चला गया था इस गहराई में और मैं उसमें इतना खो गया था कि मैं टाइम को तक भूल गया था। और ये सब सुनकर ब्लेस करती हूँ डो मैंने बोलती है ये लड़का भी ना, सच में हम लोग एक दूसरे को लंबे समय से जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऐसी चीजें इतनी आसानी से कह रहा है। और बेन डो से कहता है इन्हें के जो तुम्हारा तरीका सिखाने का वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, जो एलेक्सर को लेकर बात थी तुम उसको मुझ पर छोड़ सकती हो। और ये सुनकर डो कहती है जो मैंने तुम्हें आज सिखाया आएगा वो तो उसके सामने अभी कुछ भी नहीं है। और बेन हैरान होकर कहता है क्या सीरियसली? तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए? और डो हंसते हुए कहती है चिंता मत करो, आज की जो मेरी हार थी उसको मैं पूरा कर दूंगी ओवर टाइम से, तो इसलिए अच्छे से तैयार हो जाओ। चलो अब ठीक है, अब टाइम आ चुका अगले लेक्चर का, तो चलो अब यहाँ से बाहर चलते हैं। और बेन शर्माते हुए कहता है ठीक है। और टेलीपोर्ट होकर यहाँ से जा रहा होता है और जाते हुए कहता है वाओ मैंने तो ये सोचा नहीं था कि तुम इस तरीके का भी एक्सप्रेशन दे सकती हो। और उसके बाद हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है एकेडमी की बिल्डिंग पर और यहाँ पर रिचल सीधा चलते हुए जा रही होती है अपनी मोबाइल में देखते हुए। और यहाँ पर रिचल के सामने ये लोग आ जाते हैं और जल्दी से अपना हाथ सामने लाकर रिचल को वहीं पर रोक लेता है और उससे कहता है हे लड़की। और रिचल हैरान हो जाती है उसको ऐसे करते देखकर और ये रिचल से कहता है आखिर तुम कहाँ पे जा रही हो? और रिचल हैरान हो जाती है उसको ऐसे क्वेश्चन को सुन के। हाँ। और तभी बाजू में से इसके सामने एक जन अपने हाथ को कर देता है जिसने रिचल को यहाँ पे रोका था और ये अपने सामने हाथ देखकर हैरान हो जाता है। हाँ। और हम देखते हैं वो लाइट होता है और जिसने रिचल को रोका था वो कहता है आखिर ये सब क्या कर रहे हो तुम? और लाइट उससे कहता है ये सेम क्लास में जिसमें मैं हूँ, आखिर तुम इससे चाहते क्या हो? और लाइट की बात सुन के इसको गुस्सा जाता है। हाँ आखिर कहाँ से तुम्हारे जैसा एक
एक लो लाइफ का कुत्ता यहाँ इस सबके बीच में आ रहा है, निकल जाओ यहाँ से। और ये सुन के लाइट को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है और इन्हीं सबके बीच पीछे से बेन और डो यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और बेन कहता है मैं आशा करता हूँ कि मैं लेट ना हुआ हूँ। और डो कहती है ये तो परफेक्ट टाइमिंग है, अभी क्लास स्टार्ट हुई है। और बेन सामने लाइट और टीचर को देख के कहता है हे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग जा नहीं रहे हो क्लास के अंदर। और क्लास के शुरू होने की वजह से ये लोग भी जा रहे होते हैं। और जिसने रिचल को रोका था वो जाते हुए कहता है आपसे ध्यान रखना तुम अपने आप का, तुम बादशाह कहीं के। और लाइट अभी भी सामने होता है रिचल को बचाने के लिए। और रिचल लाइट को कहती है तुम्हारा शुक्रिया। और ये सब देखकर बेन कहता है आखिर ये सब लोग कौन थे। और लाइट कुछ कहता नहीं है, बिल्कुल शांत रहता है। और बेन उसको शांत देकर कहता है आखिर हुआ क्या है। और हमारा सीन यहाँ शिफ्ट होता है क्लास के अंदर, यहाँ टीचर सबको पढ़ा रहे होते हैं। और यहाँ पीछे से एक जन फोटो खींच रहा होता है रिचल की और कहता है सीरियसली मैंने अभी से ऐड कर लिया अपने कलेक्शन में। और ये लोग यहाँ पीछे बैठ के चढ़ा रहे होते हैं। और बीच वाला कहता है आखिर तुम्हारे जैसा एक कीड़ा उस टावर को चढ़ने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्या यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं जो तुम लोगों पे सूट करे। क्या अच्छा काम, अगर तुम काम करोगे मेरी फैमिली के लिए तो तुम्हें वहाँ पे अच्छा लाड़ प्यार मिलेगा, क्यों क्रेजी नहीं है लोल। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहली बोली मैं लगाने को तैयार हूँ तुम्हारे ऊपर। और ऐसे बोलते हुए हंस रहे होते हैं वो लोग। और यहाँ पर बेन और लाइट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और सामने टीचर को देखकर बेन मन में बोलता है चाहे तुम कहीं पे भी क्यों ना चले जाओ, जो लोग हैं वो हर जगह सेम ही होते हैं। लेकिन सीरियसली आखिर इन टीचर के साथ क्या है, ये लोग यहाँ पर इतना तेज तेज बोल रहे हैं लेकिन इन्हें कुछ यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या ये इन्हें इग्नोर कर रहे हैं और या तो इन्हें सुन नहीं पा रहे हैं। और लाइट अपनी सीट से उठ के चिल्लाते हुए बोलता है टीचर। और ये सुन के टीचर कहते हैं स्टूडेंट क्या तुमने मुझे बुलाया। और लाइट कहता है ये जो बाकी स्टूडेंट है यहाँ पर ये बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहेगा पढ़ पाना, क्या आप प्लीज कुछ करेंगे इन लोगों को लेकर। और टीचर कहते हैं ओ हाँ तुम लोगों ने सुन लिया ना, अब तुम में से यहाँ पर कोई भी बात मत करना यहाँ पे मेरे पढ़ाने के दौरान, और सिर्फ फोकस करो उसके ऊपर जो मैं बोल रहा हूँ। चलो तो अब हम लोग कहाँ पर थे। और टीचर को ऐसा करते देखकर लाइट और बेन हैरान हो जाते हैं। और बिन मन में कहता है क्या इतना सब करने के बाद सिर्फ इतना ही। और बाजू में से वो स्टूडेंट लोग कहते हैं वाओ जरा देखो तो इस कमीने इडियट को, यहाँ पर ये शो ऑफ कर रहा है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा है। और इन तीनों में से राइट वाला कहता है हाँ इससे याद आया मैं इस लड़के की वजह से उस लड़की का नंबर नहीं ले पाया था, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या आएगी, क्या ये लोग यहाँ पर डेटिंग कर रहे हैं, नहीं ऐसा लगता तो नहीं इन लोगों को देखकर, लेकिन आखिर क्यों ये ऐसी एक्टिंग कर रहा है, जरा देखो तो इसकी बॉडी को, इसको देखकर लगता नहीं कि इसके टाइप की है। और हंस रहे होते हैं ऐसी लगातार, हाँ तुमने सही कहा। और ऐसी मजाक उड़ा रहे होते हैं इन लोगों का। और ये सब सुनने के बाद लाइट को बहुत तेज गुस्सा आता है और गुस्से में अपनी पेंसिल को तोड़ देता है। और बाजू में से बेन लाइट के कंधे पे हाथ रख के कहता है शांत हो जाओ। और बेन को ऐसा करते देखकर लाइट कहता है बेन क्या तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो, क्या मुझे होल्ड बैक कर लेना चाहिए इन लोगों के सामने, भले वो लोग हमारे क्लासमेट को लेकर कैसी भी बात ही क्यों ना करें। और बेन कहता है आखिर तुम करोगे क्या, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो क्या तुम उनसे फाइट करोगे, मैं ऐसे पॉइंटलेस सेक्शन के बीच में आना नहीं चाहता। और ये सुनने के बाद लाइट कहता है क्या पॉइंटलेस। और बेन अपने मोबाइल को निकाल के कहता है अगर तुम दिक्कत खड़ी करते हो क्लास के दौरान तो तुम्हें इसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे, तो इसलिए शांत रहो और यहाँ पर देखो। और ये सब देख के लाइट कहता है क्या इंटरनेट में यूट्यूब, आखिर इस सब का क्या मतलब है। और बिन बताता है यहाँ पर एक से ज्यादा रास्ते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, जो एक कमीने लोग हमारे पीछे से बात कर रहे हैं, अभी उन्हें पता चलेगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। और जैसी लाइट को समझ में आता है वो बेन से कहता है कहीं इसका मतलब तुम। और यहाँ पर बेन मुस्कुराते हुए बता रहा होता है उन लोगों को इडियट की तरह कितना भी हंसना है हंसे, जितनी भी वो लोग ये क्लास के दौरान बकवास बातें कर रहे हैं वो सबकी सब अब लाइव स्ट्रीम हो रही है। और यहाँ पर बेन का स्नेक कैमरा लेकर ऊपर बैठा हुआ होता है और सब लोग ये सब लाइव देखने के बाद चैट में उन लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, आखिर ये कौन लोग हैं, ये सब के सब तो साइको होंगे, ये लोग क्लास 7 की न्यूबीज हैं। और लगातार इनके बारे में ऐसी बातें कर रहे होते हैं। और बेन ये सब देख के कहता है रिएक्शन तो बहुत ही बढ़िया है इन सबको लेकर। और लाइट कहता है ये तो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं यहाँ पर। और ये सब देख के डो कहती है जैसे सोचा था, ये तो सच में स्मार्ट मूव है, लोगों के ओपिनियन को इसमें लाकर तुमने तो बड़ी चतुराई से यूनियन की हिस्ट्री बदल के रख दी। और बेन हंसते हुए कहता है ऐसा हो नहीं सकता कि मैं इन लोगों को इतनी आसानी से जाने दूं, रिचल के साथ ये सब करने के बाद मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं बर्बाद करके रख दूं इन लोगों को पूरी तरीके से। और इन्हीं सबके बीच पीछे से बजाती हूँ लड़कों की जो लोग इन्हें यहाँ पे चढ़ा रहे थे, हे ये सब क्या है डेमिट, यहाँ पर तो लाइव चल रहा है सब कुछ, शिट आखिर कौन यहाँ पर हम लोग को रिकॉर्ड कर रहा है, जल्दी से ढूंढो कहाँ पर है कैमरा। और उन लोग ऐसा करते देखकर बेनमैन ने बोलता है इडियट कहीं के। और इनमें से एक को दिख जाता है कैमरा यहाँ इसे स्नेक के मुंह में और चिल्लाते हुए कहता है हे जरा देखो वो रहा वहाँ पर, हाँ ये सब क्या हुआ, वो तो अभी गायब हो गया अचानक से ही। और ये लोग हैरानों के पीछे देखते हैं और यहाँ टीचर गुस्से में होते हैं तुम लोग का जो बिहेवियर है क्लास के अंदर वो बहुत ही बेकार है, क्या पहले जो लोग आवाज कर रहे थे वो लोग तुम ही थे, जल्दी से अपने क्लास और नाम को लिखो और निकल जाओ यहाँ से। और यहाँ पर ये लोग मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं टीचर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई है जिसने अपलोड कर दिया हमारी वीडियो को। और टीचर गुस्से में बोलते हैं मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से, और एक ब्लास्ट मार के निकाल देते हैं उन लोगों को यहाँ से। अब मैं उन लोगों को पूरे साल F ग्रेड दूंगा और तुम बाकी लोग क्लास में आवाजें करना बंद करो और जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। और ये सब सुनने के बाद बेन मैंने बोलता है वाओ भले ये पूरे टीचर नहीं है लेकिन ये कोई ऐसे भी नहीं है जिनके साथ पंगा लिया जाए, लेकिन फिर भी क्लास के लिए F मिलना, जो चीज उन लोगों ने रिचल के लिए कही थी वो तो इस सबसे बहुत ज्यादा थी। और ये सुनने के बाद लाइट कहता है हाँ मैं भी एग्री करता हूँ इस बात को लेकर, लेकिन जो उनकी स्कूल की लाइफ है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है। और ये सब सुनकर रिचल कहती है इतने
इतना सब काफी है, अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी यहाँ पर मदद करने के लिए। और रिचल की बात सुनकर आज बेन कहता है, नहीं मैंने इतना कुछ नहीं कराएगा, मैं तुम लोगों जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैंने बस एक तरीके को ढूंढा इस सब चीजों को हैंडल करने के लिए। तुम्हें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं सबके लिए मुझे शुक्रिया करने की। और ये सुनकर रिचल मुस्कुराते हुए देखती बेन की तरफ और लाइट मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन फिर भी अब मुझे पहले से और ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम हमारे क्लास प्रेसिडेंट हो बेन। और हमारा सीन यहाँ बाहर शिफ्ट होता है और यहाँ एक जन चिल्ला रहा होता है, हे तुम इधर। हाँ मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम प्रीटी बॉय। हाँ मैं तुमसे ही बोल रहा हूँ। और लाइट देखता है पीछे मुड़ के और जो भी चिल्ला रहा था वो बोल रहा होता है, हाँ मैं तुमसे ही बोल रहा हूँ, आओ यहाँ पर इधर। और ये सब देखकर बेन मैंने बोलता है, नहीं फिर से नहीं। और जो चिल्ला रहा होता है वो कहता है, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? और ये सब सुनने के बाद लाइट कहता है, अच्छा तो फिर क्या चाहते हो तुम मुझसे इस बार? और ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा गुस्से में खड़े हो जाते हैं लाइट के सामने। और ये बीच वाला अपनी तलवार लेके आया होता है लड़ने के लिए। और सामने लाइट से कहता है, चलो हमें बताओ आखिर कल क्या हुआ था, तुम कीड़े कहीं के। और यहाँ पे लाल वाला कहता है, उस लाइव ब्रॉडकास्ट की वजह से मेरे जो सेमेस्टर के नंबर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और ये गंजा मासाला बोलता है, जो सीनियर्स हैं वो लोग भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं सबके लिए, और जो हमारे क्लासमेट हैं वो लोग भी हमें अवॉइड कर रहे हैं, क्या तुम्हें पता है? और बेन यहाँ पर इनको देखकर मैंने बोलता है, जरा देखो तो इन्हें, यहाँ पर 3 स्टूडेंट एक स्टूडेंट को घेर के खड़े हुए हैं, लेकिन ये सब देखने के बावजूद भी ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सब देख करके तो ऐसा लग रहा है जो प्रोफेसर और स्टूडेंट हैं वो लोग हम जैसे लोअर डिमेंशन वालों को इंसान तक नहीं समझते हैं। वेल ऐसे हालात में सुअर और मुर्गे की कौन परवाह करेगा? और वो लड़के लोग चिल्ला के बोल रहे होते हैं, आखिर ये सब क्या है? क्या तुम इंसान हो? फिर से कहना आखिर तुमने क्या कहा? और लाइट कहता है, ऐसा लगता है तुम लोग समझ नहीं पाए हो, तो चलो ठीक है मैं फिर से कहता हूँ, अगर तुम सुनना चाहते हो जो अभी मैंने कहा, मैंने तुम लोगों से कहा था कि अच्छे से कहो, तुम जंगली कहीं के। और ये सुनने का दिन तुम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्या जंगली? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? तुम लोअर डिमेंशन के क्रीचर कहीं के, तुमने मुझे अभी जंगली कहा, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। और तभी लाइट अपनी तलवार निकालता है और इतनी स्पीड में घुमाता है जिससे सामने वाले के यहाँ से तलवार कट के दूर निकल जाती है। और बेन ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, आखिर ये सब क्या है? और यहाँ पे बेन को बहुत सारे लिखे हुए कॉन्सेप्ट दिख रहे होते हैं इसमें। और लाइट यहाँ पर लोगों से कहता है, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा अगर तुम मुझसे अच्छे से पूछोगे? और यहाँ पर डर जाता अपनी तलवार को सादा कटा हुआ देखकर। और लाइट अपनी चमकती तलवार लेके आता है गर्दन के पास, और ये सब होता हुआ देखकर डर जाता है और वहीं उसके सामने घुटने ऊपर आ जाता है। और लाइट कोल्ड तरीके से उसको तरफ देखकर कहता है, फिर मैं एग्री होऊंगा तुमसे बात करने के लिए। और बेन लाइट को देखकर कहता है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, ये तो अचानक से पूरी तरीके से चेंज हो गया, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल भी है? क्या है सब कुछ इस शॉट की वजह से हुआ है? और आखिर वो किस तरह के कॉन्सेप्ट थे जो चमकते हुए लगातार इसमें से निकल के आ रहे थे? और ये लाइट इसके सामने इससे कहता है, ये अच्छा है कि अब सब कुछ शांत हो चुका है, तो चलो जबकि हेलो है अच्छे तरीके से हो चुका है तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और यहाँ पर जो लाइट के सामने घुटने पर था वो मैंने बोलता है, मैं अपने पैरों को मूव नहीं कर पा रहा हूँ इस खतरनाक प्रेशर की वजह से। और पीछे से इसका लाल वालों वाला साथी चिल्लाते हुए कहता है, तुम कीड़े कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और यहाँ पर डो ये सब देख रही होती है और कुछ कहती नहीं है। और यहाँ पर लाइट बाजू में टीचर से कहता है, टीचर। और टीचर भी चौंक जाते हैं, आखिर किस तरीके की सजा मिलती है उस ग्रुप को जो अचानक से अपने क्लासमेट के ऊपर हमला करता है, और वो भी रियल शूट के दौरान। और ये सुनकर टीचर बनने बोलते हैं, आखिर तुम मुझसे अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हो? और खांसते हो कहते हैं, वेल हमारी जो अकेडमी वो थोड़ा बहुत खुद ही एंकरेज करती है ऐसे स्पारिंग मैच में कुछ हद तक पार्टिसिपेट करने के लिए। ये सब सुनकर लाइट कहता है, लेकिन मैंने किसी भी तरीके का स्पारिंग मैच एक्सेप्ट तो किया ही नहीं। और टीचर कहते हैं, हाँ ये बात सच है, लेकिन तुमने खुद अपना एक पर्सनल आर्टिफैक्ट यहाँ पर निकाला है, क्यों? और लाइट कहता है, मैं बस रिस्पॉन्स कर रहा था अपने ऊपर होने वाले अटैक को लेकर। और टीचर कहते हैं, लेकिन तुम इस बात को लेकर मना नहीं कर सकते कि तुमने सबसे पहले अपनी एनर्जी को रिलीज करा था। और लाइट कहता है, ये मैंने इसलिए करा जिससे मैं डैमेज को अवॉइड कर सकूं। क्या तुम यहाँ पे खड़े होकर कुछ नहीं करता टीचर? और टीचर गुस्से में कहते हैं, क्या कहा तुमने? और उन दोनों की सब बातें सुन के बेन हैरान के मन में कहता है, ऐसे लगता है जो लाइट की कंडीशन है वो कुछ ज्यादा बिगड़ गई है। और यहाँ पर लाइट गुस्से में कहता है, तो आखिर उस सबको लेकर आप क्या कहेंगे जितनी भी बदनामी और अपमान इन लोगों ने मेरा करा है? और ये सुनकर टीचर कहते हैं, अच्छा ये मुझे माफ करना, लेकिन ऐसा होता हुआ मैंने कुछ देखा नहीं है। और ये सुनकर लाइट को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, आखिर क्या कहा तुमने? आखिर क्या मतलब था तुम्हारा इस सब से? क्या तुम सीरियस हो? तुम ये सब कह रहे हो वो भी ऐसे समय पर? और इन्हीं सब के बीच एक जन अपना हाथ आगे बढ़ाता और कहता है, सच में तुम बेवकूफ कहीं के। और हम देखते हैं डो होती है और मार देती है अपनी उंगली सीधे लाइट के सर पे, और ये भी उल्टा हो जाता है खाने के बाद। और जैसे ही पड़ता लाइट को, लाइट भी होश में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, डो तुम। और डो कहती है, कितना ज्यादा आवाज कर रहे हो? आखिर तुम कौन हो जो तलवार लेकर इतने हाई और माइटी होने का नाटक कर रहे हो? और लाइट चिल्ला रहा होता है, ये दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। और बेन ये सब देखे कहता है, वो एनर्जी अब जा चुकी है। और पीछे उन टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ गुस्से में जाते हुए कहते हैं, तुम लोअर डिमेंशन के लोली क्रीचर कहीं के, कितने ज्यादा एरोगेंट हो तुम। और यहाँ पर बेन और रिचल हैरानी से देख रहे होते हैं ये सब कुछ। और बेन रिचल से कहता है, ये थोड़ा सा डेंजरस था, क्यों है ना? जैसा सोचा था लाइट से, ये सच में बहुत ज्यादा बड़ा बम है। और यहाँ पर डो डांट रही होती है लाइट को, जरा देखो तो तुम कैसे चिल्ला रहे थे, बस इसलिए क्योंकि तुमने एक डिसेंट से डिवाइन वेपन को पकड़ लिया था।
क्या ये तुम्हारा असली नेचर है? और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अकेडमी की बिल्डिंग पर और यहाँ पर बेन कहता है तुम्हें पता है मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, अगर हम इस तरीके से ही चलते रहे तो हमें अकेडमी में अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करा जाएगा। और ये सुनने के बाद लाइट कहता है क्या तुम ये कह रहे हो? और बेन गुस्से में कहता है हाँ आखिर तुम्हारा क्या मतलब है कहने से? मैं कोई ट्राई नहीं कर रहा हूँ टीचर के साथ लड़ाई करने का, और यहाँ तक कि मैंने अप्लाई करा है स्पारिंग मैच के लिए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है हम दोनों सेम पोजीशन में? और लाइट कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे ये लगा कि मैं थोड़ा सा इंप्रूव कर पाऊंगा अपनी सिचुएशन को जैसा तुमने पिछली बार संभाला था। और बेन गुस्से में कहता है आखिरी में मैंने भी ऑलमोस्ट बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी थी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है तुम वहाँ अकेले चले गए उन लोगों के पास जो लोग हमें प्रोवोक कर रहे थे और ट्राई करने लगे टीचर के साथ लड़ने का। और लाइट माफी मांग रहा होता है मुझे माफ कर दो। और बेन मन में कहता है वेल क्या जो ये लाइट है वो क्या बजक मोड में जा रहा है? अगर ये नॉर्मल लाइट होता तो वो इस तरीके से वहाँ पर बिहेव नहीं करता। वहाँ तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि अचानक से पूरी तरीके से चेंज हो गया हो, बिल्कुल ऐसा जैसे कि इसके बदले कोई दूसरा ही आ गया हो। और ये सोर्ड इसकी वजह से हुआ होगा शायद ये सब कुछ। और सामने लाइट से कहता है लाइट बस मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे सामने ऑनेस्ट होकर बात करो, ये पावर जो तुमने दिखाई थी कुछ समय पहले तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो ना, क्यों? और लाइट खड़े होकर कहता है ऑफ कोर्स, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता तो मैं कैसे पास कर पाता इंट्रेंस टेस्ट को? अभी इस समय तो मैं टीचर की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था। और बेन कहता है और ये सब इसलिए क्योंकि उन्हें झूठ कहा था। वेल झूठ बोलना बहुत ज्यादा बुरी बात है ना? और लाइट भी आपको पता है वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स। और बेन लाइट से कहता है ठीक है तो मुझे तुम्हारे पर भरोसा है, तुम कंट्रोल कर सकते हो। और लाइट कहता है मुझ पर भरोसा करो, मैं मेक श्योर करूंगा कि आज के दिन जैसा आगे कभी भी ना हो। और डो लाइट से कहती है चलो कम से कम तुमने ये कहा कि ये कोई परेशानी की बात नहीं थी, लेकिन तुम्हें ऐसे डिवाइन ऑब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल होते हुए देखना ये तो एक अलग ही नजर आता। और ये बातें लाइट को बहुत ज्यादा चुभ रही होती है। और डो मन में कहती है तुम्हें और ज्यादा डांट खाने की जरूरत है। और बेन मन में कहता है चलो जाने दो ये सब कुछ आगे बढ़ते हैं। और डो एमसी से कहती है बाय द वे बेन। और बेन भी देखता है हैरानी से हाँ मुझे फील होना स्टार्ट हो चुका है जो एडवाइस हमें टीचर ने दी थी कुछ दिनों पहले, अगर हम लोग लगातार ऐसे चलते रहे तो जो स्कूल लाइफ है वो धीरे धीरे बिगड़ते चले जाएगी। अगर तुम फ्यूचर को लेकर कुछ सोच रहे हो तो मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे वो बताओगे एज अ क्लास प्रेसिडेंट। मैं जानना चाहती हूँ तुम क्या सोच रहे हो इस सब को लेकर। और डो के मुंह से सुनने के बाद बेन मन में कहता है मेरे मन की बात कि मैं क्या सोच रहा हूँ। हाँ यहाँ पर जो मेरी कुछ दिनों से स्कूल लाइफ चल रही है मैंने डेफिनेटली इन चीजों को नोटिस करना शुरू कर दिया है कि किन किन चीजों से हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है। यहाँ पर लोगों का जो माइंडसेट है बर्थ और इंस्टेंस को लेकर, अजीब सा गुस्सा लो डिमेंशन वालों को लेकर, और एक पुराना सिस्टम जो इस सब में अपनी पूरी सहमति दे देता है। आखिर हमारे जैसे बाहर के लोग ऐसी जगह पे आखिरकार कर भी क्या सकते हैं जहाँ पर ये सब चीजें कॉमन सेंस है। और ये सब सोचने के बाद बेन सबसे कहता है हे गाइस आखिर क्या सोचते हो तुम इसको लेकर? हम लोग यहाँ पर लोगों से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं और या तो हम लोग कैसे उन लोगों के फेवर को गेन कर सकते हैं? और ये सुनने के बाद ये तीनों के तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं। और लाइट कहता है बातचीत करके। और डो कहती है पावर शायद। और रिचल तो अभी भी कंफ्यूज होती है, उसको तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आया होता है। और बेन बताता है नहीं नहीं ये सब नहीं, तुम लोगों के पास वो ऑलरेडी पहले से ही है। हाँ बिल्कुल यही, और वो है तुम्हारे लुक्स। और डो बेन से कहती है चलो एक चैलेंज बनाते हैं जिसमें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी दिखाएंगे। और इस सुनने के बाद बेन कहता है हाँ, और अर्थ में जहाँ से मैं आया हूँ उस जगह पे ये चीज तो बहुत ज्यादा कॉमन है। हम लोग अपनी इमेज और शो को बनाएंगे जनरल पब्लिक के लिए। जब तुम अपनी इमेज बनाते हो लोगों के माइंड में तो ये क्रिएट करता है एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी, हाँ थोड़ा सा और राइट को, और ये डेवलप होकर रिस्पेक्ट में बदल जाती है और यहाँ तक कि टारगेट के लिए इज्जत भी बढ़ाने का काम करती है। और इस सुनने के बाद लाइट कहता है लेकिन बेन अगर हम लोग एम कर रहे हैं रिस्पेक्ट के ऊपर तो हमें इसके लिए यहाँ पर ऐसे लड़ाई क्यों करना है? और बेन कहता है नहीं ये कोई नाटक नहीं है, ये जो स्पारिंग मैच है ये सब कुछ एक प्रॉपर स्पारिंग मैच है, इसलिए इसको सीरियसली लो लाइट। और इस सुनने का लाइट मन में कहता है क्या तुम अब जाके मुझे कह रहे हो सीरियस होने के लिए? और वो भी ऐसे लड़ाई के बीच अचानक से ही। और यहाँ पर ये लोग फाइट करना शुरू कर देते हैं। ओडो कहती है बेन चिंता मत करो तुम बिल्कुल इसके बारे में, ऐसे स्पारिंग मैच में अगर एक आध बार तुम अगर तेजी से पड़ गए तब जाके तुम अपने आप ही सीरियस हो जाते हो। ओडो यहाँ पर लाइट को धोबी पछाड़ दे रही होती है और यहाँ पर बेन पूरी की पूरी लड़ाई को रिकॉर्ड कर रहा होता है। और लाइट जो इतना तेज जमीन पे गिरा था वो उठ रहा होता है सर को पकड़ते हुए। ओडो कहती है हाँ क्या सिर्फ तुम इतना ही कर सकते हो? हाँ अभी ये सब दिखने पर अभी मेक सेंस करता है कि आखिर क्यों वो तुम्हारी सोड ऐसे तुम्हें कंट्रोल कर पाई। अगर तुम अपनी सोड को निकालना चाहते हो तो तुम निकाल सकते हो, लेकिन भले अगर तुम ये कर भी देते हो मुझे डाउट है कि हम दोनों के बीच का जो गैप है वो तब भी पूरा नहीं होगा। और ये सुनने का लाइट को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम। और बेन यहाँ पर रिकॉर्ड करते हुए कह रहा होता है हाँ लाइट बिल्कुल ऐसे करते रहो, तुम बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो। और परेशान होते हुए रिचल कहती है बेन क्या तुम्हें सच में लगता है ये सब करने से हमारी स्कूल की लाइफ आसान हो जाएगी? मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। और बेन बता रहा होता है वेल ये सब चीजें इतने आसानी से चेंज नहीं होंगी, लेकिन इस सब की वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा। जरा सोचो इसके बारे में, अगर वो लड़के लोग जो कुछ समय पहले हमें परेशान कर रहे थे और उन्हें अभी भी ये पता चल जाए कि हम लोग कितने स्किल्ड हैं तो वो लोग डेफिनेटली हमसे आगे कभी पंगा नहीं लेंगे। और रिचल कहती है वेल ये बात तो सच है। और लाइट कहता है हाँ, और मन में कहता है जरा देखो तो इन लोगों को, ये लोग बिल्कुल ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि जमीन की कार्डबोर्ड की बनी हुई हो। एनीवे तुम इसके रिजल्ट के बारे में अभी से चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारी जो खूबसूरती है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है और तुम्हारा टेंशन लेना किसी ऐसी चीज को लेकर। और ये सुनने के बाद रिचल चौंक जाती है हाँ। और बेन कहता है रिचल से
क्या तुमने इसके बारे में नहीं सुना? एक खूबसूरत चेहरा और ज्यादा अच्छा लगता है जब उस पर स्माइल होती है, और ये टोटली तुम और रिचल, तुम्हारा ऐसा चेहरा जैसे तुम किसी को भी जीत सकती हो, चाहे तुम कहीं भी किसी भी जगह पे क्यों ना चले जाओ। तो इसलिए बहुत ज्यादा शेम की बात है इसे ऐसे टेंशन लेके बर्बाद करना, कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और ये सुनकर रिचल भी क्यूट तरीके से शर्माते हुए बेन की तरफ देख रही होती है, और बेन कहता है तो इसलिए सारी चिंता को बात के लिए छोड़ दो, और अभी जो ये समय चल रहा है उसको एंजॉय करो। और रिचल ब्लश कर रही होती है और मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है, और मन में बोलती है ये बहुत ज्यादा अजीब है, जब भी बेन कुछ कहता है मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी सा फील होता है। और ये आरीना में डो बढ़ रही होती लाइट की तरफ, और उससे कहती है आखिर तुम जा कर आए हो? मैंने तो अभी भी वार्म अप करना स्टार्ट करा है। और यहाँ पे लाइट चिल्लाते हुए भाग के आ रहा होता है, बेन मुझे बचाओ, ये इंसान नहीं है। और रिचल यहाँ पे मन में कहती है तो मुझे भी अब ट्राई करना चाहिए इस मोमेंट को एंजॉय करना। और हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर रिचल ये खाने के बाद रोते हुए कहती है मैं नहीं खा सकती इसे, ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। और बेन यहाँ पर इसको रिकॉर्ड कर रहा होता है, तुम ठीक रहोगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा रिचल, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। और रिचल कहती है आखिर हम लोग अभी भी क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? और रोथरा में बताते हैं जैसा बेन को सजेशन मिला था, उसने अब अपनी वीडियो को अपलोड करना शुरू कर दिया था अपने रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर अपने चैनल रिबेलियन में, और इसको लेकर रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा थे। यहाँ पर लोग अब डो लाइट की वीडियो को देखकर कमेंट कर रहे होते हैं वाओ क्या है सच में रियल है? क्या ये लोग वही नहीं है जो लोअर डिमेंशन से हैं? क्या है फेक है? मुझे तो इसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा है। और यहाँ पर दूसरी वीडियो में चारों चारों गेम खेल रहे होते हैं, और ये सब देखकर लोग कहते हैं आखिर ये क्या है? इसे कहते हैं बोर्ड गेम, इसमें तुम अपने पीस आगे बढ़ाने पड़ते हैं, जो रूल बुक में रूल है उसके अकॉर्डिंग। क्या है सच में नया गेम है? इसके रूल तो बहुत ज्यादा सिंपल हैंगे। वाओ यहाँ पर तो अब गोडेज भी हैंगी। ये सब देख करके ऐसा फील नहीं हो रहा कि इस जगह की खुशबू बहुत ज्यादा अमेजिंग होगी। और दूसरा कहता है तुम परवर्ट कहीं के, जरा देखो तो ये तो बहुत ज्यादा क्यूट हैगी, मैं तो यहाँ पे मारा जा रहा हूँ क्यूटनेस ओवरलोड की वजह से। रोशेल तुम जरूर हेवन से आई होंगी। हाँ अब अगला तो लाइव होने वाला है। क्या सच में? ये तो बहुत ज्यादा औसम है, लेकिन जरा रुको, लाइव स्ट्रीम का जो टाइम है वो तो कल का आएगा। और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या क्या कल का दिन वो नहीं है जिस दिन हमें टावर को क्लाइम करना है? और यहाँ पर ये सबके सब देख रहे होते अपने चैनल को, और भी हैरान होकर कहता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा इसके ऊपर। और रिचल परेशान को कहती है आखिर इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों हैं? और बेन बताता है हमारा जो चैनल है उसमें एक ही दिन में 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ये एक बहुत ज्यादा बड़ी हिट हैगी। और लाइट चिल्लाते हुए कहता है आखिर ये वाली वीडियो क्यों जिसमें मैं पीट रहा हूँ सबसे ज्यादा पॉपुलर है? और टीचर पीछे से आते हुए कहती है ये सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जो यूनियन है ये एक टॉप डिमेंशन है जो भरा हुआ है बहुत सारी अनगिनत चीजों से, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने मीडिया कंटेंट को क्रिएट करने के बारे में नहीं सोचा। और तुमने जो यहाँ पर कंटेंट बनाया वो यहाँ पर साफ साफ कॉमन चीजों में आ गया, क्रिएट करना एंटरटेनमेंट और उसके जरिए लोगों के साथ कनेक्शन को, इसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं था। और बेन कहता है हमारी जो पहली वीडियो है स्पारिंग वाली वो थी सबसे बड़ी हिट तो। और लाइट चिल्लाते हुए कहता है उसको जल्दी से हटाओ वहां से बेन। और टीचर कहती है चलो इस सब को छोड़ो आगे बढ़ते हैं, आज वो दिन है जिस दिन हमें एंटर करना है टावर में, तुम सबको ये पता है ना? क्यों क्या तुम सबके सब तैयार हो पूरी तरीके से इसके लिए? और बेन सबको तैयार होता देखकर कहता है हाँ, जबकि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ जो अकेला पहना हुआ है स्कूल यूनिफॉर्म को। और मन में कहता है यहाँ पर सब लोग पूरी तरीके से तैयार होकर आए हैं। और लाइट कहता है जबकि टावर के अंदर एक लड़ाई के बाद दूसरी लड़ाई होगी। और डो कहती है इसलिए हम लोगों ने ऐसे कपड़ों को लिया है जो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है इधर उधर मूव करने के लिए। और रिचल कहती है हाँ, अगर मैं फाइट करूंगी ऐसे कपड़ों के साथ तो मैं इनमें सेफ फील करूंगी। और बेन कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। और बेन से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो इन कपड़ों के साथ बेन? और बेन मन में कहता है अब मैं अच्छे से सब कुछ समझ पा रहा हूँ, जिस जगह पर मैं पहले रहता था वो पीसफुल थी तो इसलिए वहाँ पर इस तरीके से कोई खास कपड़े नहीं लड़ाई करने के लिए, लेकिन जो ये लाइफ है इसको मैंने खुद अपने लिए चुना है, एक ऐसी जगह जहाँ पर मैं लड़ाई करूंगा अपनी लाइफ के लिए, अगर ऐसी ही बात है। और सबसे कहता है हाँ ये कपड़े काफी है मेरे लिए। और टीचर मुस्कुराते हुए कहती है तो देखकर ऐसा लग रहा है कि सबके सब अब रेडी हैं, तो चलते अब हम यहाँ से। और एक बहुत बड़ा सा मैजिक सर्कल जमीन पर बना देती है और वो सबके सब वहाँ से टेलीपोर्ट होकर इस टावर के पास आते हैं। और यहाँ पर इन सबको देखकर लोग आसपास में कहते हैं ये जरा देखो तो इन लोगों को, क्या ये वही नहीं है रिबिलियंस? अगर जिसको नहीं पता रिबिलियन कौन है, रिबिलियन वो चिल्ड्रन का नाम है जो बेन ने बनाया है। और ये सब देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं कि सच में ये लोग यहाँ पर हैं। और रिचल यहाँ पर हैरान होकर आसपास दिख रही होती है ये सब आखिर कहाँ है हम? और टीचर बताती है हमें यहाँ पर टावर के एंट्रेंस पर, जो ये टावर है वो सुबह से ओपन है लेकिन जो इसमें एंट्री है वो ग्रेड लेवल को देखकर की जा रही है। हम लोग यहाँ पर है सेकेंड ईयर की लाइन में। और सुनने के बाद बेन कहता है कि हम लोग सच में फर्स्ट ईयर के पहले हैं जो यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। और टीचर कहती है ये सब कुछ हुआ है तुम्हारी हाई विजिबिलिटी को लेकर। और लाइट सामने किसी को देखकर कहता है ये लोग, और हम देखते हैं लोग वही होते हैं जो रिचल को पहले परेशान कर रहे थे और उस सबके बाद इन लोगों से लड़ाई करने के लिए आए थे। और इनको देखकर लाइट कहता है आखिर इन लोगों को देखकर ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये लोग पहले से बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। और बेन बताता है इनने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है। और डो सामने आके कहती है लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी भी बहुत लोग होंगे जो हमें मारने के इंटेंशन से दिख रहे हैं, तुम्हें पता है बेन? और बेन कहता है मुझे पता है। और यहाँ से जाता हूँ मन में बोल रहा होता है आज है वो दिन जिस दिन हम लोग चढ़ेंगे टावर को, और अगले हफ्ते मेरी लड़ाई होगी रेक्टो से। यहाँ पर सिर्फ इसको लेकर अब 4 दिन बचे हुए हैं। और सबसे कहता है चलो अब चलते हैं, इतने टाइम के अंदर अंदर मैं ऐसे लेवल पे पहुंच जाऊंगा जहाँ पर तुम मुझे टच करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और टीचर सबसे कहती है चलो तो अब सेफ्टी रीजन के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस सबको बहुत कम समय में खत्म करके वापस आ जाओ, संडे आने से पहले
पहले पहले, लेकिन ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिसाइड कर जाती हैं उन लोगों के द्वारा जो लोग क्लाइम करते हैं टावर को। तो आखिर तुम सबके सब क्या सोचते हो इसको लेकर? तुम्हें कितने दिन लगेंगे इसकी एक्सप्लोरेशन को खत्म करने में? और बेन कहता है तो जबकि हमारे सबके मन में एक ही बात है, तो क्या मैं बताऊं इसके बारे में टीचर को? और सब लोग एग्री करते हैं इसको लेकर। और बेन बताता है टीचर को 2 रातें और 3 दिन, उसके बाद हम सबके सब वापस आ जाएंगे टाइम पर। और टीचर मुस्कुराते हुए कहती है तो चलो फिर ठीक है, प्लीज तुम सबके सब अपना ध्यान रखना। और ये चारों के चारों जा रहे होते हैं टावर के एंट्रेंस से अंदर को, और इस सबकी लाइव स्ट्रीम के लिए पीछे से रोबोट भी आ रहा होता है। और बेन अंदर जाता हुआ मन में कहता है एंसेस्टर्स बस इंतजार करिए और देखिए। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है टावर में जाने से एक दिन पहले। यहाँ पर ये लोग अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ऊपर इस रोबोट से, और इसको देखकर टीचर कहती है क्या तुम टावर के अंदर जाकर अपने आप को रिकॉर्ड करना चाहते हो इससे? और बेन कहता है हाँ, उस टावर के अंदर जैसी भी सिचुएशन होगी मैं सबको रिकॉर्ड करने का ट्राई करूंगा, और जो ये है ये संभालेगा सारी की सारी फिल्मिंग। और सुनेगा टीचर कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है रिकॉर्ड करने का कुछ मतलब निकलेगा, क्योंकि जो टावर है वो चेंज होता रहता है हर मोमेंट पर। और सुनेगा बेन कहता है क्या सच में ऐसी बात है? और लाइट चेक करके बताता है हाँ बेन, अगर तुम यहाँ पर देखोगे बेसिक मैनुअल को, इसमें लिखा हुआ है कि जो टावर है वो हर मोमेंट पे चेंज होता रहता है, और प्लस बाहर से जो भी मशीन अंदर लेके आते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। आखिर इस सब का मतलब क्या है? और टीचर कहती है जैसा इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है बिल्कुल वही, हर एक फ्लोर में एक रूम है, और जब तुम उस रूम के मोस्टर को हरा देते हो और या तो उनके ट्रैप से बच जाते हो तो उतना वो जो रूम है वो जाके अगले रूम का पार्ट बन जाता है। और यहाँ यूनियन में ऐसे यूनिक चेंजेस को शिफ्ट कहते हैं। जितने ज्यादा शिफ्ट तुम एक्सपीरियंस करोगे उतनी ज्यादा गहराई में तुम टावर के अंदर जाते जाओगे। और बेन कहता है क्या इसका मतलब जो रूम है वो हमेशा मूव करता रहेगा शिफ्ट के दौरान? और टीचर कहती है हाँ तुमने सही कहा, एक बार तुम उससे आगे निकल गए तो तुम वापस सेम रूम में रिटर्न नहीं आ सकते। और लाइट कहता है क्या ऐसा होने पर जो मोस्टर के टाइप्स और ट्रैप्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं क्या? और टीचर कहती है ऑफ कोर्स, हर बार जब एक रूम चेंज होता है तो उसके बाद जो मोस्टर है वो भी अलग अलग आते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और वैसे ही सेम ट्रैप के साथ भी है। और यहाँ पर चाय पीती हुई डो कहती है आखिर तब क्या होगा अगर कोई ऐसे टावर को क्लाइम करते हुए मारा जाए? और ये सुनकर लाइट और बेन भी हैरान हो जाते हैं। और बेन मन में कहता है हाँ अगर इसके बारे में सोचो, अगर तुम मर जाते हो वहाँ लड़ाई करते समय तो फिर क्या होगा? और लाइट मन में कहता है मैं तो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में तो भूल ही गया था। और ये सुनने के बाद टीचर थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है तुमने एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा है, तुम्हारी चिंता के लिए मैं ये बता दूं टावर में ऐसी बहुत सारी जगह आएंगी जहाँ पर तुम एक्चुअली में मरते नहीं हो, अगर तुम भले ही मर भी जाते हो तब भी। और ये सुनने के बाद बेन और लाइट भी चैन की सांस लेते हैं, चलो अब जान में जान आई। और टीचर बताती है बिल्कुल ठीक तरीके से बताओ, अगर तुम मर भी जाते हो तो तुम वापस पहुंच जाओगे टावर के एंट्रेंस पर। और ये सुनकर बेन हैरान हो जाता है और कहता है तो क्या इसका मतलब हम लोग को वापस शुरुआत से स्टार्ट करना होगा? और टीचर कहती है नहीं, जो तुम्हारा स्टूडेंट आईडी कार्ड है वो रिकॉर्ड करके रखता है जितने भी शिफ्ट हुए उनको, तो फिर तुम जैसे एंटर करोगे टावर के अंदर तो फिर तुम वहीं से स्टार्ट करोगे जहाँ से तुम आए थे। इसीलिए जो स्टूडेंट आईडी है ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि टावर को चढ़ने के लिए, तो इसलिए बिल्कुल भी मत भूलना इसके बारे में, ठीक है? और ये मेक श्योर करना कि इसको तुम हमेशा याद रखो। और बेन इस लॉकेट को हाथ में लेके कहता है ये तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये कोई गेम हो बीच में सेव करने के फंक्शन के साथ। और लाइट कहता है अगर तुम रिवाइव हो सकते हो फिर तो हम जितना चाहते हो उतनी बार चैलेंज कर सकते हैं इस टावर को। और डो कहती है जो रुको एक मिनट, अभी आपने कहा कि टावर के अंदर हम कुछ कुछ एरिया में मरेंगे नहीं, क्यों है ना? क्या इसका मतलब यहाँ टावर के अंदर ऐसे भी एरिया आएंगे जहाँ पे हम लोग एक्चुअली में मारे जा सकते हैं, तो जो टावर है उसके अंदर हमारी सेफ्टी की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, क्यों मैं सही कह रही हूँ? और टीचर कहती है तुम तो हमेशा की तरह शार्प हो, हाँ उस टावर के अंदर तुम कुछ हालातों में सच में मारे जा सकते हो। और हमारा सीन यहाँ शिफ्ट होता है टावर के अंदर प्रेजेंट में। यहाँ पर ये लोग एक एक करके मार रहे होते हैं इन चिपचिपी चीजों को, और हमें बताते हैं इनके बारे में। इनका नाम है क्लोसीथर, ये एक ऐसे मोस्टर है जो किसी भी तरीके के वेपन को खा लेते हैं, और ये इन मोस्टर को एक स्लेस पड़ता है और ये तीनों के तीनों बीच में से कट जाते हैं। और यहाँ पर लाइट लगातार चिल्लाते हैं उनको पर अटैक कर रहा होता है। और डो यहाँ पे अपना फिंगर फ्लिक अटैक बनाती है, और जैसे फ्लिक करती है 3 लेजर बीम से जाती है इन मोस्टर के ऊपर। और यहाँ पर ये सबके सब इन मोस्टर से लड़ रहे होते हैं, और इन सब के पीछे बेन एक मशाल के सामने खड़ा होता है और उसके तरफ अपना हाथ करके मन में बोलता है इसने अभी भी काम नहीं करा। यहाँ तक कि मैं क्लियरली सेंस कर सकता हूँ इस आग के कॉन्सेप्ट को, लेकिन मैं फिर भी उसको इसमें से निकाल नहीं पा रहा हूँ। मैं तो ये सब डंजन में और बाहर कर पा रहा था, आखिर में यहाँ टावर के अंदर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मुझे इसको फिगर आउट करना होगा, शायद ये चाबी हो सकती है मेरी एबिलिटी को अनलॉक करने की। और डो बेन के पास आके कहती है बेन क्या हुआ? और बेन कहता है मुझे माफ करना, मैं कुछ समय के लिए इसमें थोड़ा सा खो गया था। और डो कहती है तुमने अभी थोड़ा सा टाइम मांगा था किसी चीज को फिगर आउट करने के लिए, क्या तुमने पता लगा लिया? बेन कहता है मैं ट्राई करके देख रहा था कि मैं इस फ्लेम को ले पाता हूँ कि नहीं, लेकिन इसने बिल्कुल भी काम नहीं करा। और डो कहती है अच्छा तो ऐसी बात थी, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, अगर तुम ये करने में कामयाब हो जाते तो हम लोग यूज कर पाते टावर के किसी भी एरिया को अपनी मन मर्जी। और इस सुनकर बाद बेन भी हैरान होकर कहता है प्लीज टाइम से पहले मेरी एबिलिटी को लेकर इतनी डरावनी भविष्यवाणी मत करो। और जैसे बेन ये कहता है पीछे से मोस्टर डो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, और स्पीड में एक चेन आती डो की बाजू में से और उस मोस्टर के चित्र उड़ा के रख देती है। और इस चेन को देखकर डो कहती है तो वो स्नेक वाला आर्टिफैक्ट लड़ाई के वक्त इस तरीके से दिखता है। और हम देखते बेन ने यूज करा होता है इस चेन को, और डो से कहता है हाँ, और बोलता है इफ को, ईव
जाओ और अटैक करो। और ईव लगातार मार रहा होता है इन मोस्टरों को और यहाँ इस पूरी जगह में हर जगह जा जाकर बहुत स्पीड में एक एक करके मार रहा होता है उन सब मोस्टरों को। और ये सब देखकर डो कहती है ज्यादा बुरा नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। और बेन कहता है मेरे पास इससे ताकतवर और भी है लेकिन उनसे बहुत ज्यादा आवाज होती है। और डो कहती है क्या बहुत ज्यादा आवाज करते हैं? ऐसा नहीं है कि इतने भी आवाज करते होंगे, क्या तुम्हें ये देख के लगता है कि वो इन लोगों से ज्यादा आवाज करता होगा? और यहाँ पर रिचल बहुत चिल्लाते हुए अटैक कर रहे होते हैं जेली वाली मोस्टरों के ऊपर। और डो ये सब देखकर कहती है ये तो सच में बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। सबसे ज्यादा बेसिक चीज होती है लड़ाई में अपने आप को छुपाना और अवॉइड करना एनिमी को, जिससे वो हम लोग को पता न लगा सके। लेकिन जरा देखो तो इन लोगों को, ये लोग यहाँ पर लगातार चिल्लाते हुए लड़ाई कर रहे हैं और वो भी इस जगह पर। और बेन कहता है रिचल की फाइटिंग स्टाइल तो ऐसा फील हो रही है जैसे कि वो अपनी स्टिंग से लड़ाई कर रही हो। और लाइट और रिचल लगातार चिल्ला रहे होते हैं लड़ते हुए और इनको ऐसे चिल्लाते हुए देखकर डो को गुस्सा आ रहा होता है। सीरियसली ये लोग कितना ज्यादा आवाज कर रहे हैं, क्या तुम लोग हर अटैक के बाद ऐसी हल्ला मचाओगे क्या? और लाइट कहता है वेल एनीवे, देखकर ऐसा लगता है जो पिलर फ्लोर है वो क्लियर हो चुका है। ऐसे मोस्टरों के सामने तो हम लोग को ज्यादा दिक्कत भी नहीं हुई, क्यों है ना? और डो को अचानक से कुछ महसूस होता है और चुक जाती है महसूस करने के बाद। और यहाँ पे लाइट से कहती है अपना गार्ड डाउन बिल्कुल भी मत करना, जैसे तुमने अभी ये कहा। यहाँ पर अचानक से एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो गई है, ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग एनिमी सामने आने वाला है। और लाइट कहता है कहीं इसका मतलब ऑलरेडी एलीट मोस्टर तो नहीं आने वाला? और डो कहती है हाँ ऐसा हो सकता है। और लाइट बेन की तरफ देखकर उसका नाम लेता है और बेन कहता है हाँ मुझे पता है लाइट, और यूज करता है अपनी आंखों वाली एबिलिटी को। मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ इस चीज को लेकर। और यहाँ इस जगह से ब्लैक कलर की एनर्जी आ रही होती है इन लोगों की तरफ। और रिचल इधर की तरफ देखकर कहती है सब कुछ तोड़ दो, जो भी मेरे सामने आएगा उस सबको तोड़ दो। और सामने यहाँ इस दीवार पर एक मैजिक सर्कल बना हुआ आता है और रिचल बहुत स्पीड में जाती है उस दीवार की तरफ और चिल्ला रही होती है तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो। और रिचल की आंख लाल हो चुकी होती है और बहुत चिल्लाते हो जाती है और एक ही हमले में तोड़ देती है उस दीवार को। और ये सब देखकर बेन कहता है वाओ। और लाइट कहता है ये सब देखकर ये तो इनक्रेडिबल है, इसने उसको एक ही बार में तोड़ के रख दिया, इससे पहले कि उसमें से एक एलिट मोस्टर निकल के आ पाए। और यहाँ तक कि उसने ड्रॉप करा एक एनहेंसमेंट कोर को। और रिचल अटैक करने के बाद लंबी लंबी सांसें ले रही होती है और ले लेती है स्कोर को। और रिचल को देखकर बेन कहता है रिचल तुम्हारे ये बाल। और रिचल भी हैरान होती है क्या? और बेन देख पा रहा होता है रिचल की टेक्निक के कॉन्सेप्ट को और उसका नाम होता है हार्ट फर्नेस। तुम्हारे बालों का कलर तो बदल के काला हो गया है। और बेन मन में कहता है और ये क्या है हार्ट फर्नेस? क्या हम लोग बात कर रहे हैं फर्नेस ऑफ हार्ट की? दूसरे शब्द में कहें तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें तुम अपने इमोशन को फ्यूल की तरह जलाकर पावर गेन कर सकते हो, बिल्कुल एक बजरकर की तरह। अगर पूरी तरीके से बालों का कलर चेंज हो गया तो फिर। और मन में कहता है अभी जो मैंने कुछ समय पहले देखा है ये सब कुछ अब मेक सेंस कर रहा है। और रिचल बेन के कपड़ों को पकड़ के कहती है। और बेन देखता है रिचल की तरफ और रिचल कहती है क्या मैं अभी सच में डरावनी लग रही थी? और ये सुनकर बेन मुस्कुराते हुए कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट तुम्हारे ऊपर तो हम लोग निर्भर रह सकते हैं। और रिचल कहती है लेकिन अगर ये चीज आगे चल के थोड़ी सी बिगड़ गई तो? और ये सुनकर डो कहती है मैंने तुमसे ऑलरेडी कह दिया सब कुछ ठीक है, आखिर तुम चिंता किस बात की कर रही हो? अगर तुम चिंता कर रही हो अपने कंट्रोल खोने के ऊपर तो बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें पहले ही मार दूंगी इससे पहले कि तुम कोई दिक्कत पहुंचाओ। और ये सुन के सबके सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और रिचल बहुत बुरी तरीके से डर जाती है सुन के। और बेन मना कर रहा होता है नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती डो, अगर यहाँ हमें से कोई मर जाता है तो हमें फिर से पहले रूम से स्टार्ट करना होगा। और डो कहती है लेकिन अगर ये चीज लगातार होती रही तो हमें फोर्सफुली 3 लोगों के साथ ही क्लाइम करना होगा टावर को। नहीं अगर मैं उन्हें इस तरीके से कहूँ तो ये अच्छा रहेगा कि हम दोनों जाए साथ में टावर को क्लाइम करने के लिए। और ये सुनकर बेन मन में कहता है आखिर ये सब इतना ड्रामेटिक क्यों हो रहा है? और डो की ये बात सुनकर लाइट चिल्लाते हुए कहता है जरा रुको मेरे बारे में क्या? और ये सब सुनने के बाद रिचल भी चुपचाप खड़ी होती चिंता करते हुए। और बेन देख लेता रिचल को यहाँ पर ऐसा परेशान और उसे कंधे पे उंगली से टच करके कहता है हे सुनो मैंने इस चीज को लेकर कुछ सोचा है। और रिचल देखती बेन की तरफ मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रही हो, तो ये मेरा काम है ऐसा क्लास प्रेसिडेंट, ऐसे हालातों में अच्छे सोल्यूशन को ढूंढना। और बेन को देखकर रिचल की आंखें जगमग जाती हैंगी और बेन का हाथ पकड़ के कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेन। और बेन ब्लश करता हुआ कहता है नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं थी, जो क्लास प्रेसिडेंट को करना चाहिए वही तो मैं कर रहा हूँ। और ये सब देखकर डो को गुस्सा आ रहा होता है और कहती है तो बस तुम एक नॉर्मल इंसान हो जो सिर्फ अपीयरेंस पे गिरता है इतनी आसानी से। और ये सुनकर बेन कहता है क्या ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है? क्या तुम ये देख के बता नहीं सकती? मैं तो परफेक्टली नॉर्मल तरीके से एक्टिंग कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। और लाइट कहता है तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पर कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए हो। और उसके बाद ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं सेकंड फ्लोर पर और लाइट इस फ्लोर में घास को चेक करके बोलता है यहाँ इस जगह पर ये घास उग रही है। पहले वाले रूम और इस वाले रूम को देखकर मैं सच में इन दोनों के बीच ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं बता सकता। और बेन यहाँ पर अपने हाथ में इस मोस्टर कोर को लेकर मैंने बोलता है एक एलीट मोस्टर का कोर जो रिचल ने पहले मुझे दिया था। आखिर ये सब क्या है? इतना सारा टाइम जो मैंने डंजन के अंदर बिताया था पहले वो तो कुछ भी नहीं था, यहाँ तो मुझे सिर्फ एक ही रूम के अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट मिल गए जो मुझे उस गोब्लिन वाली गुफा में 10 बार चक्कर लगाने पर भी नहीं मिलते। एसिड और फ्यूजन ये वो एट्रीब्यूट है जो मटेरियल को गलाते हैं। मैं एक फ्यूजन को अपनी सोड में डाल देता हूँ और जो ये बाकी बचा हुआ एसिड है ये लो ये तुम्हारे लिए। और बेन इसको ये खिला रहा होता है और अचानक से डो आके कहती है ये बच्चा तो अब ताकतवर हो चुका है और वो भी इतने कम टाइम में, क्यों है ना? और बेन डर जाता है अचानक से डो को अपने पास आकर ऐसा बोलता हो देखकर क्या तुम प्लीज बंद करोगे चुपके से आकर ऐसा बोलना? और डो कहती है अगर तुम ट्रेन करते अपने सेंसेस को थोड़ा और तो फिर
फिर तुम इतनी आसानी से ऐसे डरते नहीं। और यहाँ सामने की तरफ देखकर लाइट कहता है तुम सबके सब अब तैयार हो, जो मोस्टर है इस रूम के अब वो आने वाले हैं, तो गाइस इसलिए प्लीज कम से कम थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। और लाइट जैसे ही कहता है इसके बाजू में से लेजर बीम जाती है और सामने जो मोस्टर आता है सीधे उसमें जाके लगती है और एक ही बार में वो मोस्टर मारा जाता है। और ये देखकर लाइट हैरान हो जाता है और डो कहती है तुम कह रहे हो सीरियस होने के बारे में, लेकिन अगर मैं सच बताऊं ये जो फ्लोर वो पहले वाले फ्लोर से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। भले ही शेर कितना भी लापरवाह क्यों ना हो जाए, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है चींटी उसे मार पाएगी? और मैं बताते हैं इस फ्लोर के मोस्टर के बारे में। ये है एक इविल स्पिरिट जो इंसानों के अंदर के मैजिक पर अटैक करती है। और डो की बात सुनने के बाद लाइट कहता है एग्जैक्टली ऐसे मौके पर तो तुम्हारे ऊपर अचानक से हमले होते हैं जब तुम्हें इसकी कम उम्मीद होती है। और डो कहती है चलो तो फिर मैं एक सजेशन देती हूँ, ये कैसा रहेगा कि हम लोग बेन को लड़ने दें यहाँ सेकंड फ्लोर में सारे के सारे मोस्टरों से। और सुनने के बाद बेन चौंक जाता है क्या? और डो की ये बात सुनने के बाद लाइट कहता है आखिर अचानक से तुम ये सब क्या बोल रही हो? और रिचल कहती है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और डो इनसे कहती है अगर सही मायने में कहें तो ये एक बहुत ज्यादा ग्रेट आइडिया है। वैसे भी बेन को अपनी एबिलिटी जल्दी से डेवलप करनी है और स्पेशली बेन का एक स्पारिंग मैच होने वाला है कुछ दिनों में, क्यों ये मेक सेंस नहीं करता? और सुनने के बाद बेन मुस्कुराते हुए कहता है तो सच में कुछ ना कुछ हो। और मन में कहता है तुम कुछ समय से अजीब सी शरारतें भी कर रही थी। और बेन अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए आगे निकल जाता है और कहता है चलो ठीक है इन सबको कुछ देर के लिए मुझे हैंडल करने दो। और लाइट बेन से कहता है बेन ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, अगर तुम डोन की बातें मानोगी नहीं तब भी। और जैसी लाइट ये पूरा बोलने वाला था बेन उसको रोक के कहता है सब ठीक है, डोन ने कहा है कि मुझे जल्दी से ग्रो करना होगा और वैसे भी ये बर्बादी होगी अगर तुम यहाँ शुरुआत में अपनी पावर खत्म कर देते हो, तो क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे जो ये गैप है उसको भरने में जितना जल्दी हो सके उतना? और बेन की ये बात सुनकर रिचल कहती है अगर तुम इस तरीके से कह रहे हो तो मुझे तुम्हारे पर भरोसा है। और लाइट कहता है चलो ठीक है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी डेंजरस लगा तो मैं जल्दी से जाऊंगा इस सबके बीच। और ये सुनकर बेन कहता है मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसके लिए। हे डो अगर लड़ते लड़ते मेरी एनर्जी खत्म हो जाए तो मैं तुम्हारे पर भरोसा कर रहा हूँ तो मेरी मदद करोगी बाद में, है ना? और ये सुनकर डो मुस्कुराते हुए कहती है चलो कम से कम मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करती हूँ तुम वहां पे मारे नहीं जाओगे अपनी पावर को पूरा यूज करने के बाद। और ये सुनकर बेन कहता है ये अच्छा साउंड कर रहा है और बुलाता है ईव को अपने पास और ईव को गन में ट्रांसफॉर्म करके कहता है चलो स्टार्ट करो। और बहुत सारी गोलियां निकल के जाती है और सामने जितने ही मोस्टर होते हैं सबके सब एक एक करके मर रहे होते हैं। और ये देखकर लाइट और रिचल हैरान हो जाते हैं और लाइट मन में कहता है आखिर ये सब क्या है? ये तो बेन की दुनिया का एक वेपन है, मुझे इसकी पावर के बारे में पता नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन जो इसकी स्पीड इन मोस्टर को हराने की वो तो सच में बहुत ही फास्ट है। अगर बस ये हमारी कंट्री में हमारे सोल्जर के पास होता तो एक रैपिड फायर लॉन्चर नहीं लगातार फायर होने वाली गोलियां। और इसको देखकर डो मन में कहती है ये चीज हैंडल कर सकती है एक सेकंड रेट के असेसन को और यहाँ तक कि एक लोअर फर्स्ट रैंक को भी ये चीज काम किएगी, यहाँ तक कि मार्शल आर्ट की दुनिया में भी। लेकिन इसका जो अटैक स्टाइल है वो बहुत सीधा है, ये चीज लंबी दूरी की लड़ाई के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ इस जैसे बंद एरिया में एनिमी के लिए बहुत सारे रास्ते होते चुपके से आने के लिए और वो लोग अचानक से अटैक कर सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट से। और बेन के ऊपर ऐसे पीछे से अटैक होते देखकर लाइट और रिचल चिंता करते हुए चिल्लाते हैं बेन। और बेन देखते कंफ्यूज होकर पीछे की तरफ और निकालता अपनी सोड को और एक ही झटके में उसको बीच से काट के रख देता है। उन्होंने तो मुझे ड्राई दिया था। और ये सब देखकर रिचल भी चैन की सांस लेती है और लाइट कहता है आखिर ये सब क्या था बेन? ये सोड? और बताते हैं सोड के बारे में, ये एक लॉन्ग सोड और इसका मैजिक 12 आएगा। और लाइट बेन को सोड को यूज करते देखकर बोलता है क्या तुम एक सोड को भी यूज कर सकते हो? और रिचल कहती है मेरे को तो कोई आइडिया भी नहीं था। और लाइट उनके आंसरों का जवाब देता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी आसपास नहीं हूँ लाइट और डो जितना अच्छा। और ये सुनकर क्या डो भी मुस्कुराती है और याद कर रही होती बेन के साथ ट्रेनिंग को। और यहाँ बेन लगातार अपनी गन चला रहा होता है और स्पीड में आगे की तरफ जाता है और यहाँ इन स्पिरिट मॉन्स्टर को अपनी तलवार से काट के रख देता है और लगातार अपनी गन और तलवार से सबको मार रहा होता है। और ऐसे उन सबको मारते हुए कहता है लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। और हम देखते बेन ने यहाँ पे सबको मार दिया होता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही स्पिरिट मॉन्स्टर बचा होता है। और इसको देखकर बेन कहता है देखकर ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी स्पिरिट मॉन्स्टर आ नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये अकेला बचा हुआ है, तो जाओ ईव। और ईव जाता है अपने चेन वाले रूप में और बांध देता है इस स्पिरिट को अपनी चेन से। और बेन बोलता है जैसे हम लोग इसे फिनिश करेंगे तो जो अगली शिफ्ट है वो शुरू हो जाएगी, तो इसलिए उससे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और पीछे हडो मरे हुए स्पिरिट के पास झुक के दिख रही होती है, तलवार की धार पिघल के बिखर रही है, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी यूज कर रहा है उस एबिलिटी को जो उसे वहाँ पहले रूम में मिली थी। पहले जो कुछ हुआ था और जिस तरीके से उसने तलवार को पकड़ के चलाया था, अगर इसके बारे में सोचे ये तो साफ है कि उसने अपनी दुनिया में ऐसी जिंदगी नहीं जी है जहाँ पे जिंदगी दांव पे लगाते लड़ाई में, तो आखिर ये कैसे इतनी ज्यादा स्पीड में इतना ग्रो कर रहा है। और यहाँ पर लाइट बेन से कहता है ऐसा सोचने के तुम कंट्रोल कर सकते हो शिफ्ट को बिल्कुल इस तरीके से, तुम बेन सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। और रिचल कहती है इस तरीके के तो आइडिया होते हैं जो तुम एक्सपेक्ट करते हो एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट से। और सुनने के बाद बेन कहता है क्या सच में? और डो बेन के पास आके कहती है तुमने बहुत अच्छा काम करा, ये जो आखिरी हमला जो तुमने किया था वो तो एक्सीलेंट था। और बेन खुश होकर कहता है ओ सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और डो और भी चीजें कहती है अगर तुम बस थोड़ा सा और फोकस करते क्विक स्वॉर्ड स्ट्राइक के ऊपर, लेकिन फिर भी एक बेवकूफ से तो अच्छा ही था जो अपनी स्वॉर्ड ऐसे बिना कुछ सोचे समझे
करके घुमा रहा था। और ये सुनने के बाद लाइट को गुस्सा आ जाता है, क्या आखिर मैं कैसे बेवकूफ हूँ, मैंने भी तो कड़ी लड़ाई करी थी। और ये सुनकर डो कहती है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि वो बेवकूफ हमें से, तो आखिर तुम्हें कैसे पता। और वैसे भी ऐसे चिल्लाते हुए शेडो को काटना ऐसी चीज तो सिर्फ एक बेवकूफी करता है। और लाइट गुस्से में कहता है, भले वो शेडो हो और या ना हो, मैंने इसी तरीके से सीखी है कि स्वॉर्डमैनशिप। और बेन इन सब की बातों सुनने के बाद अपनी इन्वेंटरी में हाथ डालता है और उसमें से एक केन निकाल के उसको खोलता है और हंसते हुए उन सबसे कहता है, तुम गाइस सच में कुछ ना कुछ हो, यहाँ तक कि एक ब्रेक टाइम है लेकिन फिर भी क्या तुम लोग बिल्कुल नहीं थके। और बेन को ये पीता देख तीनों के तीनों घूर के दिख रहे होते बेन को। और बेन हैरान हो जाता है उनको अपनी तरफ ऐसे घूरता देखकर। हाँ, ओडो कहती है, आखिर तुम ये अकेले अकेले क्या खा रहे हो। और रिचल के मुंह में पानी आ रहा होता है और कहती है, यहाँ तो अभी भी एक बहुत ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही थी, बिल्कुल एक सीजल की तरह। और बेन इन सबको एक केन दिखा के कहता है, क्या ये चीज, ये सब चीजें तो यहाँ बाहर भी मिलती हैं। और ये तीनों के तीनों फिर से घूरते हुए देखते बेन को। और लाइट कहता है, सिर्फ तुम बाहर जा सकते हो यहाँ से अलग अलग जगहों पर, लेकिन हम लोग नहीं। और इनको ऐसा देखकर बेन कहता है, शांत जाओ शांत जाओ, मैं माफी चाहता हूँ इसको यहाँ पर अकेले अकेले पीने के लिए, अगर भले ही मैं इसको शेयर भी करना चाहूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ज्यादा लेके नहीं आया हूँ। और प्लस ये चीज जब भी काम आती है जब तुम थोड़े से थक गए हो। और ये सोनिका डो कहती है, क्या जब तुम थक गए हो, चलो तो फिर ठीक है, अब अगले रूम में मेरी बारी सबके ऊपर अटैक करने की। और सुन के बेन चुक जाता है, क्या क्या तुमने अभी भी नहीं कहा था कि मुझे ग्रो करना है इसलिए मुझे यहाँ पर अकेले लड़ाई करनी होगी, आखिर तुमने अचानक से चेंज क्यों कर दिया। और डो भी अपना साइड में मुंह बनाते हुए कहती है, और वो ड्रिंक शायद उसका फ्लेवर ऐसा होगा जो मैंने कभी भी नहीं चखा है, मैं तुम्हें वो सब अपने पास खुद अकेले नहीं रखने दूंगी। और पीछे से लाइट कहता है, वो जो ड्रिंक थी वो शुरुआत से बेन की थी। चलो एनीवे इस सबको छोड़ो, जैसे लगता है हम लोगों ने काफी आराम कर लिया है, चलो अब चलते हैं अगले फ्लोर पर। अब ये शिफ्ट स्टार्ट हो रहेगा और इसी शिफ्ट के बीच बेन अपनी आंखें बंद करके मैंने बोलता है, चलो देखते हैं इंटरनल कोड को। और अपने स्टेटस देख के रानू आता है, क्या ये तो इनक्रेडिबल है, इस लेवल के साथ तो मैं ऑलरेडी एकेडमी के एवरेज तक पहुंच चुका हूँ और मैंने तो सिर्फ कुछ समय के लिए अपनी सोट घुमाई थी। यहाँ तक कि जो मेरी स्वॉर्डमैनशिप और पियर्सिंग टेक्निक है वो भी इंप्रूव होना स्टार्ट हो चुकी है। इतनी एफिशिएंसी के साथ मुझे फोकस करना चाहिए अपनी स्वॉर्डमैनशिप को ग्रो करने को लेकर, क्योंकि अभी कुछ दिनों में एक स्पारिंग मैच होने वाला है। ऐसा लगता है कि इस बात पर निर्भर करता है कि मैं अपनी मार्शल आर्ट को कितना तक ग्रो कर सकता हूँ। जो डिफरेंस है मेरे और एक्टो के बॉडी के बीच वो 200 से ऊपर तक की स्ट्रेंथ का है। और अगर मैं सच कहूँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं सिर्फ एक हफ्ते में इतने बड़े गिप को भर सकूं, चाहे मैं इसके लिए कितना भी ट्राई क्यों ना कर लूं। लेकिन मैंने मार्शल आर्ट को सीखा डो से और इसके जरिए मुझे थोड़े बहुत क्लू मिले, जैसे कि एबिलिटी को गेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस एबिलिटी की प्रैक्टिस करना जब बात आती है मार्शल आर्ट में ग्रो करने की। अगर डो बस मुझे एक और चीज सिखा दे, क्या आखिर मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, ये तो सब डो के ऊपर निर्भर करता है, भले ये कितनी भी स्ट्रॉन्ग की ना हो। मेरा ये सब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारे बीच का जो रिलेशनशिप है हमें उसके बैलेंस को बिगाड़ना नहीं है। चलो आराम से धीरे धीरे सोचो, मेरे पास अभी भी थोड़ा टाइम है। और पीछे से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, बेन बेन आखिर तुम क्या कर रहे हो, बेन कहाँ खो गए तुम, जल्दी निकलो अपने ख्यालों से बाहर। और इस सुनने के बाद बेन भी अपने ख्यालों से बाहर आके देखता है उसकी तरफ और यहाँ पर बेन और रिचल गिर रहे हो तो ऊपर से नीचे। और ऐसे गिरता देख बेन डर जाता है, हाँ आखिर ये सब क्या हो रहा है, मैं ऊपर से क्यों गिर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे रिचल भी चिल्लाते हुए नीचे जा रही होती है और बेन मन में कहता है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, क्या जो वो हमारी नीचे की जमीन थी वो अचानक से गायब हो गई। और बेन नीचे की तरफ देख डर जाता है और हम देखते हैं नीचे की तरफ यहाँ पर बहुत सारे पेने पेने भाले लगे हुए होते हैं। और बेन जल्दी से ईव को बुलाता है और ईव आता है अपने चेन वाले रूप में और रिचल को पकड़ लेता है उन भालों के ऊपर गिरने से। और रिचल यहाँ पर बाल बाल बसती हैगी और बहुत ज्यादा डरी हुई इन भालों को दिख रही होती है। और रिचल को पकड़ने के बाद बेन भी चैन की सांस लेता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा पास था। और नीचे से रिचल शुक्रिया कर रही होती बेन का और बेन आसपास देख के मन में कहता है, आखिर ये सब हुआ क्या था, क्या ये वही शिफ्ट था, आखिर ये रूम इतना ज्यादा बड़ा क्यों हैगा। और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेप लगे हुए हैं फेल होने के लिए, जर को कई जगह। और बाजू में से डो कहती है, हे बेन ये अच्छा रहेगा कि तुम वहां से जल्दी हट जाओ। और बेन भी देखते हैरान होके, हाँ आखिर तुम वहां ऊपर ऐसे कैसे खड़ी हो। और डो कहती है, अगर तुम वहीं पे लटके रहे इस तरीके से तो फिर तुम मारे जाओगे। और सुन के बेन हैरान हो जाता है, क्या। और एक आवाज आती है पीछे से और यहाँ दो तरफ से बहुत सारे भाले निकलते हैं और ये सारे के सारे एक साथ अटैक कर देते हैं बेन के ऊपर। डैम इट, मैं यहाँ पर रिचल को ऐसे छोड़ भी नहीं सकता, अगर ऐसी ही बात है ईव जल्दी आओ। और बहुत स्पीड में बेन इसको सर्कल में डाल देता है और बुलाता है लिलिथ को और स्पीड में रिचल खींची चली जाती है। और हम देखते बेन बहुत दूर आ चुका होता है और वहाँ पे सारे के सारे तीर जा रहे होते हैं जिस जगह पे पहले बेन खड़ा था और सारे के सारे तीर उस जगह पे जाके एक साथ टकराते हैं। और रिचल जो स्पीड में ऊपर से आ रही थी, बेन उसे अपनी गोदी में लेके कहता है, पकड़ लिया मैंने तुम्हें, क्या तुम ठीक हो। और रिचल शर्मा रही होती है और कुछ कह नहीं पाती। और बेन कहता है, मुझे माफ करना इस हालात को इस तरीके से हैंडल करने के लिए, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा डेंजरस था, इसलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था इसकी वजह से। और रिचल कहती है, नहीं कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। और बेन कहता है, चलो तो अब रिचल पीछे से टाइट पकड़ के रखना, ऐसे लगता है जो ये जगह है। और यहाँ पर और भी बहुत सारे तीर आ रहे होते हैं और बेन के पसीने निकल जाते हैं ये सब देखकर। और हमारा सीन इस जगह पे शिफ्ट होता है, यहाँ पर ये दो कुलाड़ी घूमती हुई आ रही होती है स्पीड में और एक कुलाड़ी सीधे लाइट की तरफ जा रही होती है। और अचानक से कहीं से गोल्डन कलर के पंख आते हैं और बहुत सारे एक साथ कट पड़ते हैं इस जगह पर। और हम देखते हैं पंख लाइट के होते हैं और वो उड़ रहा होता है इस जगह पर। और जितनी भी कुलाड़ी आई थी लाइट के ऊपर, लाइट उन सबको काट के रख देता है। आखिर यहाँ हो क्या रहेगा। टीचर ने हमें संभल के रहने के लिए शुरुआत में साफ साफ ये बता दिया था कि जो ट्रेप्स हैं वो तब तक नहीं आएंगे जब तक तुम 20वें रूम तक ना पहुंच जाओ, लेकिन हम लोग तो सिर्फ अभी तीसरे रूम में
में, और जो ये डिफिकल्टी है ये कुछ ज्यादा नहीं है इसके लिए। और बेन यहाँ से बाजू में से जा रहा होता है और लाइट देखकर मन में कहता है, बाय द वे बेन, आखिर तुमने इस बार ये क्या निकाला है। और यहाँ पर बेन सारे के सारे ट्रिप से बचते हुए मन में कहता है, ट्रिप तो लगातार आते जा रहेंगे, चाहे तुम यहाँ पे कहीं पे भी क्यों ना चले जाओ, आखिर ये जगह है किस तरीके की। और ये सब कुछ रिचल को बहुत ज्यादा आकर्षित लग रहा होता है और याद कर रहे होते पहले की बात जब बेन ने रिचल को गोदी में पकड़ा था। टाइट पकड़ना रिचल, और रिचल मुस्कुराते हुए पीछे से बेन को पकड़ लेती है और बेन यहाँ पे पूरा कपड़ा लाल हो जाता है इसकी वजह से। आखिर अचानक से ये सब क्या हो गया, मेरी पीठ तो अचानक से बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। और अचानक से पीछे से एक हीरो पड़ता है लिलिथ के ऊपर। और गाइस जिसको नहीं पता है लिलिथ कौन है, लिलिथ इस हवर बाइक का नाम है जो बेन का एक लिविंग वेपन है। और जैसे ही हीरो पड़ता है ये स्पीड बढ़ा देता अपनी, और बेन चिल्लाता है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और रानी से देखता सामने ऊपर की तरफ, और बाजू में से लाइट आके कहता है, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो बेन, तुम तो भी कुछ समय पहले ठीक तरीके से भाग रहे थे और अचानक से ये सब क्या हो गया। और बेन लाइट को देख के रानू आता है, क्या आखिर तुम्हारे पीछे पंख क्या है। और लाइट कहता है, तुमसे पहले मैं भी किसी चीज को लेकर क्यूरियस हो रहा हूँ, आखिर इस बार तुम ये किसके ऊपर उड़ रहे हो, क्या ये चीज भी तुम्हारी दुनिया से आई है। और बेन कहता है, ये खबर बाइक है, मेरा भी ये पहली बार है इसको देखना। और इसे सुनकर लाइट कहता है, क्या खबर। और बेन कहता है, चलो इस सब को छोड़ो, आखिर डो कहाँ पर है। और लाइट कहता है, और जबकि तुमने ये बात मेंशन करी है, मैं जब से यहाँ इस ट्रिप में गिरा हूँ मैंने उसे बहुत देर से देखा नहीं है, कहीं वो फंस तो नहीं गई किसी ट्रिप में। और बेन कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता ऐसी बात है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो इतनी आसानी से किसी ट्रिप में फंसेगी, वो जरूर यहीं आसपास कहीं ना कहीं होगी। और यहाँ पे डो लगातार बहुत सारे ट्रिप को डोज कर रही होती है। और बेन कहता है, नजर रखो यहाँ पे हर चीज पे जो भी यहाँ आसपास हो रहेगा। और यहाँ पर उड़ते हुए लाइट और बेन जा रहे होते हैं। और लाइट कहता है, तो आखिर अब हम लोग क्या करें, आखिर तुम क्या सोचते हो इसके बारे में बेन, ये ट्रिप कब जाके खत्म होंगे। बेन बताता है, जो किताब में लिखा था उसके अनुसार बस हमें यहाँ पे कुछ खास समय तक सर्वाइव करना है, मुझे नहीं पता कि उसका टाइम कितना होगा और ये चीज कैसे काम करती है, लेकिन अभी के लिए लाइट भागो यहाँ पे दूसरी तरफ, मैंने ट्रिप को अब समझ लिया है। और लाइट जाता हो कहता है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे तीर एक साथ निकलते हैं और ये सब देखकर बेन हैरान होकर मन में बोलता है, ये जो पैटर्न है ट्रिप का, ये सब के सब इस बार टारगेट कर रहे हैं लाइट को, क्या ये मूवमेंट्स की वजह से एक्टिवेट होता है। ओ, जबकि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, यहाँ पहले भी हमें ऐसे रेकलेस तरीके से मूव नहीं करना चाहिए था, मैं तो सच में एक इडियट हूँ। और रिचल कहती है, हे बेन उधर देखो। और रिचल दिखा रही होती है, यहाँ बेन की हवर बाइक में एक तीर लगा हुआ होता है और गुस्से में इस तीर को निकाल के बेन मन में कहता है, एक कोई ऐसी चीज लिलिथ को चोट पहुंचाने में कामयाब हो गई, मुझे बाकी सब लोगों को बताना होगा कि हम लोग ऐसे बेफालतू में मूव नहीं करना है कहीं पर भी। जो रुको, अगर हम लोग हिलेंगे ही नहीं तो हम लोग कैसे क्लियर करेंगे इस रूम को। और अचानक से इस तीर को कुछ होने लगता है और बेन हैरान होकर कहता है, जो रुको रुको रुको, आखिर ये सब क्या हो रहा है, अभी भी मैंने कुछ ऑब्जर्व कर लिया, आखिर यहाँ पे अचानक से ये सब क्यों हो रहेगा, पहले फ्लोर पे तो इसने बिल्कुल भी काम नहीं करा था, उस जगह पे तो मैं बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, कहीं इसका मतलब नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद एक कोइंसिडेंट है, लेकिन जरा रुको चेक करते हैं। और अपना हाथ बढ़ाता है इस तलवार के पास और रिचल भी देख रही होती बेन को ये करते हुए और बेन इसे ऑब्जर्व कर लेता है, नहीं ये नहीं हो सकता, जो अभी इससे मुझे कॉन्सेप्ट मिला है वो हैगा बिहेडिंग, मुझे सोड ना मिलके बल्कि एक बिहेडिंग मिला है, आखिर ऐसा क्यों। हाँ अगर मैं इसके बारे में सोचूं मैंने पहले भी ऐसी चीज देखी हुई है जो होती कुछ और है और दिखती कुछ और है। और रिचल बाजू में देख के चौंक जाती है, बेन उधर देखो वहां उस लाइट इडियट को। और लाइट खड़ा होता है इस जगह पर और पूरा का पूरा भीग चुका होता है और मन में कहता है, मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था थोड़ी देर के लिए, मुझे लगा कि यहाँ पर सिर्फ वेपन ही डेंजरस है, आखिर ये किसने सोचा था कि यहाँ पर पानी भी निकलेगा ट्रैप से, यहाँ पर जरूर इस पानी के अंदर कुछ ना कुछ मिक्स था। मेरे सेंसेस धीरे धीरे जाते जा रहे हैं और मुझे अब धीरे धीरे धुंधला भी दिखने लगा है, अगर ऐसी चलता रहा तो फिर। और यहाँ आसपास में बहुत सारे ट्रैप एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ सारे के सारे ट्रैप सीधे लाइट के ऊपर एम करे हुए होते हैं और इनको देखकर लाइट मन में कहता है, अगर ऐसी चलता रहा तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा इन अगले ट्रैप के सामने। और स्पीड में बेन की हवर बाइक आती है और बेन कहता है, चलो। और बेन ने यहाँ पे रिचल को उतार दिया होता है और रिचल याद कर रही होती है बेन ने जो कहा था यहाँ से जाने से पहले, मुझे माफ करना रिचल, जो अभी मैं ये करने जा रहा हूँ वो एक बहुत बड़ा दाव है और मैं तुम्हें इस सब के बीच में घसीटना नहीं चाहता, क्या तुम मेरा वेट करोगे यहाँ पर कुछ समय के लिए। और रिचल कहती है, ठीक है। और ये सब सोचने के बाद रिचल चिंता करते हुए बेन का नाम लेती है, बेन तुम स्ट्रॉन्ग बने रहना। और बेन स्पीड में जाता हुआ इसे टच करके मन में बोलता है, जैसे सोचा था ये भी बिल्कुल पहले जैसे ही है, मैंने यहाँ पे टच कराएगा पानी को, लेकिन जो मुझे मिलाएगा वो पानी नहीं है बल्कि वेव है। हाँ मैं समझ पा रहा हूँ आखिर क्यों जो वो कॉन्सेप्ट मेरे को पहले मिला था उसका नाम बिहेडेड था ना कि सोड। और यहाँ पर एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर पे स्पीड में डो जा रही होती है और यहाँ इस प्लेयर पे आके नीचे की तरफ देखती है बेन। और यहाँ पर बेन बहुत ही स्पीड में जा रहा होता है लाइट की तरफ और ये सब देखकर डो कहती है, आखिर तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो। और बेन यहाँ से जाता हुआ मैंने बोलता है, ये जो कॉन्सेप्ट ऐसे दिखा रहे हैं ये निर्भर करता है उसकी परिस्थिति पर कि उसे किस लिए यूज करा जा रहा है। यहाँ पर मेरे ऊपर जितने भी अटैक हुए थे वो ठीक मेरी गर्दन के ऊपर एम थे, तो इसलिए उनके अंदर कॉन्सेप्ट था बिहेडेड का ना कि सोड का। और यहाँ पे लगातार बहुत सारी भाले तलवार जा रहे होते हैं और वो सारे के सारे हथियार बहुत पास आ चुके होते हैं लाइट के। और यहाँ पीछे बेन स्पीड में आता हुआ कहता है, मैं इसे संभाल लूंगा लाइट, अगर जितनी गहरी मेरी इन्फिनिट आंखों वाली स्किल बनेगी तो ये मुझे अलाउ करेंगे कि मैं किसी भी एसेंस की बियॉन्ड देख पाऊं। और बेन को उन सब हथियारों के सामने ऐसे जाता देख लाइट चिल्लाता हुआ कहता है, बेन। और बेन अपना हाथ आगे बढ़ा के मन में कहता है, यहाँ तक कि मैं उन चीजों के इरादों तक को पढ़ पाऊंगा। और यूज करते हैं यहाँ पर अपनी एक टेक्निक को
और इसके आसपास से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है और बेन यहाँ पर अपनी इन्फिनिट रीडिंग वाली टेक्निक को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर जितने भी वेपन एक साथ अटैक करने के लिए आए थे उन सबके सामने एक सर्कल सा बन जाता है और बेन लगातार बीच में होकर सबको एक साथ ऑब्जर्व कर रहा होता है और ये सब देखकर लाइट हैरान होकर कहता है, क्या तुम डायरेक्टली ट्रिप के बीच में जा रहे हो? और बेन मन में कहता है, मुझे जरूरत नहीं यहाँ पे सब कुछ ऑब्जर्व करने की, बस मैं कैसे भी करके इन सबको एक साथ मिक्स कर लूं और तोड़ दूं इसके फॉर्म को, बस इतना काफी होगा मेरे लिए। और इसके बाद एक झटका सा आता है और जितने भी वेपन यहाँ पर होते हैं सारे सारे एक साथ टूट जाते हैं। चलो हो गया ये। और हम देखते हैं रिचल की तरफ से इस जगह पर बहुत तेज हवा चल रही होती है बेन की वो सब करने से और रिचल अपने हाथों को सामने करके उनके पार्टिकल को अपने हाथों में लेती है और खुश होकर बेन का नाम लेती है और बेन यहाँ पर आ जाता है स्पीड में जमीन पे और लाइट भागता हुआ आ रहा था बाजू में से बेन के पास। बेन क्या तुम ठीक हो? और बेन भी यहाँ नीचे आके चैन की सांस लेता है और लाइट से कहता है, ओ लाइट मैं खुश हूँ कि तुम सेफ हो, ये तो सच में हमारे लिए बहुत ज्यादा क्लोज था। और लाइट हैरान होकर कहता है, आखिर ये सब क्या है? और बेन कहता है, आखिर किसको पता, ऐसा फील हो रहा है कि जो कुछ भी यहाँ पर एक साथ आ रहा था वो सबका सब इसमें एक साथ मिक्स हो गया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कोई बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज मिल चुकी है। और लाइट कहता है, क्या तुमने न्यू एबिलिटी अवेकन कर ली है? तुम तो डायरेक्टली छेड़छाड़ कर सकते हो ट्रिप्स में, तुम तो सच में कुछ ना कुछ हो बेन। और यहाँ अचानक से और भी अटैक आते बाजू में से और बेन और लाइट हैरान होकर दिखते उसकी तरफ। हाँ, और तभी यहाँ पर डोर रिचल आती बहुत ही स्पीड में और एक ही बार में उन सारे सारे हथियारों को टुकड़े टुकड़े कर देती है और इनको तोड़ने के बाद रिचल चैन की सांस लेती है। डो कहती है, गाइस अगर तुम नहीं सुधारोगे अपनी ऐसी लापरवाही हैबिट को तो तुम जरूर एक दिन बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। और ये सब देखकर बेन और लाइट हैरान होते हैं और बेन कहता है, क्या? और चैन की सांस छोड़ता हुआ कहता है, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मेरी जिंदगी बचा ली। और रिचल यस कहती है और डो अपना मुंह बना के कहती है, ये तो रिडिकुलस है, तुम अभी भी इतनी बड़ी दिक्कत में पड़े थे और फिर तुमने दोबारा अपना फोकस खो दिया। और लाइट गुस्से में कहता है, आखिर क्या कहा तुमने? और यहाँ पर ये लोग अगले रूम के लिए जा रहे होते हैं और रिचल कहती है, ऐसा लगता है ये आखिरी टेप था क्योंकि शिफ्ट अब स्टार्ट हो चुका है। और यह बेन हैरानी से दिख रहा होता है इन दोनों को और लाइट डो से कहता है, आखिर तुम्हारा किस तरीके का एटीट्यूड है? क्या है कुछ ज्यादा हर्ष नहीं उसके लिए जो अभी ऑलमोस्ट मरने वाला था? डो कहती है, आखिर तुमसे किसने कहा था तुम्हें ऐसे वीक से ट्रिप में फंसने के लिए? और वो लोग ऐसे गुस्से में लड़ रहे होते हैं और यहाँ दूर एमसी मन में बोलता है, ये सच में बहुत ज्यादा फनी है इन लोगों को यहाँ पर ऐसा देखना। चाहे तुम कुछ भी कहो, जब भी चीजें डेंजरस हो जाती है तुम हमेशा आते हो एक दूसरे के पास मदद करने के लिए, तो आखिर तुम क्यों झगड़ रहे हो? एक्चुअली में क्या है, प्रूफ नहीं है कि जो हमारी टीम है वो एक साथ बहुत अच्छे से काम करती है। और रिचल पीछे से कंफ्यूज होकर दिख रही होती बेन को और डो कहती है, ऑफ कोर्स मैं इंतजार कर रही थी सही टाइम का। और ये सुनने के बाद लाइट और बेन हैरान हो जाते हैं, क्या? क्योंकि एक बार मेरा तुम्हारे पर कर्जा हो गया तो फिर मैं ये मेक श्योर करूंगी बाद में वो सब धीरे धीरे कलेक्ट करना। और उथर हमें बताते हैं बेन ये आशा कर रहा है कि जो एक गहरी दोस्ती की भावना है ये बस एक इल्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं चार अक्षर आ चुके होते हैं यहाँ चौथे रूम में और यहाँ आसपास देखकर बेन कहता है, तो ये है वो जगह, यहाँ की छत तो नीचे आएगी थोड़ी सी, चलो कम से कम हमारे ऊपर से अटैक तो नहीं होगा उस जगह की तरह। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ना हो। और पीछे की तरफ अटैक कर देता अपनी गन से और यहाँ बेन इस मकड़ी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और अचानक से हैरान हो जाता है, हाँ आखिर ये सब क्या था? क्या ये एक मकड़ी है? और लाइट कहता है, ये तो टावर स्पाइडर है। और हमें बताते हैं इसके बारे में, ये एक टावर स्पाइडर है, एक यूनिक मोस्टर जो किसी भी फ्लोर पे आ जा सकता है। और उस मकड़ी को देखकर बेन कहता है, ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से सही है, मेरे अटैक का तो इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, इसने तो सारे सारे अटैक को आराम से डिफ्लेक्ट कर दिया। और लाइट बताता है, जो स्टेट्स होते हैं टावर स्पाइडर के वो बदलते रहते हैं हर एक फ्लोर के हिसाब से, ऐसा लगता है जो तुम्हारा वेपन है वो इसके सामने ज्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं है। डो अब ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे तुम्हें भी लड़ने आना होगा। और डो कहती है, ठीक है मैं समझ गई। और यह बेन निराश हो चुका होता है और डो देखती है उसकी तरफ और बेन कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोस्टर इतनी जल्दी सामने आ गए। और बेन की ये बात सुनकर डो भी अपनी चैन के साथ छोड़ के कहती है, तुम सबके सब मेरे पीछे रहना और तुम बेन बिल्कुल अच्छे से देखना अभी जो मैं करने वाली हूँ, एग्जैक्टली यही वो चीज है जिसको तुम ढूंढ रहे हो, एनर्जी ब्लास्ट। और वो अटैक सीधे इस स्पाइडर की तरफ आ रहा होता है और एक ही बार में सारों को उड़ा के रख देता है। और ये देख के बेन हैरान हो जाता है, वाओ ये तो सच में एनर्जी ब्लास्ट है और ये तो बुलेट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादातर स्पाइडर तो इसी से एक बार में मारे गए हैं। और डो कहती है, चलो ऐसा फिनिशिंग इसके लिए छोड़ देते हैं। और बाजू में हंसते हुए कहती है कि यहाँ पर कोई भी एक ऐसा रूलर है जो मुझसे ज्यादा मर्सीफुल होगा। और बेन भी हैरान होकर हंस रहा होता है, चलो ठीक है लाइट मुझे बाजू से कवर करके रखना और रिचल तुम ऊपर की तरफ नजर रखना जस्ट इन केस। और ये सुनकर लाइट और रिचल कहते हैं ठीक है। और बेन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है मन में, इंटरेस्टिंग, डो मेरी रूलर नहीं है लेकिन मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि वो इतनी ज्यादा समझदार है। और ये मकड़ियां आगे बढ़ रही होती हैं और बेन स्पीड में आगे जाता हुआ मन में कहता है, अगर मैं सच बताऊं आखिर में कैसे ग्रेटफुल ना हूं इस सब के लिए। और यहाँ पर रिचल और लाइट चिंता करते हुए देख रहे होते हैं और बेन के हाथ कप पा रहे होते हैं यहाँ पे इस अटैक को करने के बाद। और इसका ब्लेड मकड़ी के आर पास जा ही नहीं पाता, डैम इट ये तो बहुत ज्यादा टफ है। और इस मकड़ी को गुस्सा आ जाता है और सीधे कूद के आती है बेन के ऊपर अटैक करने के लिए। और इसकी वजह से बेन भी पीछे की तरफ गिर रहा होता है और अपना बैलेंस बना के कहता है, लेकिन फिर भी भले ही तुम कितने भी टफ की ना हो, यहाँ पर हमेशा बहुत सारे तरीके होते हैं। और सीधा अपनी तलवार घुसा देता है उसकी मुंडी में। और ये देखकर यहाँ पर रिचल और लाइट भी गुस्से आते हैं और बेन मन में कहता है, अगर उनको डायरेक्ट ऐसा सिलेक्ट करना काम नहीं कर रहा तो ये पॉइंटलेस है, मैं इनको यहाँ पर ऐसे लगातार स्टेप और पीछे हटता नहीं रह सकता। यहाँ पर ये स्पाइडर बहुत सारे हैं, ऐसा लगता है जो टावर
के स्पाइडर हैं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इन लोगों के सामने। और मुस्कुराते हुए कहता है क्या मैं बेवकूफ हूँ, आखिर मैं ये सब कैसी बातें कर रहा हूँ। मुझे एक बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज मिली थी पिछले रूम से और मैंने अभी तक सोचा भी नहीं था इसको यूज करने के बारे में, लेकिन अब ये परफेक्ट टाइम है और उसको यूज कर देता अपनी तलवार के ऊपर। चलो अब टाइम आ चुका है, देखते ही मेरी सोट के साथ क्या क्या कर पाता है। और यहाँ पर ये बहुत सारे स्पाइडर स्पीड में आ रहे होते हैं बेन की तरफ और ये सबके सब एक साथ कूद कर अटैक कर रहे होते हैं और बेन अपनी तलवार को पीछे करके कहता है तो चलो फिर क्या अब हम लोग इसे ट्राई करके देखें। और एक ही स्विंग में इस स्पाइडर को बीच से काट के आगे निकल जाता है और यहाँ पर आकर रुकता है और ये सब देखकर लाइट कहता है आखिर अचानक से ये सब क्या हुआ। और डोबी अच्छे से देख रही होती है बेन की इस टेक्निक को और यहाँ पे बेन मन में कहता है जो रुको, अभी मैंने एक क्लीन कट मारा लेकिन ऐसा करने पर कुछ ठीक फील नहीं हुआ, क्या मैंने कुछ ज्यादा थी जब अपनी तलवार घुमाई थी, इतना मुझे करना तो उससे भी ज्यादा, चलो उसको फिर से ट्राई करते हैं। और यहाँ बेन के आसपास बहुत सारी मकड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं और यहाँ पीछे सबसे कहता है यहाँ पर ये बहुत सारे आ चुके हैं, मुझे थोड़ी सी मदद की जरूरत है। और ये सुनिका त्रिचल कहती है ठीक है। और पीछे से ये सब देखकर डोमन में कहती है जो अभी इसने अपनी सोट के साथ करा है ये तो डेफिनेटली इसने कुछ ना कुछ करा अपनी सोट के साथ। अभी जब ये थोड़ी देर के लिए रुका था उस समय के बीच में ये उस एनिमी को काटने में कामयाब हो गया जिसको अभी थोड़ी देर पहले ये टच भी नहीं कर पा रहा था। आखिर कोई कैसे इतना ज्यादा केपेबल हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा केपेबल होने के बाद भी ये अपनी स्किल को तराश रहा है बिना अपनी पावर के ऊपर निर्भर हुए। क्या ये अच्छा फील नहीं हो रहा है? ज्यादातर जब कोई भी अपनी वेपन की पावर बढ़ाता है और बन जाता है एक पावरफुल वन, लेकिन वो आखिर में अपने वेपन को बेवकूफ की तरह घुमाते रहते हैं। लेकिन इसके पास कोई भी ऐसा फ्लो नहीं है, भले अगर इसके पास अभी ये चीज नहीं है लेकिन ये खुद ब खुद एक दिन पहुंच जाएगा चॉप के एसेंस तक। मेरे पास कोई रीजन नहीं इसकी जर्नी के बीच में आने का, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है अगर मैं सब कुछ ऐसे छोड़ दूंगी तो ये बहुत ज्यादा बर्बादी होगी। मेरे वर्ल्ड में 3 कैलेमिटीज को ओवरकम करने के बाद मैंने प्राइड लिया है मार्शल आर्ट वर्ल्ड की दुनिया में अपने आप को एक ग्रेट प्रोटेजी खिलाने के ऊपर, लेकिन वो सब करने के बाद यहाँ देखो मुझे, मैं यहाँ खड़ी हूँ और देख रही हूँ यहाँ पर किसी ऐसे को जिसका टैलेंट मेरे पास को पैथेटिक बनाता है। नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये जो इंसान है मुझे इसे कैसे भी करके अपना बनाना होगा। और अचानक से बेन को कुछ खतरनाक से महसूस होता है और आसपास देख रहा होता है हाँ ये सब क्या था। और बाजू में लाइट कहता है आखिर क्या हुआ बेन। और बेन बता रहा होता है नहीं अभी कुछ सेकंड के लिए मेरी पीठ पर बहुत ज्यादा ठंडा सा फील हुआ, मुझे लगा कि एक एलीट मोस्टर आने वाला है। ओ हेडो आखिर तुम वहाँ पे क्यों खड़ी थी ऐसे, क्या तुम यूज नहीं करोगे अपनी एनर्जी ब्लास्ट को। ओडो साइड में मुंडी करके कहती है तुम तो अकेले ठीक कर रहे हो, क्यों है ना, क्यों नहीं कर रहे क्या। और बेन कहता है ओ क्या सच में, तो ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई जरूरत नहीं है उस ड्रिंक को तुम्हें देने की, जबकि मैं सारा काम यहाँ पे खुद ही कर रहा हूँ। और ये सुनकर डोरान हो जाती है क्या। और लाइट कहता है ऐसा लगता है जो रूम में आखिरकार क्लियर हो चुका है। और यहाँ पीछे बेन ड्रिंक लेकर भाग रहा होता है और पीछे से डो चिल्लाते हुए कहती है तुम बस ये अच्छी ड्रिंक को अपने लिए बचाना चाहते हो, क्यों है ना। और बेन कहता है तो ऐसा लगता है मुझे शेयर करना होगा रिचल और लाइट के साथ। और यहाँ लाइट को एक मैसेज आता है हाँ एक्सटर्नल मैसेज, और यहाँ डो और बेन के पास भी आता है और दोनों के दोनों हैरान होकर देखते हैं क्या। और वो सेम मैसेज रिचल के पास भी आया होता है और वहीं पीछे डो कहती है एक एक्सटर्नल मैसेज, आखिर अचानक से क्यों और वो भी ऐसे टाइम पर। और बेन पूछता है क्या ये मैसेज सबको आया है। और लाइट कहता है हाँ, और ये कह रहे हैं कि हम लोग को जल्दी निकलना होगा इस टावर से। और ये सुनने के बाद बेन कहता है अचानक से ये सब आखिर हो क्या रहा है। और ये मैसेज डायरेक्ट हेडमास्टर की तरफ से आया है तो इसका मतलब ये सारे स्टूडेंट के लिए है, क्यों है ना। और डो कहती है मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मैंने तो अभी तक वार्म अप भी नहीं करा है और यहाँ तक कि मैंने उस अच्छी ड्रिंक को पिया भी नहीं है, जब तक वो लोग प्रॉपर तरीके से नहीं समझाते मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और यहाँ पे रिचल चिल्लाते हुए कहती है वो आ रहे हैं। और बेन भी देखता है कंफ्यूज होके रिचल। और अचानक से एक आवाज आती है और ये सुन के तीनों के तीनों हैरान हो जाते हैं और सामने 2 बड़े बड़े पोर्टल बन जाते हैं। और इनको देखकर बेन कहता है तो इसीलिए रिचल कह रही थी। ओडो कहती है अच्छा तो इसीलिए वो लोग हमें बाहर बुला रहे थे। और लाइट कहता है ये तो वही चीज है जिसके बारे में हम लोगों ने सुना था मीटिंग के दौरान। ओडो कहती है देखकर तो ऐसे लगता है। और बेन बोलता है जब भी तो सोची यहाँ की डिफिकल्टी इतनी अजीब सी क्यों थी। ओडो यहाँ पे अपने पास से नेकलेस निकालती है और इसमें कोई भी सिग्नल आ नहीं रहे होते हैं, ये सब देखकर डो बताती है अब यहाँ पर स्टूडेंट आईडी भी काम नहीं कर रही है, हम लोग तो अब पूरी तरीके से फंस चुके हैं इस डंजन के अंदर। और लाइट बोलता है तो ये मतलब था टीचर का जब उन्हें ये सब बताया था। और यहाँ पर इन बड़े बड़े पोर्टल से बहुत सारी मकड़ियां आ रही होती है, एक ऐसा फिनोमेना जहाँ पे स्टूडेंट मारे जा सकते हैं और ये सारी की सारी मकड़ियां एक साथ कूद के आती हैं इन लोगों के ऊपर। तो ये है वो स्पेशल इरेगुलरिटी जहाँ पे कोई भी नियम काम नहीं करते हैं। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जब टीचर के साथ मीटिंग हुई थी उस पर। और यहाँ पर टीचर बता रही होती है जब भी नए स्टूडेंट टावर को चढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर एक हाई पॉसिबिलिटी होती है डिमेंशन पायरेट के द्वारा अटैक होने की। और ये सुनकर बेन कहता है क्या डिमेंशन पायरेट्स। और टीचर कहती है मैं एक्सप्लेन कर दूंगी इसको बाद में। यहाँ पर दिक्कत ये है कि ऐसे सेम केस बहुत सारे हुए हैं, एक इरेगुलर अनप्रेडिक्टेबल ऐसे फिनोमेना उसके अंदर बहुत सारे हो रहे हैं। वैसे नॉर्मली तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है एक मामूली से रेगुलर एक्सप्लोरेशन में, लेकिन अगर चीजें एक बार बदल के रेगुलर हो गई तो ये सब कुछ चेंज हो जाता है। जितने भी रूल है टावर के अंदर सारे के सारे पूरी तरीके से बिगड़ जाते हैं, जो एरिया उसके अंदर सेफ होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस बन जाते हैं और जो मोस्टर के नंबर्स हैं वो लगातार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और जो बॉस रूम की डिफिकल्टी है वो कई गुना बढ़ जाती है। और इन्हीं सब के बीच अलग अलग तरह की दिक्कत भी शुरू होना शुरू हो जाती है। और ये सब सुन के तीनों की तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और टीचर बता रही होती है जैसे कि तुम देख सकते हो
जो टावर है वो गारंटी नहीं देता तुम्हारी सेफ्टी की। तो इसलिए एक चीज को अच्छे से याद रखना, अगर तुम कभी भी अपने आप को एक इरेगुलर फिनोमेना में फंसा हुआ पाते हो तो ये याद रखना, ये एक सच में बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है। और यहाँ इस डंजन के अंदर बहुत ज्यादा धूल उड़ रही होती है और हम देखते हैं सब कुछ बेन की हवर बाइक से हो रहा होता है और बेन और बाकी सब यहाँ से निकल रहे होते हैं बहुत स्पीड में। और लाइट कहता है चलो अब ठीक है, अब हम लोग आ चुके हैं एक बड़े एरिया में, हमें नहीं पता कि वो स्पाइडर कितने और ज्यादा आ सकते हैं, तो इसलिए ये जगह सही है। और बेन कहता है हाँ, अगर हम लोगों ने वहां पे होल्ड करके रखते तो ये बहुत ज्यादा रिस्की होता। और यहाँ पे रिचल गुस्से में होती है और पीछे डो कहती है लेकिन फिर भी। और यहाँ पर ये मकड़ियां बहुत सारी स्पीड में आ रही होती है और ये सबके सब एक साथ निकलती है उस जगह से। इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कभी खत्म नहीं होंगे। और यहाँ इन मकड़ियों के सामने एक नीली कलर की लाइट आती है और हम देखते होता है डो का अटैक और उसने अपना एक एनर्जी ब्लास्ट मारा होता है उन स्पाइडर को। और लाइट भी अपनी तलवार से बहुत सारे स्लेश मारता है इन स्पाइडर को और चिल्लाते हुए कहता है डो बिल्कुल भी मत रुकना। और डो कहती है तुम अपने बारे में चिंता करो। और वो दोनों लगातार डिस्ट्रॉय कर रहे होते उन स्पाइडर को। डो ने तो ऑलरेडी इतने सारों को मार दिया जो हमारी तरफ आ रहे थे और लाइट ने भी। ये लोग सच में बहुत ज्यादा थक गए होंगे। और सिर्फ यही नहीं, जो रिचल के बाल हैं अब तो वो आधे से ज्यादा काले हो चुके हैं और अब ये पहले से बहुत ज्यादा कम बोल रही है। अगर इसके बाल पूरी तरीके से काले हो गए तो यहाँ पर एक नाइटमेयर का सिनेरियो शुरू हो जाएगा। अगर ये स्पाइडर इतने ज्यादा टफ है तो आखिर हम लोग करें क्या। और डो रिचल को देख के कहती है ये बीच तो धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जाते आ रहेगा। आखिर किसने सोचा था कि ये भी चीज होने वाली है। अब मैं ये सब ज्यादा देर तक कर नहीं पाऊंगी, अगर मैंने जल्दी ब्रेक नहीं लिया तो ये सब धीरे धीरे बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। और जल्दी से बेन इस ड्रिंक को देकर कहता है ये लो इसे पी लो, मैं संभालता हूँ इन लोगों को कुछ देर तक, तुम आराम करो अभी के लिए। और डो हंसते हुए लेती है इस ड्रिंक को और बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है क्या तुम सच में संभाल लोगे इन सबको। और बेन अपने हाथ में बम की पिन खोल के कहता है ऑफ कोर्स मैं ये कर सकता हूँ, जरा देखो अच्छे से। और अपने हाथ को पीछे करके फेंक देता सामने उस बम को और वो बम सीधे उन मकड़ियों के बीच में जा रहा होता है और हवा में उसके आसपास बिजलियां कड़कने लगती है और बहुत तेज फूटता है उन मकड़ियों के बीच और उससे निकलने वाली हवा और आग इनकी तरफ आ रही होती है। और ये देख के लाइट कहता है आखिर ये सब क्या था, आखिर ये थी किस तरीके की पावर। और बेन कहता है ये अमेजिंग है ना, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी इसको बनाने में। और निकल जाता अपनी हवा बाइक लेकर स्पीड में उन मकड़ियों की तरफ। और पीछे लाइट से कहता है लाइट तुम आराम करो। और मन में कहता है रिचल को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके पास है अभी काफी एनर्जी, लेकिन फिर भी अभी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, कब वो हमारे ऊपर अटैक कर दे। और इसी के साथ यहाँ पर इतने सारे मोस्टर आते जा रहे हैं, आखिर किसको पता हम लोग कितना देर तक संभाल पाएंगे। लाइट और डो को आराम करने देना अभी के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन था मेरे लिए। अगर बस मैं टेक डाउन कर दूं जितना पॉसिबल हो सके उतना, और बस मैं उन्हें थोड़ा सा टाइम दे पाऊं रिकवर करने के लिए, इतना काफी होगा। और बाजू में सिस्टम को मैसेज आता है और बेन देखता रानी से और उसमें लिखा होता है द एग्जीक्यूशन लॉन्ग शॉट का ब्लड पॉइजन इंक्रीज हो चुका है। क्या अचानक से ये सब, जो मेरा ये ब्लेड है अब वो लाल कलर का बन चुका है। मुझे नहीं पता जो ये ब्लड पॉइजन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, लेकिन मैं इसको जल्दी पता कर लूंगा अगर बस मैं इसे टेस्ट करता रहा तो। और एक स्विंग मारता अपनी सोर्ट से और एक टेक में इन मकड़ियों को काट के रख देता है। और ये सब देखकर बेन हैरान हो जाता है क्या जो मेरी सोर्ट की रेंज है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर चोप ताकत देता है स्लेस को तो जो ब्लड पॉइजन है वो बढ़ाता है अटैक की रेंज और डिस्टेंस को। और ये सब ये करता है मेरे खून को पीते हुए। मैं तो थक गया बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है मैं इसे लगातार ज्यादा यूज नहीं कर पाऊंगा। ये तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ हर एक स्विंग पर। और पीछे से लाइट कहता है तुम फिर से कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हो, आखिर ये सोट के और के साथ क्या है, ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। और बेन भी हैरान होकर देखता है पीछे लाइट आखिर चल कहाँ पर है। और लाइट कहता है उधर देखो वहां पर है वो, एक एक करके उन सब स्पाइडरों को मार रही है। अभी हमें इस समय बिल्कुल भी उसके पास जाना नहीं चाहिए। और बेन कहता है तुम्हें अभी जाना नहीं चाहिए लड़ाई करने के लिए, तुम्हें अभी और आराम की जरूरत है। और ये सुनने के बाद लाइट कहता है नहीं बेन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने काफी आराम कर लिया है। और यहाँ आसपास देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो इतनी सारी मकड़ियां थी वो कुछ ज्यादा कम नहीं हो गई। और बेन हैरान होकर कहता है हाँ जबकि तुमने ये मेंशन करा है, देखकर तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। और आसपास देखकर डो कहती है और देखकर ऐसा लग रहा है जो लगातार मोशन निकल रहे थे उन डिमेंशन से उनका फ्लो बिल्कुल भी रुका नहीं है। और ये सब होता देखकर लाइट कहता है वैसे तो आमतौर पर मोस्टर की वेब तब रुकती है जब लड़ाई खत्म हो जाती है और या तो उनसे और ज्यादा खतरनाक चीज सामने आने वाली हो। और रिचल यहाँ पे पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर जा चुकी होती है और अचानक से पीछे से एक रोशनी आती है और देखती पीछे मुड़ के और यहाँ एक पोर्टल बन रहा होता है। और ये देख के डो कहती है ऐसा ही लग रहा है। और इनके ठीक सामने एक बहुत बड़ी मकड़ी आ जाती है पोर्टल से और इतनी बड़ी मकड़ी देखकर बेन डर जाता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था जो इतने बड़े मोस्टर होते हैं वो 50वें रूम के बाद आते हैं। और बेन की ये बात सुनकर डो कहती है क्या तुम उन लेक्चरों की बात कर रही हो जो वो लगातार ऐसे बोलते जाते हैं, सारा दिन उसे सुन सुन के मेरे कानों से खून निकलने लगता है। और लाइट पीछे देखते बहुत ज्यादा डर जाता है जरा रुको बेन उधर देखो। और बेन कहता है क्या हुआ लाइट, मैं यहाँ सामने फोकस कर रहा हूँ एलिड मोस्टर के ऊपर। और लाइट कहता है जो एलिड मोस्टर है यहाँ पर सिर्फ एक नहीं है वो और भी है। और सुनने के बाद बेन हैरान होकर कहता है आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो। और बेन देखता पीछे और यहाँ पर एक और सेम बड़ी सी मकड़ी होती है, आखिर ये सब क्या है, ये तो सबसे ज्यादा बुरी सिचुएशन है, एक एलिड मोस्टर सामने और एक पीछे, यहाँ पर तो दो हैं। और डरा हुआ लाइट कहता है आखिर ये सब क्या है, क्या जो हमारे स्कूल में किताबें हैं उनमें से कोई भी एक पार्ट क्या मैच भी करता है रियलिटी से। और डो भी थोड़ा सा सीरियस होकर देखती है उन मोस्टरों को। और यहाँ पर रिचल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है
और चिल्लाते हुए बढ़ जाती है उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। और पीछे से बेन रोक रहा होता है, नहीं रिचल, और अपने पंजे से अटैक करती है इस मॉन्स्टर के सामने। और ये सब देखकर लाइट कहता है, डेम जरा देखो तो, वो तो लापरवाही से अटैक कर रही है उसके ऊपर। और बेन कहता है, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है अच्छा ही कर रही है। लाइट जल्दी जाओ, तुम रिचल के पास रहना, वहां पर दोनों के दोनों सामने और पीछे से अटैक करते रहना उसके ऊपर। और जो है हमारे सामने आएगा, मैं और डो हैंडल करेंगे इसको, हम लोग कैसे भी मैनेज कर लेंगे, तुम जाओ। और लाइट जाते हुए कहता है ठीक है। और बेन यहाँ इस मॉन्स्टर के सामने अपनी तलवार लेके खड़ा होता है और मन में कहता है, चलो अब मैंने कह तो दिया अपनी टीम को दो हिस्सों में बांटने के बारे में, लेकिन अब मैं इसके साथ क्या करूं? मुझे इसके ऊपर यूज करना होगा चॉप और ब्लड पॉइजन, और बस स्टार्ट करना है इस मॉन्स्टर को बीच में से काटने से। लेकिन क्या जो मेरे अभी इस समय के अटैक है वो इसके ऊपर काम भी करेंगे? और ये सब सोच के बेन बहुत ज्यादा परेशान होता है। और पीछे से लाइट देखती बेन की तरफ और उसके पास आके कहती है, बस तुम ऐसी मत कहो कि मैं और डो हैंडल कर लेंगे, तुम ये जानते हो कि तुम जीत नहीं सकते इसके सामने, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे मदद के लिए नहीं पूछा, क्या है तुम्हारा प्राइड है और या जिद्दीपन? और डो को इतनी पास देकर बेन शर्माते हुए कहता है, क्या? और डो बेन को एक गेंद देकर कहती है, तुम ये एंजॉय करते हो क्यों, है ना? इसका फ्लेवर थोड़ा सा अलग था लेकिन बुरा नहीं था, तो अब से तुम्हें प्राइस पे करना होगा इस स्वीटनेस का। इसका खर्चा देखने में थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, लेकिन इसे उधार बिल्कुल मत समझना। और बेन डो की तलवार की तरफ देखकर मन में कहता है, डो ने अब अपनी तलवार को निकाल लिया है, यहाँ तक कि ये सब कुछ कर सकती है सिर्फ अपने खाली हाथों से, लेकिन आखिर क्यों यहाँ पर आप स्वॉर्ड को यूज कर रही है? क्या ये मुझे किसी रीजन के कारण दिखा रही है? और अचानक से डो पीछे मुड़ के कहती है, मैं बस अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहती, तो इसलिए कोई गलत आइडिया मत लगा लेना। और बेन भी अचानक से चौंक जाता है और शर्माने लगता है और मन में कहता है, मुझे माफ करना। और डो चैन की सांस छोड़ते हुए मन में कहती है, तुम्हारे पास जो कमी है वो है सिर्फ एक मूव की, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार दिखाऊंगी, लेकिन तुम्हारे लिए सिंगल स्लैश काफी होगा तुम्हारे आंसरों को ढूंढने के लिए। और बेन से कहती है, अच्छे से केयरफुल होकर देखो। और अचानक से बाजू में से चिल्लाने की आवाज आती है और बेन देखता है और यहाँ पे रिचल लड़ने लगती लाइट से। और लाइट चिल्लाते हुए कहता है, रिचल तुम इडियट, तुम्हें मॉन्स्टर को हंट करना ना कि मुझे। और यहाँ पे रिचल पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर जा चुकी होती है और इनके पीछे मकड़ी जला फेंक देती है अपना, और वो जला आ रहा होता है इनकी तरफ। और रिचल बच जाती है उस जाले से ऊपर कूद के, और उस जाले में लाइट फंस जाता है। और रिचल घुरा रही होती है सामने उस मकड़ी को देखकर, और इस पिलर के नीचे लाइट पूरी तरीके से चिपक जाता है इस जाले में। और ये मकड़ी, मॉन्स्टर और रिचल एक दूसरे की तरफ देख के घुरा रहे होते हैं। और ये सब होता देखकर बेन कहता है, इधर तरफ तो सब कुछ पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। और डो कहती है, बेन आखिर तुम कहाँ देख रहे हो, यहाँ मेरे ऊपर फोकस करो। और बेन कहता है, हाँ मैं देख रहा हूँ, लेकिन। और बहुत स्लो मोशन में डो की सूट आती बेन के ऊपर। और बेन कहता है, लेकिन जो सामने स्पाइडर है। और बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, हाँ मैंने तुम्हें कहा था ना कि सब कुछ ठीक होगा, अब सिर्फ एक ही मॉन्स्टर बचा है, वो दूसरी तरफ का। और हम देखते हैं डो के इस हमले से ये जो इतनी बड़ी सी मकड़ी होती है वो बीच से पूरी तरह से कट चुकी होती है। ये तो बस एक नीचे से करी जाने वाली एक स्विंग है, एक ऐसी सिंपल मूवमेंट जिसमें स्लैश करते नीचे से ऊपर को। अभी इस समय जो मैंने एक्सट्रीमली सिंपल मूवमेंट जो देखी है ये एक डेथ है जो दुनिया को दो हिस्सों में बांटती है। और यहाँ डो ने काट के रख दिया होता है उस मॉन्स्टर को, और बेन को बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं और उसको सर दर्द करने लगता है इस सब की वजह से। मेरे पास तो कुछ शब्द ही नहीं है सब देखने के बाद कुछ कहने के लिए। डो की बस थोड़ी सी मार्शल आर्ट स्किल को देखने की वजह से ही जो मेरे इनर कोड के लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो पावर मैंने देखी थी ओटीमा के साथ लड़ाई करते समय जो उसकी फोर्स फील्ड टूटी थी, बिल्कुल उसी की तरह ये जरूर उसका एनहेंस वर्जन होगा, एक ऐसी पावर जो डेथ को काटती है। इन दोनों को रिलीज करा गया सेम टाइम पर। आखिर कैसे कोई इंसान अपनी ऐसी व्हील को सोर्ड के अंदर फ्यूज कर सकता है? अभी जो मैंने डेथ का कॉन्सेप्ट डिस्कवर करा है ये तो बहुत ज्यादा साफ और क्लियर है। ये इतना ज्यादा क्लियर है कि उसने मुझे डरा के रख दिया है। और इन्हीं सबके बीच डो बुला रही होती है बेन को, लेकिन बेन सुन ही रहा होता है। और डो बेन के चेहरे के पास आके कहती है, क्या तुमने देखा था मुझे वो करते हुए जो मैंने अभी तुम्हें कुछ समय पहले दिखाया था? और डो को इतनी पास देखकर बेन शर्मा जाता है और चिल्लाने लगता है। और डो कहती है, आखिर तुम भाग क्यों रहे हो? और बेन कहता है, हर बार तुम ऐसी पास आके बोलती हो। और डो कहती है, ये लो। और बेन के हाथ में देती है स्कोर को, और बेन हैरान होकर देखता है स्कोर को। हाँ, ओ माय गॉड, ये तो कोरे का एलईडी मॉन्स्टर का जिसको तुमने अभी भी हराया था। और मन में कहता है, लेकिन जरा रुको, इसको तो डो ने हराया तो स्कोर का मुझे लेना ये ठीक रहेगा? और डो बेन के पास आके कहती है, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है तो हेजिटेट मत करो इसको एक्सेप्ट करने के लिए। और बेन भी शर्मा रहा होता है और कुछ बोलता नहीं है। और यहाँ पर लाइट मकड़ी के जाले में फंसा हुआ चिल्लाते हुए कहता है तुम दोनों उधर ऐसे फ्लेटिंग करना बंद करो और यहाँ पर आके मदद करो। यहाँ पर रिचल पूरी तरीके से अपने कंट्रोल खो चुकी है। और रिचल यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में देख रही होती है अपनी लाला आंखों से। और रिचल को ऐसा देखकर बेन कहता है, रिचल देखकर ऐसा लगता है जो लाइट है वो किसी काम का नहीं है। और ये सुनने के बाद लाइट कहता है, क्या? और बेन कहता है, अगर मैं जाऊंगा रिचल के सामने तो फिर मैं तो एक ही सेकंड में हार जाऊंगा, ऐसे हालात में तो सिर्फ उसको एक ही जन रोक सकता है और वो है डो, क्यों है ना? और डो कहती है, मुझे इस तरीके से मत देखो, मेरे तरफ का काम पहले से पूरा हो चुका है इस लड़ाई में। और बेन कहता है, नहीं ऐसा मत कहो, ये जो हालात है वो नॉर्मल नहीं है, ये एक इरेगुलर सिचुएशन है। अगर हमें से यहाँ पे कोई भी मर गया तो आखिर किसको पता कि क्या क्या होगा? और डो बाजू में देखती है इस मकड़ी को हिलते हुए और उसको देखकर मन में कहती है, हाँ ये सही कह रहा है। और यह बेन से कहते हो जाती है, चलो तो ठीक है, मैं संभाल लूंगी इस बीस्ट को, लेकिन इसके एक्सचेंज में। और पीछे बेन भी बोलता है, हाँ इसके एक्सचेंज में। और डो कहती है, तुम्हें फिनिश करना होगा उस स्पाइडर को जो इसके पैरों के नीचे है। और बेन हैरान हो जाता है, क्या? तो चलो ठीक है।
ही करते हैं इसे। और डो अटैक करती है यहाँ पे रिचल के ऊपर। ऐसे खड़े मत रहो वहाँ पर, आओ यहाँ पे मेरे पास। और बेन हैरान होकर कहता है जे रुको डो, आखिर तुम क्या कह रही थी, मुझे किसको संभालना है। और डो कहती है रिचल की तरफ देखकर चलो यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ रियल फन करते हैं। और यहाँ रिचल बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और बहुत स्पीड में उस मकड़ी के ऊपर से कूद के आती है डो की तरफ। और ठीक उस जगह पर अटैक करती है जहाँ पर डो खड़ी थी। और डो पीछे हट के कहती है उधर नहीं बेस्ट, इस जगह पर। और वो लगातार बहुत सारे अटैक करती है डो के ऊपर। और डो सारे अटैक आराम से डोज कर रही होती है। और डियर, मैंने कहा उधर नहीं, इस जगह पर। और उसे उठा के पटक देती है। और रिचल यहाँ पे बहुत तेज जमीन पे आके गिरती है। डो रिचल को हाथ छोड़ के कहती है ऐसे अंधाधुंध अटैक करना किसी स्ट्रॉन्ग के ऊपर, चलो उठो तुम बेस्ट, तुम्हारे पास अभी भी बहुत ज्यादा एनर्जी है। मैं तुम्हें बस एंटरटेन इतना करूंगी जिससे कि बस तुम बेहोश ना हो, तो जितना वाइल्ड हो सके उतना वाइल्ड जाओ। और ये सब देखकर बेन कहता है ओ माय गॉड, डो तो सच में रिचल को इतनी आसानी संभाल रही है जैसे इसको मजा आ रहा हो इस सब में। और डो बेन से कहती है बेन अभी टाइम नहीं है इसे डिस्ट्रैक्ट होने का। और बेन कहता है नहीं, मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या कहने का ट्राई कर रही हो, लेकिन जो ये टास्क है ये कुछ ज्यादा टफ नहीं है टीचर। और यार रिचल तो बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। और डो कहती है अगर तुमने मेरी पहली स्ट्राइक अच्छे से देखी होगी तो फिर तुम ये कर पाओगे। और ये सुनने के बाद बेन कहता है जो भी तुम ये सब कह रही हो। और बेन ये बोल ही रहा होता है और अचानक से वो मकड़ी अपने पेड़ से अटैक कर देती है। और बेन बच जाता है पीछे हटके और उसको देखकर कहता है आखिर ये चीज क्या है। और मकड़ी के जाले में फंसा हुआ पीछे लाइट कहता है बेन क्या तुम ठीक हो। और बेन कहता है जैसे रिचल और डो पीछे हटे इसने अचानक से मेरे ऊपर अटैक कर दिया। हालांकि ये मकड़ी मरने वाली है लेकिन फिर भी इसने अटैक करा मेरे ऊपर। क्या इसे ऐसा लगता है ये मुझे संभाल सकती है? अगर इसको ऐसे लगता है तो चलो ठीक है, अब करते हैं इसे। और बुलाता है ईव को। और अलग अलग पोर्टल में से चेंज आती है और इस मकड़ी के सारे पैरों को बांध रही होती है। और ये मकड़ी पूरी तरह से बन जाती है और बिल्कुल भी अपने आप को हिला नहीं पा रही होती। और ये सब देखकर लाइट हैरान होकर कहता है क्या तुमने इस मकड़ी को बांध दिया। और ये सुनने का डो भी देखती पीछे मुड़ के। और बेन जल्दी से बढ़ जाता है उस मकड़ी को ऊपर अटैक करने के लिए। और वो बड़ी इस मकड़ी में बंदे लेकर अपने पैरों से अटैक कर रही होती बेन के ऊपर। और बेन उसके सारे अटैक से बच बच के आगे जा रहा होता है और मन में कहता है जबकि ईव ने इसको यहाँ पर ऐसे रोक दिया है अब इससे लड़ना आसान हो जाएगा। चलो एड करते हैं स्लेश कट और पोइजन को मेरे ब्लेड में और अटैक करते हैं इसके पास जाके जहाँ पे मैं इसको काट सकता हूँ। और अटैक कर देता है सीधे उसके मुंह के पास। और ये पड़ने के बाद ये मकड़ी बहुत चिल्ला रही होती है और बेन जा रहा होता है स्पीड में उसकी तरफ। नहीं अभी काफी नहीं है। और बेन को ऐसा लड़ता देखकर लाइट कहता है ये तो बुरा हुआ। और डो मन में कहती है ये कट तो बहुत ज्यादा कम गहरा था, अगर तुम उसे सच में मानना चाहते हो तो तुम्हें उसकी गर्दन काटनी होगी। आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो बेन। और यह बेन मन में कहता है जो वो कट था वो ज्यादा गहरा नहीं था, आखिर क्यों। ओ माय गॉड, जो ब्लड पॉइजन है वो तो अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो नहीं रहेगा। और इस मकड़ी के पैर में जो चेन बंधी थी वो धीरे धीरे टूटने लगती है। और बेन मन में कहता है अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये मेक सेंस करता है, एक साथ ही उसका ना दो एबिलिटी को, तो ऐसा तो होना ही था, ये तो मैंने पहले कभी करके देखा ही नहीं था, डैम इट। और वो मकड़ी अटैक कर देती है अपने पैरों से उस जगह पे जहाँ पे बेन खड़ा था। और ये सब देखकर डो भी परेशान हो जाती है और पीछे से लाइट चिल्ला के कहता है बेन। और इस मकड़ी के पास ये धूल धीरे धीरे हट रही होती है और हम देखते हैं बेन की तलवार। और बेन ने उसको आराम से डोज कर दिया होता है और वहीं गिर जाता है अपने हाथ को पकड़ के। और लंबी लंबी सांस लेते हुए मन में कहता है उस मोमेंट में मुझे लगा कि मैं इस अटैक को झेल ही नहीं पाऊंगा। जैसे वो अटैक मेरे ब्लेड पे टकराया मैंने उसके एंगल को चेंज कर दिया। अगर मैं उसको डायरेक्ट अपने ऊपर लेता तो इस तलवार के साथ साथ मेरे हाथ पैर भी टूट जाते। लेकिन आखिर मैंने कैसे सेंस कर पाया ये सब। जिस समय मेरे ऊपर ये अटैक हुआ था उस थोड़े से मोमेंट पर मुझे कुछ सेकंड के लिए ऐसे लगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम हैगा इस अटैक को आराम से डोज करने के लिए। कहीं ये सब उसले तो नहीं जो मैंने डो की अभी इस समय जो स्वॉर्डमैनशिप देखी थी। और बेन ये सब सोच ही रहा होता है तभी सिस्टम को मैसेज आता है एनिमी के अटैक को डिफ्लेक्ट करने के प्रोसेस में तुमने रियलाइज और मास्टर कर लिया है फ्लो के कॉन्सेप्ट को। जो फ्लो की गहराई है वो लेवल 5 तक पहुंच चुकी है। और इसको देखकर बेन कहता है अच्छा तो ऐसा है, तो वो जो स्ट्राइक थी उससे सच में मुझे कुछ फायदा हुआ है। सच में डो तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ऐसा सोचना कि ये चीज अवेकन कर देगी मार्शल आर्ट के सेंस को, जिसके बारे में मुझे ये तक पता नहीं है कि वो मेरे अंदर गहराई में पहले से ही है। अगर मैं भले ही नहीं कर सकता डो की जैसी सेम टेक्निक को, लेकिन मुझे पता है इसमें मुझे क्या करना है। चलो ठीक है स्पाइडर, फिर से इसे ट्राई करते हैं, आओ अब मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। और ये स्पाइडर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पैरों के नाखून से अटैक करती है और बेन बहुत ही ज्यादा स्पीड में उन सबको आराम से डोज कर रहा होता है। और ये सब देखकर लाइट मन में कहता है ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं पेरी। इसमें तुम एनिमी के अटैक को प्रेडिक्ट करके डिफ्लेक्ट करते हो और अगर ये सही तरीके से नहीं किया जाए तो तुम्हें इससे बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है। और अगर चीजें अच्छे से जा रही हो तो तुम्हारे पास एक मौका मिल जाता है काउंटर अटैक करने का। लेकिन ये सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में ये सब इतना सिंपल नहीं है। असली फाइट में तुम मारे जा सकते हो बिना कुछ पता लगे। इसलिए बहुत से लोग अलग तरीका ढूंढते लड़ाई करने का, क्योंकि तुम्हारे पास आखिरी में सिर्फ एक ही लाइफ है और यही सब यहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन तुम बेन आखिर तुम कैसे यूज कर पा रहे हो ऐसी टेक्निक, और वो भी ऐसे हालात में। क्या तुमने ये नहीं कहा था तुमने कभी भी यूज नहीं कराया सोर्ड को पहले। और यह बेन उस मकड़ी के हर एक अटैक को डिफ्लेक्ट करते हुए आगे जा रहा होता है और सामने की तरफ देखकर कहता है हाँ यही मेरा मौका है। जो अटैक सीधा सामने तरफ से आ रहा है उसको करना है डिफ्लेक्ट, और जो अटैक आ रहे हैं साइड से उन अटैक की मुझे दिशा को बदलना है। चलो ये अच्छा है, अब धीरे धीरे मैं इसको अच्छे से कर पा रहा हूँ, तो चलो इसे फिर से करते हैं। और यहाँ रिचल डो की तरफ भाग रही होती है और अपने पंजों से लगातार अटैक कर रही होती है डो के ऊपर, लेकिन उसे कोई
कोई भी अटैक डो को छू भी नहीं पा रहा होता और रिचल गुस्से में बढ़ती डो की तरफ और डो ठीक रिचल के सामने से साइड में हो जाती है, जिसकी वजह से रिचल यहाँ पे मुक्के बल आके गिरती है और डो देख रही होती है बेन को लड़ते हुए और उसको देखकर मन में कहती है, ओ माई गॉड, मुझे पता है कि मेरी उस पहली स्ट्राइक से तुम्हें कुछ न कुछ मिला है, लेकिन ऐसा सोचने को तुम मुझे कोई ऐसी चीज दिखाओगे जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। एक मार्शल आर्ट टेक्निक जो एसेंस है फ्लो का, और ये चीज मेरी दुनिया में भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इसको मास्टर करने की कोशिश करते हैं। चेंज करना एनिमी के अटैक को 1 सेकंड के भी बहुत कम समय के अंदर अंदर, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके लिए जरूरत पड़ती है एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिएक्शन स्पीड की। और बिन अटैक कर देता है इस मकड़ी के पैरों पे और ये मकड़ी भी जल्दी से पीछे हट जाती है। ओडो बताती है इसको यूज करने में बहुत ज्यादा खतरा और बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है, और यह मेरे जैसे किसी के लिए जो हमेशा डोमिनेट करती मार्शल आर्ट को। यहाँ तक कि तुम मुझे भी एक नई चीज दिखा रहे हो। आखिर किसने सोचा था कि मैं देख पाऊंगी स्किल की इतनी गहराई को। पहले तो मुझे लगा था कि बस ये छोटी मोटी ट्रिक है जिसको मैंने छोटी मोटी स्किल समझा था, क्या उसको सच में इतना अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। और मैंने तो ये कभी भी इमेजिन नहीं करा था कि ये दिखने में इतनी ज्यादा इंप्रेसिव लगती है और शर्मा रही होती है सब देखकर। और यह बाजू में रिचल को देखती है, थैंक यू बीस्ट, तुमने पॉइंट आउट करा मेरे ऐसे शर्मीले साइड को। और रिचल रो रही होती है और ये सब देखकर लाइट कहता है, अरे गाइस कम से कम यहाँ से मुझे तो निकालो। ओडो मन में कहती है, लेकिन बस ऐसे डिफ्लेट करने से ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें इसकी भी आगे देखना होगा। अगर तुम यहाँ तक आई गए हो तो मुझे दिखाओ तुम कहाँ तक जा सकते हो। अगर तुम मास्टर कर सकते हो फ्लो को, अपने अपोनेंट की फोर्स को ऐसे डिफ्लेक्ट करने के लिए, तो तुम काउंटर अटैक भी कर सकते हो इसी सेम फोर्स से। तो चलो यूज करो अपने एनिमी की स्ट्रेंथ को और उसी समय पे घूमकर कंबाइन कर दो उसी के साथ अपनी स्ट्रेंथ को और काट के रख दो अपने एनिमी को बीच में से। और बेन के इस अटैक से इस मकड़ी के सर पे बहुत बड़ा कट लग जाता है और ये सब देख के लाइट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ओडो बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है, हाँ बिल्कुल इस तरीके से, तुमने बहुत अच्छा करा बेन। और ये बड़ी इस मकड़ी मारी जाती है इस अटैक की वजह से और बेन भी थकारा नीचे बैठ जाता है। और उस मकड़ी को मारने की वजह से उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट मिल रहे होते हैं बेन को और इसी के साथ बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं। ओह नो, क्या मैंने इसे सच में कर दिया। चलो ये बढ़िया, मेरे इंटरनल कोड के लेवल बढ़ चुके हैं। और बाजू में से एक जन कहता है, बेन, और हम देखते लाइट बुला रहा होता है और कहता है, एक बार अगर वो तुम्हारा काम हो जाए क्या तुम यहाँ पर आकर मेरी मदद कर सकते हो। ओडो कहती है, हाँ इस बीस्ट को भी संभाल लेना। और ये सब सुनने के बाद बेन कहता है, एक्सक्यूज मी तुम सबके सब, क्या तुम लोग को ज्यादा निर्भर नहीं हो रहा किसी ऐसे इंसान पर जिसने अभी अभी एक एलिट मोस्टर को हराया है। और लाइट, तुम्हें तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होना चाहिए था ना, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। और लाइट माफी मांग रहा होता है, मुझे माफ कर दो, जब से मैं इन जालों में फंसा हूँ मैं अपने मैजिक को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। ओडो कहती है, जो ये बीस्ट है इसका भी स्टेमिना बहुत ज्यादा है, सच में मुझे एक्नॉलेज तो करना ही होगा, ये तो बिल्कुल थकती भी नहीं है। मैं आशा कर रही हूँ कि मैं भी इस इडियट की तरह कहीं पे बंधी हुई होती। और लाइट कहता है, क्या। और बेन ये सब हैरानों के दिख रहा होता है, हाँ अच्छा तो ऐसी बात है, ये देखने में एक ग्रेट आइडिया लगता है, चलो ऐसा करके देखते हैं। ऑब्जर्व करो उस कॉन्सेप्ट को जिस मकड़ी के जाले में लाइट बंधा हुआ है, और अगर मैं उसको खिला दूं यहाँ ईव को और बस मुझे अब इसको यूज करना है। चलो चेन नेट कंप्लीट हो चुका है और उसे फेंक देता है यहाँ रिचल की तरफ और रिचल भी चौंक जाती है उसको अपनी तरफ आते देखकर और पूरी तरीके से उसमें उलझ जाती है। और ये सब देखकर बेन कहता है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा अगर तुम इसमें से निकलने के लिए कोशिश करती हो। जो ये चेन बंदी है तुम्हारे शरीर में, ये धीरे धीरे तुम्हारे मैजिक को पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेगी और जितना ज्यादा तुम ट्राई करोगे यहाँ से निकलने के लिए, जो ये चेन है धीरे धीरे टाइट होते जाएगी। और रिचल को देखकर बेन और लाइट शर्मा जाते हैं और लाइट जल्दी से बेन की आंखें बंद कर देता है, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। और बेन हैरान हो जाता है, हाँ आखिर तुम्हारे बारे में क्या तुम्हारे लिए ये सब चलेगा। और लाइट कहता है, मेरे लिए ठीक है तुम्हारे लिए नहीं। ओडो बोलती है, चलो ये सब छोड़ो, अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है जो शिफ्ट है 5वें रूम में जाने का वो अभी हो नहीं रहा है और जो चेन है ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और बेन कहता है, जो मेरी रेस्टोरेंट आईडी है वो तो अब दोबारा काम करने लगी है, तो चलो जबकि अब ये काम कर रहा है तो चलते अब यहाँ से बाहर। ओडो कहती है, ये अच्छा साउंड कर रहा है, बिल्कुल एक अच्छा आइडिया की तरह, चलो चलते हैं। और यहाँ बाजू में लाल कलर की एनर्जी से बन रही होती है और यहाँ एक जन की आवाज आती है, तुम लोग। और ये आवाज सुन के चारों तरफ हैरान हो जाते हैं और वो आवाज कह रही होती है, तुम वो बच्चे हो जिनने ओवरकम करा है स्टेज को। और ये सब सुनने के बाद बिन कहता है, आखिर किसकी आवाज है। और इस रेड कलर की एनर्जी में से आवाज आती है, मैं तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड दूंगी और अभी इस समय मैं तुम्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दूंगी जिससे तुम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो ऑब्जर्वर ऑफ 10,000 आई के साथ। और उस सबके बाद हमारा सीन यहाँ शिफ्ट होता है उस टावर के बाहर, यहाँ पर टीचर खड़ी हुई होती है और बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती है, बेन की टीम में से कोई आया नहीं होता है अभी तक। और सामने की तरफ आवाज आती है और टीचर भी हैरान होकर देखती है उस जगह पर और अचानक से इस जगह पर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बनता है और टीचर अपने आप को ढक रही होती है उस सबकी वजह से। और हम देखते हैं चारों के चारों आ चुके होते हैं उस टावर से बाहर और बेन सबसे कहता है, तुम सबके सब ठीक हो ना। और सबके सब कहते हैं, हाँ हम लोग ठीक है। और लाइट कहता है, हम लोग कहाँ पर है। ओडो बोलती है, ये वो एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग पहले अंदर आए थे। और टीचर आके कहती है, क्या तुम सबके सब ठीक हो। और बेन टीचर को यहाँ पर देखकर कहता है, टीचर यूमिन है आप। और टीचर चिंता करते हुए बोलती है, कहीं तुम्हें
कहीं चोट तो नहीं लगी और या तो किसी चीज से इफेक्ट तो नहीं हो गए। और बेन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ और सबके सब भी ठीक है, तो इसलिए प्लीज शांत हो जाइए। और टीचर बोलती है यहाँ तक कि जो मैसेज था सबको दे दिया गया था वापस आने के लिए। मुझे सचमुच बहुत ज्यादा चिंता हो गई थी क्योंकि तुम में से कोई भी वापस नहीं आया था। मैं खुश हूँ कि तुम सबके सब सेफ हो। आखिर अंदर हुआ क्या था? और बेन कहता है वेल चलो सबसे पहले किसी दूसरी जगह चलते हैं इसके बारे में बात करने के लिए। आखिर यहाँ पर क्या हुआ था प्रोफेसर? हम लोग जैसे चौथे रूम के अंदर पहुंचे उसके बाद हम लोग फंस गए थे कि रेगुलर सिचुएशन में। तो आखिर क्या हुआ था टीचर यहाँ पर जब हम लोग टावर के अंदर थे? और टीचर अपनी मुंडी नीचे करके कहती है एक्चुअली में एक स्टूडेंट ऐसे मारा गया टावर के अंदर ऐसे क्लाइम करने के दौरान, और जो अकेडमी वो इस सिचुएशन को संभाल रही है अभी, और जो स्टूडेंट सेम टीम में थे वो लोग अभी बहुत ज्यादा परेशान है अभी इस समय। ये जो इरेगुलर फिनोमेना था वो इसकी वजह से हुआ था। हम लोगों ने इसके बारे में पहले बात करी थी, क्यों है ना, ये डिमेंशन पायरेट्स जो टारगेट करते नए स्टूडेंट को, अगर वो मारे जाते टावर के अंदर और ले ली जाती उनकी स्टूडेंट आईडी, और बेन मन में कहता है फिर वो कभी भी रिजरेक्ट नहीं हो पाएंगे और हमेशा फंसे रह जाएंगे टावर के अंदर। और बेन टीचर से कहता है आखिर उन पायरेट्स का क्या हुआ? और टीचर कहती है वो लोग वहां से भाग गए ये सब करने के बाद। और ये सुनकर डो कहती है ऐसा लगता है ये सब कुछ पहले से प्लान किया होता है इस समय के लिए। अगर भले वो लोग इस अकेडमी के स्टूडेंट नहीं है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पायरेट्स हैं जो ट्राई करते हैं टावर को क्लाइम करने का। उन सब पायरेट्स के लिए अच्छा मौका होता है जब नए स्टूडेंट एंटर करते हैं टावर के अंदर, ये एक परफेक्ट मौका उनके लिए। अगर वो मार देते हैं इस अकेडमी के स्टूडेंट को जो एंटर करा है टेस्ट को पास करके, वो लोग इसे डैमेज कर सकते हैं अकेडमी की प्रेस्टीज को और गेन कर सकते हैं क्वालिफिकेशन को इस टावर को क्लाइम करने के लिए। और इनसे उन्हें स्टूडेंट आईडी भी मिल जाएगी इसके प्रूफ के लिए, क्यों है ना। और ये चीज अकेडमी की तरफ से वो तो यही कहेंगे ऐसे पायरेट से लड़ना बस एक दूसरा ट्रायल है जिसको जरूर ओवरकम करना चाहिए एक नए स्टूडेंट को। और ये सब करने से वो लोग सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सबके हाथों में दे देते हैं। आखिर क्या लगता है आपको इसके बारे में? और यहाँ पर टीचर निराश होकर कहती है डो, और डो कहती है सच में ये एक बहुत ज्यादा अच्छी जगह है यूनियन अकेडमी। यहाँ पर ऐसे पायरेट खुलेआम टावर के अंदर चले आते हैं। एक ऐसा टावर जिसकी वजह से यहाँ पर अकेडमी बनाई गई है वो एक एसेंस है इस अकेडमी का, और यहाँ अकेडमी रोक नहीं सकते अपने स्टूडेंट को मरने से। इस सब की वजह से जो सब ये क्लेम करते हैं ना कि ये अकेडमी पूरे मल्टी डिमेंशन में बेस्ड है, वो बहुत ज्यादा रिडिकुलस साउंड करता है। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पे सबके सब शांत रहते हैं। और टीचर कहती है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, यूनियन अकेडमी के पास है ड्यूटी अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन एक बार ये टावर के अंदर एंटर करते हैं तो ये उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और वैसे भी अगर टावर चूज करता है उन सब पायरेट्स को उन स्टूडेंट को छोड़कर, ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये व्हील है टावर की। और ये सुनने के बाद डो को गुस्सा आ जाता है क्या टावर की व्हील है? अगर ऐसी बात है अब मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और टीचर रोक रही होती है रुको डो। और यह बेन कहता है प्लीज समझिए टीचर टावर के अंदर कुछ हुआ है जिसकी वजह से डो ऐसी है। और टीचर पूछती है प्लीज मुझे बताओ बेन क्या हुआ, आखिर क्या एग्जैक्टली हुआ टावर के अंदर? और बेन कहता है वेल बात ऐसी है कि एक्चुअली में जैसे हम लोग रिटर्न आए थे टावर के अंदर से उससे पहले हम लोग किसी से मिले थे। और टीचर कहती है आखिर किससे मिले थे? और बेन थोड़ी देर तक कुछ कहता नहीं है और कहता है द कॉन्स्टिलेशन से। और ये सुनकर टीचर हैरान हो जाती है क्या? और हमें बताते हैं इनके बारे में द कॉन्स्टिलेशन, इन्हें ट्रांसीडेंटल और ऑब्जर्वर कहा जाता है। ये लोग नजर रखते हैं बहुत सारे डिमेंशन के ऊपर, और जब इन्हें कोई ऐसा मिल जाता है जिससे इनको बहुत सारा फायदा हो सकता है फिर ये लोग उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ये ट्रांसीडेंटल बीइंग है जो दूसरे डिमेंशन के लोगों के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके उन सब लोगों को पावरफुल मैजिक, स्पेशल एबिलिटी, आर्टिफैक्ट्स और भी बहुत सारी चीजें देते हैं जिससे कि लोग इन्हें फॉलो करें। और इसके रिटर्न में ये लोग बहुत सारी चीजें डिमांड करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इनके ऑफर को मना करते हैं। और इसके ऊपर यहाँ एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे पावर ही सब कुछ है, वहाँ ऐसे ऑफर से ज्यादा मीठी चीज कोई भी नहीं है। ये कॉन्स्टिलेशन ऐसे अट्रैक्टिव पार्टनर हैं जिनको कोई भी मना नहीं कर सकता। और इस सब के बाद हम देखते हैं टीचर और बेन बात कर रहे होते हैं। और टीचर कहती है एक कॉन्स्टिलेशन इस दुनिया में? और बेन कहता है हाँ एक ऑब्जर्वर जो नजर रखता है हर चीजों के ऊपर। उसने मुझसे बात करी एक अजीब सी आवाज में और उस चीज ने प्रॉमिस करा कि मुझे पावर के रूप में उसकी एक डिमांड पूरी करनी होगी। और ये सुनने के बाद टीचर खुश हो जाती है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और बेन हैरान हो जाता है हाँ। और टीचर खुश होकर कहती है टावर के अपने पहले दिन पर मिलना कॉन्स्टिलेशन से, ये तो अकेडमी के पूरे हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। कॉन्स्टिलेशन से इतनी जल्दी मिलने का मतलब तुम्हारे टैलेंट को ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। बेन थोड़ा हैरान होकर कहता है क्या सच में? और टीचर क्यूट सा चेहरा बना के कहती है हाँ ऑफ कोर्स। और बेन पूछता है टीचर से आखिर अकेडमी क्या सोचती है कॉन्स्टिलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने को लेकर? और टीचर भी कंफ्यूज आती है बेन के इस क्वेश्चन से और कहती है ऑफिशियली तो अकेडमी नेचुरलिटी के ऊपर विश्वास करती है, लेकिन अगर बीच में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कॉन्स्टिलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की तो अकेडमी खुद कहती है तुम्हें ऐसे मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। और टीचर की बात सुनने के बाद बेन कहता है अच्छा तो ऐसा है, तो इसका मतलब एक्चुअली में अकेडमी खुद कहती है कॉन्ट्रैक्ट बनाने को लेकर। और टीचर बोलती है एग्जैक्टली इस डिमेंशन के अंदर ये टावर ही एक ऐसी जगह है जिस जगह पर कॉन्स्टिलेशन का सबसे ज्यादा फोकस होता है। यहाँ टावर के ऊपर चढ़ने के लिए इससे ज्यादा आकर्षित चीज कोई है ही नहीं है। और ये सब सुन के बेन मन में कहता है इस पे तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, अकेडमी जैसी एक ऐसी जगह जहाँ पर इंट्रूडर को लेकर कोई भी डिफेंस नहीं है। और इसी के साथ ये लोग दोस्ती जैसा व्यवहार रखते हैं उन बीइंग के साथ
जिन लोगों के बारे में बहुत ज्यादा कम जानकारी है, सच में इसमें विश्वास करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और टीचर कहती है बेन आखिर उस कॉन्स्टेलेशन ने तुमको क्या करने को कहा था? और बेन बताता है वेल बात ऐसी है कि उसने कहा था मारने को। और टीचर शॉक हो जाती है सुन के, एक्सक्यूज मी तुम ये सब क्या कह रहे हो? और बेन बताता है उसने प्रॉमिस करा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी 2 लोगों के साथ, अगर हम में से एक दूसरे को कोई पहले मार देता है तो। ये डिमांड थी उस कॉन्स्टेलेशन की। और हमारा सीन शूट होता है उस टावर के अंदर, जब वो कॉन्स्टेलेशन बोल रही थी जिसका खून गर्म है सिर्फ उसकी इच्छा पूरी होगी। तुम बच्चे लोग तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, काट दो अपने कंपेनियन का गला और उसको मुझे ऑफर करो, और उसके बाद मैं तुम्हें अपना सबसे करीबी पार्टनर बनाऊंगी जब तक तुम पहुंच नहीं आते इस टावर के ऊपर और जो चाहते वो पानी लेते। मेरा जो लव है वो तुम्हारे पास से कभी नहीं जाएगा, तो चलो फिर आओ। और ये सुनने के बाद बेन मन में कहता है ये तो पूरी तरीके से बकवास बातें कर रही है, डिमांड करना हमारे दोस्तों को मानने की बस सिर्फ थोड़ी सी पावर लेने के लिए, क्या तो पागल है ये, जैसे कि हम लोग ऐसा करेंगे। और बाजू में देखता है डो की तरफ, क्यों है ना, और डो को यहाँ पे कुछ हो रहा होता है और बेन परेशान होता है उसको देखकर। डो और यहाँ डो के आसपास बहुत सारी ब्लैक एनर्जी आ जाती है और उस कॉन्स्टेलेशन की तरफ देखकर कहती है मुझे अकेला छोड़ दो, निकल जाओ यहाँ से। और ये सुनने के बाद टीचर कहती है अच्छा तो ये हुआ था, उसने जरूर अपनी बहुत सारी एनर्जी को वहाँ पे रिलीज करा होगा। और बेन कहता है हाँ उसने फोर्स का यूज करके कॉन्स्टेलेशन को वहाँ से भगा दिया। ये लोग ऐसे बीइंग है जिन लोगों के बारे में हम कुछ नहीं जानते और हमें एक खिलौने की तरह ट्रीट करते हैं। हम लोग को इस तरीके से टेस्ट करा जाना ये बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग था। तो टीचर इसका मतलब हम लोग पूरे हफ्ते तक टावर के अंदर जा नहीं पाएंगे। और टीचर कहती है हाँ ये सब इसलिए क्योंकि अब बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुका है, अब अकेडमी मॉनिटर करेगी इस टावर को पूरा 1 हफ्ते तक, जो भी इंट्रूडर है उनको पकड़ने के लिए। और बेन मन में कहता है मेरी इलेक्ट्रो को लेकर जो डुअल धीरे धीरे पास आती जा रही है और अब टावर में भी जाना बंद हो चुका है, तो अब बस मेरे पास ये चारा बचा है कि मेरे को कैसे ट्रेनिंग करनी है, जितना भी मेरे पास टाइम बचा होता है टाइम के अंदर अंदर। और सामने टीचर से कहता है जो भी टावर के अंदर हुआ है मैं चाहता हूँ उसको सबमिट करना, जो भी चीज हमारे सामने हुई थी सबका सब इसमें रिकॉर्ड है। और टीचर कहती है ये तो ठीक है लेकिन अगर पॉसिबल हो सके तो मैं सबके मुंह से सुनना चाहती हूँ खाने पर, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता अभी इस समय। और बेन कहता है हाँ सबके सब अभी थोड़ा सा फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से थक चुके हैं। और टीचर कहती है ठीक है मैं समझ गई, चलो फिर बेन लाइट और लुचेल तुमने बहुत अच्छा काम करा आज। और बेन कहता है आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और टीचर सबसे कहती है और मैं मेक श्योर करूंगी कि ऐसा कुछ अगले हफ्ते कुछ भी ना हो। मैं आशा करती हूँ कि तुम में से कोई भी ज्यादा बुरा नहीं सोचेगा अकेडमी के बारे में, और इसका भी ध्यान रखना कि तुम लोग बहुत अच्छे से आराम करो। और लाइट कहता है ठीक है अब हम चलते हैं, और वैसे भी अब हमारे पास एक अच्छी छुट्टी है। और ये तीनों की तीनों जा रहे होते हैं यहाँ से, तभी टीचर पीछे से बेन को कहती है बेन जरा रुको 1 मिनट। बेन पीछे मुड़कर देखता है हाँ बोलिए टीचर। टीचर कहती है मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, तो इसलिए मैं तुमसे डायरेक्टली पूछ रही हूँ। बेन कहता है हाँ कहिए। क्या जो वो कॉन्स्टेलेशन था उसने प्रॉमिस 4 में से 2 लोगों को ना करके बल्कि डायरेक्टली सिलेक्ट करा था डो और तुमको, क्या ऐसा ही हुआ था? और ये सुनने के बाद बेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है हाँ, और मन में कहता है वो चीज सिर्फ हम दोनों को एक दूसरे से लड़ाने का ट्राई नहीं कर रही थी, बल्कि वो रेत में से गोल्ड निकालने का ट्राई कर रही थी। और फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है वो कॉन्स्टेलेशन की तरफ, और वो कहती है तुम दोनों जरूर पहुंचोगे टावर के टॉप तक, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये चीज तभी हो सकती है जब अगर तुम इन 2 यूजलेस लोगों को मार दो जो बोझ है तुम लोगों के ऊपर। और ये सुनने के बाद लाइट और रेचल बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कॉन्स्टेलेशन कहती है तो मेरे प्यारे बच्चे मार दो उन दोनों को, और फिर मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ तुम पहुंच जाओगे टावर के टॉप तक और आ जाओगे उन लोगों के बीच में जिन्हें कहते हैं क्लाइंबर्स, और सिर्फ तुम दोनों बचोगे जिसके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। मारो और या तो कोई भी मौका आने पर उसे ले लो, ये दुनिया सिर्फ इन्हीं पे चलती है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है यहाँ प्रेजेंट में, और बिन आ चुका होता अपनी डोमेट्री के अंदर टेलीपोर्ट होके आखिरकार मैं वापस आ चुका हूँ। और कंफ्यूज होकर लाइट की तरफ देखकर मन में कहता है ये लड़का क्या इसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, ना धो के आए फिर जाके बैठे यहाँ पर। और लाइट से कहता है ये तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, यहाँ तक रिचल भी ये सब नहीं कर सकती, यहाँ पर बैठे हुए से कंफर्टेबल होके क्या तुम्हें बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा है? और लाइट कुछ कहता नहीं है, चुपचाप रहता है। तभी बेन यहाँ से जाने लगता है और पीछे से लाइट कहता है बेन क्या तुम मेरी टेस्टिंग कर रहे हो कि मैं यहाँ पे लड़कों की तरह नहीं बैठा हूँ? और ये सुनने के बाद बेन कंफ्यूज होने के साथ साथ हैरान हो जाता है हाँ आखिर तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। और लाइट कहता है एक्चुअली मैं ऐसे बैठना चाहता हूँ अभी के लिए, तुम कर सकते हो, तुम्हें जितना भी इंसल्ट करना है मुझे करो। और बेन हैरान होकर कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और ये सुनने के बाद लाइट बोलता है क्या सच में हमें वर्दी नहीं हो इंसल्ट तक करने के? और बेन हैरान हो जाता है क्या तुम ये सब क्या कह रहे हो? और मन में कहता है आखिर इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, ये तो बहुत ज्यादा प्राइड वाले टाइप का इंसान था, आखिर से ये क्या हो गया? और लाइट कहता है हे बेन मैं तुमसे नफरत सा करता हूँ। और बेन कहता है ओ अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें एक चीज बताऊं मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। और मन में कहता है आखिरकार अब हम लोग सेम पेज पे आ चुके हैं। और हम देखते हैं सब कुछ बेन मन में सोच रहा होता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है अपने मुख को बनाकर। मैं ठीक उसके मुंह पे कहना चाहता था लेकिन अभी के लिए चलो थोड़ा सा सही लेते हैं, क्योंकि अगर मैं एक इडियट को इडियट कहूंगा तो ये बहुत ज्यादा रूड होगा। और वहीं सोफे पे बैठ के लाइट से कहता है हे लाइट अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो तुम कह सकते हो, अगर यहाँ तक कि तुम कंप्लेंट करना चाहते हो मुझसे मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा, सब कुछ सुनूंगा तुम्हारी बातें। और लाइट कहता है मे बी
जिस दुनिया से मैं आया हूँ वहाँ पर मुझे भी जाना जाता था एक ग्रेटेस्ट टैलेंट के लिए। और बेन मन में कहता है हाँ मुझे लगता है तुम जरूर होंगे। और लाइट बताता है ये बस मैं इसे बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, मेरी फैमिली और बाकी सब लोग वो सबके सब बहुत ज्यादा तारीफ करते थे मेरे टैलेंट की। और उसके बाद मुझे दी गई होली स्वॉर्ड और वहां से जाते वक्त उन्होंने मुझे कहा टावर की पावर को हासिल करो और बन जाओ एक आखिरी गार्डियन हम लोगों को बचाने के लिए। और सबके भरोसे की वजह से मैं स्वॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना पाया और यहाँ आया इस अकेडमी में सब लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन आखिर ये सब क्या है, आखिर मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, आखिर तुम लोग मुझे ट्रीट क्यों कर रहे हो जैसे कि मैं कोई बोझ हूँ। और ये सुनने के बाद बेन कहता है हे लाइट, जो बोझ डिवाइन ने कहेगा उसकी बकवास बातों पे ध्यान मत दो और तुम्हें बिल्कुल भी सीरियसली लेना चाहिए ऐसी बातों को। और लाइट बोलता है डिवाइन बीइंग हो या ना हो, वेल उसने तुम्हें चूज करा है तो तुम उसे कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मैं अलग हूँ, मैं बस आखिरी में तुम दोनों के ऊपर एक बोझ हूँ जिन लोगों को चूज करा गया है। और वैसे भी ये डिवाइन बीइंग है, एक ट्रांसेंडेंट बीइंग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ज्यादा नॉलेज होती है उन लोगों के पास इंसानों से भी ज्यादा। उनकी तरफ से मिलना है किस तरीके का ऑफर, आखिर कैसे तुम और डोस को रिजेक्ट कर सकते हो। और बेन कहता है क्योंकि ये तो ऑब्वियस ये सब बकवास बातें हैं, मिलना है इस तरीके के ऑफर का और वो भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं स्ट्रॉन्ग बनने के बिना किसी को मारे बगैर, और वो सब बकवास बातों को तुम्हें और मुझे बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, क्यों है ना। और लाइट कहता है तुम इस तरीके से सिर्फ इसलिए सोचते हो क्योंकि तुम्हारे पास एक बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग टैलेंट है। अगर मैं सच कहूँ, अगर मुझे मिलता है इस तरीके का ऑफर तो मैं बिल्कुल नहीं हेजिटेट करता तुमको सेक्रीफाइस करने में। मैं शायद इस तरीके के ऑफर को तुम्हारे और डो की तरह रिजेक्ट नहीं कर पाता, शायद मैं वो रास्ता चुन लेता। बस फैक्ट की बात ये है कि मुझे उस समय बहुत ज्यादा गुस्सा और डर फील हो रहा था, मैं माफ नहीं कर सकता अपने आप को उस सब के लिए। और हम देखते उस सब के बाद बेन नहा धो के आता अपने कमरे में और सामने देखता है लाइट की तरफ, वो यहाँ सोया होता बिस्तर पे और उसकी तरफ देख के यहाँ से जा रहा होता है। और लाइट कहता है बेन मुझे माफ करना गुस्से में वो सब बोलने के लिए, इस समय तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है, मुझे बस बहुत ज्यादा जलेसी हो रही थी उस समय। और लाइट की ये बात सुनने के बाद बेन मुस्कुराते हुए कहता है हम लोग दोस्त हैं, वैसे भी ये सब बातें तो मैं तुमसे कभी भी सुन सकता हूँ, मैं अभी के लिए थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें थोड़ी सी गर्म चॉकलेट चाहिए तो ये लो, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी रख दी है, जो भी चीजें तुम्हें पसंद नहीं आ रही है वो सब के सब गायब हो जाएगी जैसे तुम थोड़ी सी मीठी चीज पियोगे। और ये सब सुनने के बाद लाइट कहता है तुम्हारा शुक्रिया और गेट बंद करके आ जाता है अपने रूम से बाहर। और मन में कहता है जब से मैं इसे पहली बार मिला हूँ उससे तो ये बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। और हम देखते डो इसी तरफ आ रही होती है और बेन अपनी आंखें बंद करके मन में कह रहा होता है अब मुझे अगली बार से बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा अपने वर्ड के ऊपर, अब मुझे थोड़ा संभल के बोलना चाहिए उसके आसपास अगली बार से। और इसी मन में सोच रहा होता तभी डो आ जाती है उसके बहुत पास, हे तुम आ गए, चलो कम से कम मुझे वापस नहीं जाना होगा अपने कमरे में, ये तो रिलीफ की बात है। और बेन बहुत ज्यादा चौंक जाता है डो को यहाँ पे देखकर, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये तो लड़कों की डोमेट्री हैगी। और डो अपने मुंह पे उंगली रख के कहती है अगर हमें कोई पकड़ेगा ही नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा। और बेन को यहाँ से खींच के ले जा रही होती है उसके तुलिये से, चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं। और ये लोग यहाँ बेंच पर आकर बैठ जाते हैं और बेन कहता है तो आखिर तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ। और डो कहती है मैं बस इधर उधर घूम रही थी, अचानक से यहाँ पर पहुंच गई, वैसे इसको छोड़ो, मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो रही थी इसको लेकर, तो आखिर बताओ उस बोझ की हालत क्या है, क्या वो ठीक है। और ये सुनने के बाद बेन कहता है तुम सच में वो मानते हो जो तुम कह रही हो, क्यों है ना, ये जो तुम बोझ कह रही हो उसको, आखिर तुम ये सब क्यों कह रही हो। डो कहती है क्या ये सच नहीं है, उसको तो सिर्फ ये पता है अपनी सोच को कैसे कैसे घुमाना है इधर उधर, बिल्कुल एक बेवकूफ की तरह, एक पैथेटिक इंसान जिसके पास ना ही कोई टैलेंट है और ना ही आसपास की चीजों को अडेप्ट करने जैसा कुछ। बेन बोलता है लाइट टैलेंटलेस नहीं है, उसके पास स्किल है स्वॉर्डमैनशिप की और बहुत सारी एबिलिटी भी हैगी। और डो कहती है जो दिक्कत है वो सबकी सब है उस सोच से, तुम्हें भी ये चीज पता है, क्यों है ना, उसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी और शार्प कॉम्बैट टेक्निक और इसी के साथ स्पेशल एबिलिटी, ये सब के सब आई है सोट के अंदर से, बिना उस सोट के वो कुछ नहीं है यूजलेस बेवकूफ के अलावा। और एक एक करके गिनारी होती लाइट किन किन चीजों में बुरा है, यहाँ तक कि वो आसपास के हालात को भी अच्छे से समझ नहीं पाता, पूरे तरीके से इनसिक्योर है और बहुत ज्यादा जरूरी समय पर वो कहीं ना कहीं जाके फंस जाता है जिसकी वजह से वो एक बेवकूफ इडियट बन जाता है। और ये सब सुनने के बाद बेन मन में कहता है ठीक है मैं समझ गया, अब रुक जाओ, अगर गिनाने लगे तो इसकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। और डो कहती है इस तरीके की सीरियस सिचुएशन में अगर वो खो देता अपनी स्पिरिट को तो सच में सब कुछ खत्म हो सकता है, यहाँ पर फिर साथ रहने को कोई भी फायदा नहीं होगा। यहाँ तक कि ये हुए बिना भी वो बीस्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिग फील कर रही है, अगर वो लाइट बेवकूफ भी शांत हो गया तो फिर सच में। और बस वो इतना कह ही पाती है, फिर बेन मन में कहता है क्या तुम उसकी बेइज्जती करना चाहती हो और या तुम उसकी चिंता कर रही हो। और सामने की तरफ देखकर डो को बाजू में कहता है तो आखिर तुम्हारे बारे में क्या। और डो भी हैरान हो जाती है हाँ तुम भी बहुत ज्यादा अजीब सी एक्टिंग कर रही थी उस समय जब तुम उस डिवाइन बीइंग से मिली थी, और इस सब की वजह से तुम बहुत ज्यादा इरिटेट भी हो गई थी टीचर से, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, क्या तुम ठीक हो। और ये सुनने के बाद डो शर्माते हो कहती है क्या तुम मेरे को लेकर चिंता कर रहे हो, आखिर कैसे तुम, नहीं, क्या तुमने ये सब अपनी एबिलिटी को यूज करके पता करा। और ये सब सुनने के बाद बेन अपनी मुंडी पीछे करके चिन के साथ छोड़ता है, मुझे ये सब जानने के लिए अपनी एबिलिटी का यूज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा चेहरा ही सब कुछ कह देता है। और इस कप को देते हो कहता है मैं बस ये तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम ठीक हो। और डो देखती बेन की तरफ और उसके हाथ से इस कप को लेकर मन में कहती है हाँ मैं समझ पा रही हूँ, तुम मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रहे हो। और बेन से कहती है जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा मीठी है। और बेन कहता है आखिर तुम ये सब क्या कह रही हो, ये गर्म चॉकलेट है, ये तो ऑब्वियस है ये तो मीठी होगी।
और डो कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बारे में चिंता करने के लिए, लेकिन ये इतना सीरियस नहीं है, मैं बस बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी उस समय। और बेन पूछता है आखिर तुम किस वजह से इरिटेट हो गई थी? डो बताती है वेल मैं ऑब्जर्वर हूँ 10,000 वर्ल्ड की, और ये जो बीइंग और मैं हूँ उसने जो बात करी थी मानने की और जो भी तुम लेना चाहते हो लेने की, कहीं इसका मतलब जो हम दोनों की सोच है वो सेम तो नहीं है? और डो के मुंह से सुन के बेन डर जाता है क्या? थोड़ा और गहराई से देखे तो ये बिल्कुल सेम ही है। अगर वो दोनों रिचल और लाइट वो किसी काम के नहीं है तो फिर मैं भी उन्हें अपने से दूर करने के बारे में सोचती। डो की बात सुनने के बाद बेन कहता है आखिर तुम ये किस तरीके की बकवास बातें कर रही हो? डो कहती है इसी वजह से तो मैं और ज्यादा गुस्सा थी उस समय। अगर मैं भी ऐसे आइडिया को मानती कि जो लोग केपेबल हैं सिर्फ उनको अपने साथ रखना है और ऐसे हालात बनते, भले ही मैं उन्हें डायरेक्टली नहीं मारती लेकिन मैं शायद उन्हें इनडायरेक्टली बनने के लिए छोड़ देती। हाँ और ये सच है कि मैं अपने आप से बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ ऐसी पॉसिबिलिटी को लेकर एग्री करने के लिए। ये सुनने के बाद बेन अपनी गर्म चॉकलेट पीने के बाद कहता है तो क्या ऐसी बात है? डो कहती है कैसी बात है? बेन डो की तरफ मुड़ के कहता है तो इसका मतलब तुम भी एक फूल हो। बेन के मुंह से सुनकर डो शर्मा जाती है और साइड में बॉन्डी करके मन में बोलती है मैंने यहाँ पे अपनी मन की सबसे गहरी बात कही और यहाँ देखो मुझे क्या मिला, इस तरीके का रिएक्शन। और बेन से कहती है क्या तुम्हें सीरियसली लगता है उन दोनों के पास टैलेंट है? बेन कहता है ऑफ कोर्स उन लोगों के पास है, अगर उन दोनों के पास टैलेंट की कमी है तो वो लोग कैसे आ पाए यहाँ तक? जो लाइट है इसमें कोई डाउट नहीं है उसके पास है शॉट को लेकर एक नेचुरल टैलेंट, हालांकि होली शॉट के ऊपर ज्यादा निर्भर रहने की वजह से वो ये समझ नहीं पा रहा कि उससे कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। वही बिल्कुल सेम रिचल की भी सिचुएशन वैसी ही है, ये जो उसके पास रिडिकुलस फिजिकल एबिलिटी और पोटेंशियल जो वो पोजेस करती है वो उसके अंदरूनी स्ट्रगल की वजह से कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो लोग इसका सामना कर करेक्ट करते अपनी गलतियों को खुद से तो इसके बाद जो उनका टैलेंट है वो सरपास कर जाएगा जितना तुमने और मैंने इमेजिन करा होगा उससे भी ज्यादा। बेन की ये सब बातें सुनने के बाद डो कुछ कहती नहीं थोड़ी देर तक और बेंच से उठने के बाद कहती है ठीक है मुझे भरोसा है तुम पर, अगर वो लोग ट्रेनिंग करते हैं अभी या बाद में तो जो उनका रिजल्ट है इसके बाद का वो खुद ही सब कुछ बता देगा। बेन बोलता है तो इसका मतलब तुम मदद करने के लिए तैयार हो? डो कहती है अगर जैसा कि तुम कह रहे हो कि वो दोनों के दोनों ओवरकम कर जाएंगे अपने स्ट्रगल को और ग्रो कर जाएंगे तो फिर मैं एडमिट करूंगी उसके बाद कि तुम सही थे, लेकिन अगर रिजल्ट मेरे पसंद का नहीं आया तो फिर उसके बाद सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी। ये सुनने के बाद बेन हैरान हो जाता है क्या? ऑडो यहाँ से जाते हुए कहती है मेरे खुद के जजमेंट को एक तरफ रख के उन फूल्स पर समय बिताने के लिए मुझे मनाने के लिए मेक श्योर करना कि तुम इसके बारे में केयरफुल होकर सोचो। और पीछे से बेन थोड़ा सा हैरान होकर रोक रहा होता है जय रुकना। तो ऑडो यहाँ से कूद कर जाते हुए कहती है और ये मेक श्योर करना कि उन दो बेवकूफों को भी अपने साथ लेकर आना। और बेन यहाँ से नीचे की तरफ देख कर कहता है कल सुबह सुबह क्या तुम सीरियस हो? और हम देखते हैं अगले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड में यहाँ पर डो लाइट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। बेन उन लोगों को ऐसे लड़ता देखकर हैरान हो जाता है और तभी यहाँ पे लाइट का पंच मिस हो जाता है और डो उसमें बहुत तेज मुक्का मारती है जिससे वो उड़ता हो जाता है बेन के पास से। और लाइट के हालात यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और बेन का नाम ले रहा होता है। बेन कहता है हाँ क्या हुआ, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे पास। और रोते हुए कहता है तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम मुझे कुछ सिखाओगे तो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ तक फॉलो करा, तो आखिर क्यों मैं सारे के सारे हिट खा रहा हूँ यहाँ पर? और बेन कहता है अच्छा ये चीज, और कुछ कह नहीं पाता। और डो अपना पेड़ जमीन पे तेजी से मारते हुए कहती है कितने ज्यादा फुलिश हो तुम। डो को ऐसा देखकर लाइट बहुत ज्यादा डर जाता है और डो कहती है ये ट्रेनिंग है तुम्हारी बॉडी के लिए, तो ये तो नेचुरली इस तरीके से पिटना, और तुम कोई ऐसे नहीं हो जो चेंज हो जाए किसी भी चीज को एक बार देखकर, बिल्कुल बेन की तरह, तो इसलिए रोना बंद करो, जल्दी से खड़े होकर तैयार हो जाओ। लाइट कहता है मुझे प्लीज मेरी सूट दे दो वापस। डो कहती है नहीं मिलेगी, जब तक तुम सीख नहीं आते कैसे फाइट करते हैं तुम्हें तब तक तुम्हारी सूट बिल्कुल नहीं मिलेगी। लाइट कहता है आखिर क्यों नहीं मिलेगी, मैं तो एक सूट में हूँ। डो बोलती है वेल अगर तब क्या होगा अगर तुम अपनी सूट खो देते हो तो क्या तुम ऐसे मर जाओगे बिना कोई फाइट करे? लाइट कहता है नहीं मैं ऐसे नहीं खोऊंगा अपनी सूट को। डो गुस्से में कहती है तुम सूट को लेकर मुझसे फाइट करना चाहते हो? और मन में कहती है मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम 3 सेकंड में हारो। लाइट बोलता है लेकिन बिना मेरी सूट के तो मैं। बेन कहता है हे लाइट ये ट्रेनिंग तुम्हारी ग्रोथ के लिए आएगी तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इस चीज के लिए तो डो ने खुद एग्री कराएगा। और मन में कहता है मुझे ये नहीं लगा था कि ये इस तरीके से होगा। और लाइट से बोलता है बस इस बार हमारे पर भरोसा करके ट्राई करो बिना सूट की ट्रेनिंग करने का, क्या कहना है इसके बारे में? लाइट कहता है मेरे लिए तो ठीक है। और उठते हुए मन में कहता है अगर बेन के दिमाग में मेरे लिए एक प्लेन है तो इसका मतलब इसका कुछ न कुछ मतलब तो होगा। चलो ठीक है मैं तुम पे भरोसा करके एक बार ट्राई करता हूँ। और पीछे से बेन हैरान होकर दिखता है लाइट की तरफ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं फिर से। और बाजू में से डो की बहुत ही लात आके इसके मुंह पे लगती है और ये लात मारने के बाद डो कहती है तुम पूरी तरीके से ओपन हो, किसी भी तरीके का डिफेंस नहीं है तुम्हारे पास। बेन हैरान होकर मन में कहता है ये तो सच में बहुत ज्यादा तेज था। और डो लगातार बहुत सारे मौके मारते हुए कहती है आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हारी पोजीशन अब पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, क्या तुम अब कोई भी अटैक ब्लॉक नहीं करोगे? तुम्हें बस अपनी आंखों पर निर्भर रहना चाहिए और देखना चाहिए हर एक अटैक को अपनी तरफ आते हुए अच्छे से, और इसी के साथ अपने सेंसेस से भी
भी फील करना चाहिए तुम्हें। आखिर तुम और कितना देर तक ऐसे पिटते रहोगे? लाइट कहता है मुझे पता है, दो लात मारते हो कहती है। अगर तुम्हें पता है तो फिक्स करो अभी इस समय। क्या बिना सोड के तुम्हारी कॉम्बैट इंस्टिंक्ट है वो इतनी ज्यादा डल है? ये सुनने के बाद बेन मन में कहता है हाँ ये बात बिल्कुल सही है। अभी इस समय जो लाइट के स्टेट है वो लगातार ड्रॉप होते आ रहेंगे। नॉर्मली तो लाइट एक मॉन्स्टर है जो आराम से हैंडल कर सकता है रेक्टो को, लेकिन किसी रीजन के कारण जो इसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। क्या ये सब इस सोड के दूर रहने की वजह से हुआ है? इसकी जो एबिलिटी है ऐसा लग रहा है वो कहीं ना कहीं से लीक हो रही है। अगर ये जो चेंज उस सोड की वजह से आया है तो इसका मतलब जो एक कंडीशन है लाइट की जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा खराब है। और यहाँ पे डो लगातार मुक्के मारते हो कहती है तुम तो लगातार धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हो। अगर तुम्हारी असली पहचान उस सोड से हैगी तो क्या तुम एक सोड हो? लाइट कहता है नहीं। डो बोलती है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है नहीं कहने से? तुम तो पूरी की पूरी यूजलेस हो अपनी सोड के बगैर। तो लाइट कहता नहीं है सच नहीं है। डो बोलती है अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो फिर दिखाओ और उस सोड को ढूंढना बंद करो जो अभी तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे प्रॉपर तरीके से फेस करो। और तभी हम देखते लाइट बहुत तेज चिल्लाता है, उसके बाल भी धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और अपना एक बहुत ज्यादा पावरफुल मुक्का बना के मारता डो की तरफ। और डो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है उसको ऐसा देखकर और फटाक से डोज कर देती है उसकी इस पावरफुल अटैक को साइड में हटके। और बेन हैरान हो जाता है लाइट की तरफ देखकर। रिचल कहती है ये फॉर्म, और हम देखते लाइट जो इतने समय से छुपा रही थी अपने इस लड़की वाले फॉर्म को वो अचानक से बहुत ज्यादा पावर के साथ सामने आ जाता है। और लाइट के ऐसे चेंज होने पर डो कुछ कहती नहीं है, थोड़ी देर तक उसको ऐसे देखती रहती है और उससे बोलती है तुम। तभी डो के आसपास अचानक से बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और उसके चेस्ट के पास एक क्रॉस बन जाता है जो बहुत तेज चमकने लगता है और गिर जाती घुटनों के बल। बेन भागते हुए आता है लाइट, और डो बेन को रोकते हुए कहती है ये ठीक है, बस ये है कि ये कोई ऐसी चीज है जिसको इतने आसानी से ठीक नहीं कर सकते। और लाइट वापस से चेंज होकर लड़के वाले फॉर्म में आ जाती है। डो कहती है लाइट से तुम्हें पता है ना क्या दिक्कत जो भी तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है? लाइट कहती है हाँ बेन और तुम बिल्कुल सही थे, मुझे भी लगता है कि मैं इस तरीके से और ज्यादा आगे नहीं जा सकती। क्या तुम मेरे से थोड़ा और देर तक फिर से लड़ाई करोगी? और डो कहती है इस सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने तुम्हें गलत समझा था। लाइट कहती है नहीं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो मेरी मदद हो रही है। डो कहती है मुझे ये लगा था कि तुम एक क्लूलेस इडियट हो, लेकिन ऐसा सोचना कि तुम एक ऐसी इडियट हो जो अपने साथ एक बॉम्ब लेके घूम रही है। चलो आशा करते हैं वो जो बॉम्ब है तुम टावर के अंदर न ले जाओ। और लाइट को ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। रिचल कहती है बेन चलो हमें भी ये करना चाहिए। और बेन की तरफ से कोई जवाब न आने की वजह से उसकी तरफ देखकर कहती है बेन। और बेन अपनी स्किल से चेक कर रहा होता है लाइट को, आखिर अभी ये सब क्या था? होली स्पिरिट, डिमोनिक स्पिरिट, ये दोनों के दोनों तो अपोजिट कॉन्सेप्ट हैं। आखिर कैसे ये अपोजिट कॉन्सेप्ट एक ही बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं? शायद यही कारण हो सकता है जिसकी वजह से बेन को इतनी दिक्कत हो रही है। मैं इससे इसके बारे में बात करूंगा जब हम लोग जाएंगे रूम के अंदर। और रिचल से कहता मुझे माफ करना, तो मुझे इतनी देर से बुला रही थी, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, मैं बस थोड़ा सा कुछ सोचने में लग गया था। रिचल कहती है नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो ये है अगर हम लोग भी स्पारिंग करें लाइट और डो की तरह तो। और ये सुनते ही बेन को रिचल का बीस्ट मोड याद आ रहा होता है और हैरान होकर कहता है क्या ये करना ठीक रहेगा? मेरा मतलब ये ठीक तो नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारे पास तरीका है मेरे को रोकने का अगर मैं कंट्रोल से बाहर चले जाती हूँ तो। और अपने फेमिलियर को निकाल कर कहता है हाँ तुम सही तो कह रही हो। और रिचल बोलती है मैं भी अपनी पावर को कंट्रोल करके मददगार साबित होना चाहती हूँ। रिचल की बात सुन के बेन कहता है ठीक है। और यहाँ साइड में जो लकड़ी की तलवार रखी होती है उनके पास आकर मन में कहता है रिचल तो कुछ अजीब तरीके से आज मोटिवेटेड है, क्या ये सब वो कल के शॉकिंग चीज की वजह से हुआ है? शायद ऐसा हो सकता है। और इस लकड़ी की तलवार को फेंक कर देता है रिचल की तरफ, ये लो। रिचल उसको पकड़ के कहती है एक लकड़ी की तलवार? बेन बोलता है हम लोग यहाँ पर अपने तरीके से लड़ाई करेंगे, जितना डो लाइट आवाज कर रहे हैं अपने लड़ाई के दौरान हमें उतना करने की जरूरत नहीं है, चलो बढ़ाते इस स्पारिंग मैच की इंटेंसिटी को। रिचल कहती है ठीक है मैं समझ गई। बेन बोलता है तो चलो क्या अब हम लोग स्टार्ट करें? रिचल कहती है हाँ मैं भी इसमें अपना बेस्ट दूंगी। बेन मन में कहता है अरे हाँ इससे मुझे एक बात याद आई जिस चीज का मैं सपना देखता था अपनी कॉलेज लाइफ में, एक ऐसी क्यूटिक फाइट के बीच एक जवान लड़का और लड़की एक दूसरे को इंकरेज कर रहे हैं अपनी स्किल को शेयर करके। यही चीज तो मैं करना चाहता था, सच में मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ। रिचल की वजह से अब मेरा सपना धीरे धीरे सच हो रहा है। रिचल कहती है तो क्या मैं शुरू करूँ? बेन खुश होकर मन में कहता है हाँ ठीक है कभी भी आओ मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। और जैसे अपना बीस्ट मोड एक्टिवेट करती बेन डर जाता है और हम देखते 5 मिनट बाद हर जगह धूले धूल उड़ रही होती है और उन्हीं सबके बीच बहुत तेज आवाजें भी आ रही होती है। और यहाँ पर बेन ने अपने फेमिलियर को यूज करके रिचल को पकड़ लिया होता है और चिल्ला के कहता अपने फेमिलियर से चाहे कुछ भी हो जाए बिल्कुल मत छोड़ना, इसी टाइट पकड़ के रखो उसको। और इस चेन में बंधे रहने की वजह से रिचल की पावर धीरे धीरे जारी होती है और सारी पावर जाने के बाद होश में आ जाती है। बेन कहता है क्या तुम आ गई वापस? रिचल जल्दी से बेन के पास जाते हो कहती है बेन बेन क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बेन की आत्मा उसकी बॉडी छोड़ के जा रही होती है इतनी देर से रिचल से लड़ने की वजह से और उससे कहता है मैं ठीक हूँ, मेरे हाथ पैर अभी भी जुड़े हुए हैं। रिचल माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। रिचल के सर पे अपना हाथ रख के बेन कहता है सब कुछ ठीक है रिचल, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तुम्हें प्रॉमिस नहीं करा था मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्यों है ना, मैं इस चीज के लिए पहले से तैयार था, तो इसलिए बिल्कुल भी बुरा फील मत करो। और ये सुनकर रिचल भी शर्माने लगती है। तभी डो पीछे से आके कहती है मैं यहाँ पर जब से इतनी कड़ी ट्रेनिंग कर रही हूँ
और यहाँ पर तुम बड़े स्मूथली स्वीट तरीके से बातें कर रहे हो। ये सुनकर बेन कहता है, आखिर किस तरीके की स्वीट बातें? क्या तुमने देखा नहीं अभी भी मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचा हूँ? डो कहती है, अभी तुम धीरे धीरे एक इनोसेंट बीस्ट से स्वीट तरीके से बातें नहीं कर रहे थे। रिचल कहती है, ऐसा कुछ नहीं था, बेन को बस थोड़ी सी मेरी चिंता हो रही थी। ओडो रिचल के पास आके कहती है, और या तो ये जो बीस्ट है इसका कोई दूसरा मोटिव है सबको लेकर। रिचल शर्मा जाती है सुनकर, इधर उधर के ख्यालों को मन में रखकर ट्रेनिंग करना ये बहुत ज्यादा रूड होता है तुम्हारे ओपोनेंट के लिए। तुम्हें इस तरीके के ख्याल पीछे छोड़ देना चाहिए। बेन रिचल की तरफ देखकर मन में कहता है, रिचल अभी जो इतना मोटिवेट थी वो फिर से शर्मा रही है। ये सच में बहुत ज्यादा सॉफ्ट है डो के सामने। नहीं अगर मैं सोचूं पहले की बातें जो भी कुछ हुआ है, क्या ये अमेजिंग नहीं है कि ये बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है? अगर होती तो फिर पता नहीं क्या क्या होता है यहाँ पर। मुझे नहीं लगता रिचल को बिल्कुल भी टाइम मिला अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने का, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं देख रहा हूँ रिचल अपना पूरा बेस्ट दे रही है। और बेन कहता है, चलो ठीक है। ये सुनने के बाद डो कंफ्यूज होकर कहती है, आखिर क्या ठीक है? बेन बोलता है, मैंने अभी टीचर से कुछ समय पहले पूछा था जब भी मैं वापस जाऊंगा फ्लोटिंग आइसलैंड की तरफ तो क्या मैं अपने साथ एक और जन को ले जा सकता हूँ? और जैसे ही मैंने ये कहा इसको लेकर मुझे अप्रूवल मिल गया टीचर की तरफ से। डो खुश होकर कहती है, चलो ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। मुझे यहाँ पर वैसे भी कुछ समय से बहुत ज्यादा बंद बंद सा महसूस हो रहा है। बेन बोलता है, तो रिचल तुम चलना मेरे साथ बाहर। और बेन के मुंह से सुन के रिचल, डो, लाइट तीनों के तीनों हैरान हो जाते हैं। क्या? और बेन बोलता है, चलो मेरे साथ, चलो चलते हैं एक डेट पर। और उसके बाद हम देखते हैं बेन यहाँ शॉपिंग मॉल में आकर किसी से बात कर रहा होता है। नहीं मैंने तुमसे यहाँ पर आने से पहले कहा था ना, हम लोग यहाँ रात भर नहीं रुकने वाले, बस थोड़ा सा घूमकर फिर वापस आ जाएंगे शाम होने से पहले पहले। और हम देखते बेन यहाँ पर डो लाइट से बात कर रहा होता है। डो गुस्से में कहती है, आखिर तुम्हें यहाँ पर कितना लंबा समय हो गया दूसरी दुनिया में आए हुए, और तुम्हें ऐसा लगता है एक लड़का और लड़की को साथ में इतना देर तक रहना चाहिए? लाइट रोते हुए कहती है, हे बेन यहाँ पर हर चीज का कोई तरीका होता है क्या? तुम अकेले यहाँ अपने रूममेट को छोड़कर किसी और के साथ बाहर जा रहे हो? ये सब सुनने के बाद बेन कहता है, ये क्या है? क्या तुम लोग मेरी मम्मी हो जो तुम लोग मुझे ऐसे समझा रहे हो? और बाजू में से रिचल आते हो कहती है, एक्सक्यूज मी, मैंने वो ट्राई करा जो तुमने मुझे पहनने के लिए रिकमेंड करा था, तो बताओ क्या ऐसा ही लग रहे हैं ना? बस बात ऐसी है कि ये जो कपड़े हैं ऐसा फील हो रहे हैं कि जैसा कि मैं अपने फिगर का शो अप कर रही हूँ। रिचल को देखकर बेन कहता है, क्या बात है, तुम तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। डो गुस्से में कहती, जा रुको, तुम यहाँ पर आ तो जाओ फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। और यहाँ आसपास घूमने के बाद रिचल कहती है, वाह ये तो अमेजिंग है, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि अकेडमी के बाहर भी इतनी बड़ी सिटी होगी। बेन कहता है ना फैसिनेटिंग, जबकि मैं यहाँ पर दूसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ। और हाँ चलो मैं तुम्हें इस एरिया का डिपार्टमेंट स्टोर और शॉपिंग मॉल दिखाता हूँ। रिचल कहती है हाँ, और देखती बेन की तरफ। बेन यहाँ दूर आ चुका होता है और देखती देखती यहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो जाती है। रिचल को यहाँ से जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है और मन में कहती है, इससे पहले कि मुझे पता चलता है यहाँ पर अचानक से बहुत सारी भीड़ हो गई, अगर ऐसी चलता रहा तो मैं खो दूंगी बेन को। और फटाक से बेन उसका हाथ पकड़ लेता है, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ करना है इसके लिए, तुम्हारा इस जगह पर पहली बार आना हैगा और मैंने तुम यहाँ पर ऐसे अकेले छोड़ दिया। रिचल कहती नहीं कोई बात नहीं। बेन कहता है, ये जो शॉपिंग वाला एरिया है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है, तो चलो हम लोग कहीं अलग ना हो जाए, इसलिए हाथ पकड़ के चलते हैं। रिचल शर्माते हुए कहती है ठीक है। और दोनों के दोनों जा रहे होते हैं इस भीड़ में हाथ पकड़ के, और ऐसे ही हाथ पकड़े हुए दोनों के दोनों खाते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं। और बहुत सारी नई नई दुकानों में जाकर बेन रिचल के लिए बहुत सारी चीजें खरीदता है और दोनों के दोनों खूब मजे कर रहे होते हैं यहाँ पर आकर। और उसके बाद बेन और रिचल एक रेस्टोरेंट में आकर खाना खा रहे होते हैं। बेन कहता है, तुम्हें सच में इससे कोई दिक्कत नहीं है ना, इस जगह पर मोस्टा मीट का खाना मिलता है? रिचल बोलती है, इसलिए तो मुझे ये पसंद है। और फिर उसके बाद उसे खाती है, मजा आ गया, तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है। बेन कहता है, वाह जैसा मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। रिचल गुनगुनाते हुए मन में कहती, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे लगा नहीं था कि मैं इसे सिटी में आकर मीट को खा पाऊंगी। ये सब कुछ हो पाएगा बेन की वजह से। और तभी अचानक से हैरान हो जाती है, बेन देख लेता उसको। हाँ, और हम देखते हैं रिचल बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती है। बेन कहता है, क्या हुआ, तुम्हें ये पसंद नहीं आया? रिचल कहती, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस बात ऐसी है कि मैं इन सब चीजों को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। बेन तुम पहली बार मुझे यहाँ पर सिटी में लेकर आए और बहुत सारी चीजें तुमने मेरे लिए खरीदी, और यहाँ तक कि तुमने मुझे इतना ज्यादा स्वादिष्ट खाना भी खिलाया, लेकिन इतना सब करने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं जो मैं बेन के लिए कर सकती हूँ। और इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्या ठीक रहेगा मेरे लिए इतना ज्यादा खुश होना। और यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता कि ये सब करने के बाद भी मैं अपनी एबिलिटी को कंट्रोल कर पाऊंगी या नहीं। मैं इसको लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। रिचल की ये बात सुनने के बाद बेन थोड़ी देर तक चुप रहता है और जो रिचल की चिंता वाली बोलती उसको अपने हाथ में लेकर कहता है, क्या तुम यहाँ थोड़े समय के लिए देखोगे मेरे हाथ पे? रिचल देखती है। बेन बताता है, जो इमोशन तुम अभी इस समय फील कर रही हो वो अभी इस समय एक शेप के रूप में मेरे हाथ में है। रिचल कहती है, लेकिन मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। बेन बोलता है, चलो अभी के लिए ऐसा मान लेते हैं कि मेरे हाथ में है। अभी अभी कुछ समय पहले की बात हैगी, मेरी एबिलिटी सिर्फ तुम्हारे गुस्से को सेंस कर पाती थी, लेकिन अब मैं बहुत सारी अलग अलग चीजें भी देख पा रहा हूँ। और ये सब हो पाया बस सिर्फ एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम बिताने की वजह से। और मैं तुम्हारे में से अलग अलग इमोशन को पिक कर पा रहा हूँ। अगर हम लोग थोड़ा सा और करीब आकर एक दूसरे को और अच्छे से समझते हैं तो मैं श्योर हूँ जो भी तुम्हारी दिक्कत है उसका हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। रिचल कहती है, अभी इस समय जो मुझे चिंता हो रही है, क्या तुम उसे देख पा रहे हो? बेन बोलता है, हाँ लेकिन, और उसे तोड़ देता है, अब वो जा चुकी है। मैं तुमसे फिर से एक और बार प्रॉमिस करता हूँ
मैं मेक श्योर करूंगा कि जितनी भी तुम्हारी दिक्कतें आएंगी मैं उनको पूरी तरीके से मिटा के रख दूं। तो इसलिए मैं ये आशा करता हूँ कि तुम आज के दिन को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय करो, बिना ये सोचे कि तुम्हें मुझे इसके बदले कुछ देना है। तो इसलिए मजे करो और कुछ मत सोचो। रिचल कहती है ठीक है, और मन में बोलती है ये तो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है। जो भी चीजें बेन कहता है वो मैजिक की तरह फील होता है और हमेशा सच हो जाता है। और उसके बाद बेन कहता है मेरे इस तरीके से बोलने से तुम्हें थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है। रिचल कहती नहीं नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और बल्कि ये कहने के बजाय बेन में तुम्हारे क्लोज होने से अच्छा तुम्हें और ज्यादा अच्छे से जानना पसंद करूंगी, बिल्कुल उसकी तरह। ये सुनकर बेन कहता है उसकी तरह? रिचल बताती मेरा मतलब डो की तरह। बेन डर जाता है आखिर उसकी तरह क्या, वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो तो हर चीज को सिर्फ फोर्स का यूज करके क्रश कर देती है। रिचल बोलती है अगर कंपैरिजन करें तो हाँ वो भले मुझे डरा दे और दूसरे लोगों को भी, लेकिन वो जो है ऐसा लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है। बेन मना कर देता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पसंद करना अगर और अच्छे से कहें जैसे कि वो इंतजार कर रही है पोसेस करने का, और सही से कहें तो बिल्कुल ऐसा जैसे कि वेपन को पेना करना चाहती हो। रिचल हैरान हो जाती है हाँ, और हंसने लगती है बेन की ये बात सुन के। क्या कह रहे हो तुम, ये वेपन को पेना करना चाहती है? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा? बेन बोलता है तुम ये सुनने के बाद हंस क्यों रही हो? क्या जो मेरा कहने का तरीका था वो इतना अजीब था जिससे तुम्हें हंसी आ गई? रिचल कहती है मुझे अब थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा है। ये जानते हो कि जैसा मैंने सोचा था कि बेन एक मैजिशियन है जिसको सब कुछ पता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं इसको लेकर गलत थी। अब इसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब मैं भी ट्राई कर सकती हूँ। बेन कंफ्यूज हो जाता है और बेन का हाथ पकड़ के कहती है अगर तुमने खाना खा लिया हो तो चलो चलते हैं बेन, तुमने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत सारी चीजें खरीद ली है, इसके शुक्रिया के रूप में मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदती हूँ। बेन बोलता है क्यों नहीं, लेकिन बिल्कुल भी चिंता मत करना पैसों को लेकर, चलो एंजॉय करते साथ में। रिचल यहाँ से जाते हुए हंसकर कहती है यहाँ ऐसे बाहर आना है केपेबल मैन के साथ, ये तो बिल्कुल एक लग्जरी की तरह फील होता है। ये सुनकर बेन कहता है जरा रुकना, तो अभी तुमने क्या कहा? रिचल बोलती है कुछ नहीं। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अकेडमी में। यहाँ टीचर यूमिना के कंधे पर ये रोबोट बैठा होता है जो बेन ने बनाया था हर जगह जाकर रिकॉर्ड करने के लिए। वो थोड़ी सी आवाज कर रहा था, उसको रोकते हुए टीचर यूमिना मन में कहती है हाँ अभी ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे यहाँ पे किनारे पे कर दिया गया है। अभी ऐसे समय पर मुझे अच्छे से टिके रहना इस जगह पर, ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा। और बाजू में से एक जन चिल्लाकर कहता है इस पे तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, टावर के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन थी उसको ऐसे हर जगह पर फैला दिया गया है। आखिर किसने अलाउ करा ऐसे लोगों को टावर के ऊपर क्लाइम करने के लिए? ऐसे लोअर डिमेंशन के लोग, उन लोगों की ऐसी हिम्मत कैसे हुई? और ये सामने वाले टीचर लोग कहते हैं इतनी ज्यादा काम की इन्फॉर्मेशन को ऐसे बाहर फैलाना, कि यहाँ पे कोई तरीका नहीं इनको रोकने का? इनके सामने वाले ये टीचर समझाते हुए कहते हैं ये इसलिए क्योंकि उन वीडियो में कोई भी वायलेशन नहीं है जिससे कि उन्हें हटा सके। सामने वाले टीचर गुस्से में कहते हैं हमें शुरुआत से ऐसे लोअर डिमेंशन के लोगों को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था। यहाँ टीचर यूमिना के सामने वाली सीट पर बैठे हुए टीचर कहते हैं बहुत हुआ, सब लोग शांत जाओ। टीचर यूमिना हाँ बोलिए, चाहे तुम किस भी तरीके से देख लो, ये जो इन स्टूडेंट्स का बिहेवियर है वो कुछ ज्यादा आगे जा चुका है। ये साफ साफ अकेडमी के रूल का उल्लंघन है। क्या तुम्हें ये एहसास हो रहा है? वो लड़का यहाँ से वहाँ इधर उधर जाकर अपनी मर्जी से कुछ भी करता है, क्या आप इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती हैं? और फिर इसके बाद टीचर यूमिना देखती वो रिकॉर्डिंग को जो बेन ने करी थी। अरे बाप रे, तुमने तो यहाँ तक कि टावर के अंदर तक की रिकॉर्डिंग कर ली है। जब उसने मुझसे पहली बार कहा था कि वो टावर के अंदर जाकर रिकॉर्डिंग करना चाहता है तो मेरे पास कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं था उसको बताने के लिए, क्योंकि मुझे लगा था कि वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उस टावर के अंदर जितने भी आइटम ले जाते हैं वो सारे के सारे खराब हो जाते हैं अंदर जाते से ही। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो टावर के अंदर का माना प्रेशर है वो इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से जो आइटम है वो सारे के सारे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर के अंदर आकर टूट जाते हैं। और इस दुनिया में तो ये कॉमन सेंस है, लेकिन फिर भी उसने इस कॉमन सेंस को पूरा का पूरा तोड़ के रख दिया। तुम और तुम्हारे मास्टर, तुम दोनों ने बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल चीज करी है। और मन में कहती है उसको शायद ये पता नहीं होगा कि ये बात नहीं है कि टावर के अंदर से तुम रिकॉर्ड करके लेके आए हो, बल्कि बात ये है कि तुमने एक ऐसी चीज को बनाया जो टावर के अंदर रिकॉर्ड कर सकती है, एक ऐसा टूल जो काम कर सकता है टावर के अंदर। ये सच में बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। और जो ये रिडिकुलस आइडिया था वहीं पे नहीं रुका, और हम देखते पहले का सीन जब बेन बात कर रहा था टीचर यूमिना से। टीचर यूमिना हैरान होकर कहती है क्या तुम्हारा प्लान है जो तुम वीडियो रिकॉर्ड करके लेके आओ टावर के अंदर की उसको पब्लिक करना? बेन बोलता है हाँ, ये सब करने से शायद बहुत सारा अटेंशन मेरी तरफ आ सकता है और बहुत सारे ग्रुप भी इसकी वजह से हंगामा मचा सकते हैं, लेकिन ये एक तरीका अकेडमी के स्टूडेंट की तरफ से फेवर गेन करने का। टीचर यूमिना बोलती है क्या तुम श्योर हो इसको लेकर? जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है टावर के अंदर की तुमने इतनी मेहनत से हासिल करी है, और तुम ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को ऐसे सब लोगों के सामने लाना चाहते हो, क्या तुम्हें इससे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा? बेन कहता है जितनी भी ये मेहनत हैगी वो सारे के सारे स्टूडेंट को भी शेयर करी जा रही है, और वैसे भी सिर्फ मेरे पास ही तरीका है उस टावर के अंदर रिकॉर्डिंग करने का। ये ऑलमोस्ट बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे कि मैं बांट रहा हूँ उस टावर के अंदर के सारे इन्फॉर्मेशन को, और वो जो कंस्टलेशन सामने आया था उससे बात करने वाले मेटर को इसमें से एडिट कर दिया जाएगा, और जो उसकी बात की इन्फॉर्मेशन है उन सबसे बाकी लोगों को फायदा ही होगा। टीचर बोलते ठीक है। मन में कहती है तो अमेजिंग है, मैंने इसे पहले एक बार वार्निंग दी थी इस अकेडमी के अनफेयर रियलिटी के बारे में, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से हैंडल करेगा। और बेन से कहती है बस एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जिनको तुम्हें फॉलो करना है। बेन कहता है ठीक है, जैसा कि आपने कहा ये जो इंसिडेंट है इससे बहुत सी छोटी और बड़ी
बड़ी चीजें चेंज हो सकती हैं। तो इसलिए हम लोगों को इस एकेडमी के अंदर अपनी पोजीशन को अच्छे से स्टेबलाइज करना है। क्यों ये सब होने के बाद जब टीचर यूमिना हमें देखेंगी, क्या उन्हें सेफ फील नहीं होगा? ये सुनते से टीचर यूमिना खुश होकर मन में कहती हैं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे इतने प्यार से एडमायर करा जाएगा। और बेन से कहती हैं, अगर तुम सच में सेफ फील करना चाहते हो तो तुम्हें ये सब चीजें करना अवॉइड करना चाहिए। क्यों बेन? और टीचर मन में कहती हैं, ऐसा फील हो रहा है कि जो भी बेन कर रहा है वो एक बहुत बड़ी चीज बनाएगी जो कम कर देगा 2 डायमेंशन के बीच के गैप को। और ये सब की वजह से मुझे और ज्यादा ऐसा फील होता है कि मुझे उसके ऊपर भरोसा करके उसे सपोर्ट करना चाहिए। और सामने टीचर से कहती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो आप? एक वीडियो बनाना टावर के अंदर की, ये तो उसका खुद का पर्सनल मैटर है। आखिर ये सब करने से प्रॉब्लम ही क्या है? और आप ये किससे कह रहे हो कि मैं इस सब की रिस्पॉन्सिबल हूँ? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आपके इस सब के क्वेश्चन का क्या मतलब है। प्रोफेसर केंटोन ये सुनने के बाद ये मुस्कुराने लगते हैं, तुम तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर लायर हो। क्या यहाँ पर सिर्फ अकेला मैं ही ऐसा हूँ जिसको ऐसा लगता है कि आप उस स्टूडेंट की बहुत ज्यादा परवाह करती हैं? बाजू में बैठी हुई ये टीचर कहती हैं, शांत हो जाओ, हमें बताते हैं इनके बारे में। इनका नाम है टालिया और ये क्रिएशन डिपार्टमेंट से हैं। टालिया कहती है, हे यूमिना, बस तुम मुझे होनेस्ट होकर बताओ आखिर वो लड़का है कौन? यूमिना टीचर बताती है, वो सिर्फ बस एक नॉर्मल सा स्टूडेंट है जो इसी साल एंटर करा इस अकेडमी में। इसके बाद यहाँ बाजू में बैठे हुए हरे बाल वाले टीचर कहते हैं, नहीं, अगर ये बस एक नॉर्मल सा स्टूडेंट है तो फिर मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर कुछ लिमिट होती है सेल्फिशनेस की। तुम्हें पता है ये जो इन्फॉर्मेशन है उस टावर के बारे में, ये कितनी ज्यादा जरूरी है? आखिर कैसे इसको बिना कुछ सोचे समझे ऐसे सब लोगों के सामने ला सकते हैं? ये साफ साफ अकेडमी के रूल के खिलाफ है। टीचर यूमिना कहती है, टीचर रियो जो है आप कह रहे हैं, क्या ये कुछ अजीब नहीं है? जो रीजन था जिसकी वजह से टावर के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे वो इसलिए क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उसके अंदर रिकॉर्ड करने की। और अभी जो हमें इस समय डिस्कस करना है वो रूल और रेगुलेशन नहीं है बल्कि उसकी एबिलिटी के बारे में कि हम लोगों से कैसे यूज करें। टीचर केंटोन बोलते हैं, क्या तुम ये एक्सप्लेन कर सकती हो प्रिंसिपल को ये एबिलिटी और टेक्नोलॉजी के बारे में, तो जिससे कि यहाँ पर सबके सब जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी अच्छे से समझ पाए। टालिया बोलती हैं, मेरी बात अच्छे से सुनो टीचर यूमिना, मैं यहाँ पर 200 सालों से काम कर रही हूँ। ये जो जितने भी आइटम है टावर के बाहर के वो उसके अंदर जाकर काम नहीं करते हैं। और स्पेशली ये जो वीडियो बनाने का इक्विपमेंट है इसका काम करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कोई भी सर्किट झेल नहीं सकता टावर के अंदर के माना प्रेशर को। और जितना ज्यादा मैं इसको लेकर रिसर्च करती हूँ मैं उतनी ज्यादा कन्विंस आती हूँ कि टावर के अंदर कोई भी मशीन काम नहीं कर सकती। ये एक ऐसा लॉ है उस टावर के अंदर का जिसको कभी भी मिटा नहीं सकते। लेकिन टीचर यूमिना बोलती हैं, बेन ने ये करके दिखा दिया। टालिया बोलती हैं, हाँ यही तो मैं पूछ रही हूँ, आखिर उस लड़के के साथ है क्या वो लोअर डिमेंशन से नहीं है बिना माना के साथ? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मेक सेंस कर रहा है? आखिर ऐसा क्यों फील हो रहा है कि सिर्फ अकेला वही है कि स्पेशल है? और तभी उन्हें कुछ याद आता है, अरे हाँ वो आर्टिफैक्ट जो यूज करा गया था उस टावर के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए, जल्दी लाओ उसे इधर। मैं उसे पूरी तरीके से खोलकर अंदर जो भी उसके पुर्जे हैं उनको चेक करूंगी कि इसमें क्या क्या यूज करा गया है। टीचर यूमिना मना करती हूँ, कहती है मैं मना करती हूँ इस बात को लेकर, मैं ये सब नहीं कर सकती। मुझे भले बोला गया था साथ में इस आर्टिफैक्ट को लाने के लिए, लेकिन जो आर्टिफैक्ट है वो एक स्टूडेंट की अचीवमेंट है, मैं किसी को इसके साथ कुछ भी करने नहीं दूंगी। सब लोग चिल्लाने लगते हैं सुनने के बाद, हे टीचर यूमिना, क्या तुम कोऑपरेट करने के लिए मना कर रही हो? तभी उनमें से कोई हाथ ऊपर करके कहता है, सबके सब रुक जाओ, माहौल थोड़ा सा कुछ ज्यादा कुछ गर्म हो गया है तो इसलिए सब कुछ पहले जैसे शांत नहीं हो जाता। तब तक सबके सब अपना मुंह बंद करके रखो और हमें बताते हैं इनके बारे में। ये है वाइस प्रेसिडेंट जेनोन। इनकी ये बात सुन के सबके सब कहते हैं, ठीक है हम लोग समझ गए वाइस प्रेसिडेंट। और वो कहते हैं, टीचर टालिया चुक जाती हैं, हाँ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप 200 सालों से रिसर्च करते आ रही हैं उसके लिए। टीचर यूमिना शर्माते हुए कहती है, नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, लेकिन ऐसी टीचर जिनने इतने लंबे समय से काम करा ऐसी फील्ड में, वो अगर किसी आर्टिफैक्ट के बारे में बात कर रही है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। टालिया बोलती है, हाँ मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है लेकिन ऐसा ही है। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है तो ये जरूर बहुत ज्यादा बड़ी चीज है अगर टीचर इसके बारे में ऐसी बात कह रही है तो। इनके बाजू में बैठे हुए टीचर कहते हैं, आप ये सब क्या कह रहे हो वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट बताते हैं, अगर शॉर्ट में कहें जो बेन है वही सिर्फ अकेला इस दुनिया में ऐसा है जिसको टावर के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। ये सुनते से सबके सब चिल्लाकर कहते हैं, आखिर आप ये किस तरीके की बात कर रहे हो? वो स्टूडेंट तो सिर्फ एक ही बार गया था उस टावर के अंदर, आखिर उसको टावर के द्वारा कैसे रिकॉग्नाइज कर लिया जा सकता है? और क्या वो एक लोअर डिमेंशन से नहीं है? अगर भले ही आप एक वाइस प्रेसिडेंट हैं लेकिन ये सब कहना ये एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, अगर तुम्हें बिलीव करना है या नहीं करना है ये तुम पर है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है जिसकी वजह से ये स्पेशल है। सब हैरान हो जाते हैं, क्या? टीचर यूमिना बताइए, क्या आप कुछ और शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो में से जिससे कि सारे के सारे टीचर यहाँ पे समझ पाए? क्या इस वीडियो में और भी चीजें आएंगी तो आखिर वो वाली वीडियो में क्यों नहीं है? टीचर यूमिना हैरान हो जाती है सुन के। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, शायद टीचर यूमिना को ये पता ना हो तो चलो ठीक है मैं आपको बताता हूँ। बेन और उसके क्लासमेट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ वही लोग हैं जो बेन के साथ थे उस समय। तो बताओ आखिर उसके अलावा किसको चूज करा गया है? सिर्फ वही लोग हैं जिन लोगों को कॉन्स्टलेशन के द्वारा चूज करा गया है। टीचर टालिया चिल्लाते हुए कहती हैं, क्या एक लड़का जो पहली बार टावर के अंदर गया है उसको ऑलरेडी चूज कर लिया गया कॉन्स्टलेशन के द्वारा? टीचर यूमिना बोलती हैं,
वाइस प्रेसिडेंट कॉन्टेक्ट करना कॉन्स्टलेशन के साथ ये स्टूडेंट की खुद की अचीवमेंट होती है। अगर आप इन सब चीजों के बारे में ऐसे केयरलेस होकर बात करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बात को काटते हुए कहते हैं, तो फिर प्लीज सच बताइए। ये जो मैंने मतलब वाइस प्रेसिडेंट ने पूछा है, बेन और ये जो बाकी स्टूडेंट है उसके साथ वाले, उन लोगों ने क्या कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्टेक्ट करा है? टीचर यूमिना मन में कहती है। आखिर वाइस प्रेसिडेंट इतने ज्यादा आगे क्यों जा रहे हैं इस बात को लेकर? और बोलती है नहीं, ना ही बेन और ना ही उसके साथ वाले स्टूडेंट किसी ने भी कॉन्टेक्ट नहीं करा कॉन्स्टलेशन के साथ। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं तो इसका मतलब उन्हें रिफ्यूज कर दिया। जैसा सोचा था ये लोग कोई मामूली नहीं है, जरूर उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा कुछ बोल पाना कॉन्स्टलेशन के प्रेशर के सामने। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, बेन और जो बाकी स्टूडेंट है उसके साथ वाले, मैं उन लोगों को बुलवाता हूँ अपने लेक्चर को अटेंड करने के लिए। ये सुनते ही सबके सब चौंक जाते हैं। जरूर के वाइस प्रेसिडेंट, क्या आपने अभी नहीं कहा कि उनमें से जो भी स्टूडेंट थे उन्हें कोई भी कॉन्स्टलेशन से कॉन्टेक्ट नहीं करा, तो आखिर उसे क्यों बेनिफिट मिलना चाहिए सीनियर लेवल की क्लास से? वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है टीचर्स कि उन लोगों ने कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्टेक्ट किया है या नहीं किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन लोगों को चूज किया गया कॉन्स्टलेशन के द्वारा। ऐसे चूज करा जाना मतलब ये अकेला प्रूफ कर सकता है कि वो कितना आगे जा सकते हैं। और जबकि उन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्टेक्ट करने से, तो इसकी वजह से जरूर जो बाकी कॉन्स्टलेशन है वो लोग उन लोगों के ऊपर इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो क्या ऐसे स्टूडेंट को अटेंड नहीं करना चाहिए मेरे लेक्चर को? और मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो उन स्टूडेंट को गाइड करता है जिन लोगों को चूज कर लिया गया कॉन्स्टलेशन के द्वारा। तो अगर बेन को चूज कर लिया गया कॉन्स्टलेशन के द्वारा, तो इसका मतलब वो भी मेरा एक स्टूडेंट है। समझ गए तुम सारे के सारे टीचर्स? हाँ हम लोग समझ गए वाइस प्रेसिडेंट। तो चलो अब आगे बढ़ाते हुए वाली बात को जो अभी पीछे छूट गई थी, जो ये बात थी टावर के अंदर की रिकॉर्डिंग को हर जगह से फैलाने की। अभी इस समय हमारे पास ऐसी कोई फैकल्टी नहीं है जिससे कि हम सारा का सारा इंजाम उस स्टूडेंट के ऊपर लगाएं। और जो बातें उसकी एबिलिटी के बारे में, इसको लेकर उससे पर्सनल क्वेश्चन और रिक्वेस्ट अलाउ है। लेकिन टीचर मीना मन में कहती है बेन को किस तरीके से ट्रीट करना ये मीटिंग उसके बारे में नहीं है। ये सब कुछ जो वाइस प्रेसिडेंट का इंटेंशन है उसके बारे में वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं अगर ये सब होने के प्रोसेस के दौरान ये पता चला कि किसी ने भी उस स्टूडेंट के सामने दिक्कत खड़ी करने की कोशिश करी, और इसमें शामिल होने वाली दोनों पार्टी, चाहे वो स्टूडेंट हो और या तो टीचर, दोनों को निकाल दिया जाएगा अकेडमी से। टीचर यूमिना मन में कहती है ये प्रेसिडेंट की तरफ से वार्निंग है कि कोई भी टच मत कर लेना बेन को। और यहाँ पे सबके सब इस चीज का ध्यान रखना। ये जो मीटिंग है यहीं पे खत्म होती है। मैं आशा करता हूँ जितने भी छुट्टी के दिन बचे हुए हैं वो सबके सब अच्छे से गुजारे और चले जाते हैं यहाँ से। टीचर यूमिना मन में बोलती है ये तो अच्छा है बेन, मैंने तो ये सोचा नहीं था कि तुम वाइस प्रेसिडेंट के फेवर को भी जीत जाओगे। अब मुझे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बाजू में से टीचर कैंटोन आकर कहते हैं यूमिना तो आखिर क्या सोचते हो तुम इसके बारे में? क्यों ना हम दोनों साथ में चले ड्रिंक करने के लिए? मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ तुम्हारे स्टूडेंट के सक्सेस के लिए। टीचर यूमिना बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाती है। सबके सब हैरान हो जाते हैं, क्या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं? पीछे से टीचर इनको दिलासा देते हुए कहते हैं देखकर ऐसा लगता है कि आपका बेवकूफ बना गया है टीचर, चलो चलते हैं साथ में ड्रिंक करने के लिए। और उस सब के बाद अगले दिन का सीन, बेन खाना लेकर जा रहा होता अपनी सीट की तरफ, तभी उसके आसपास धीरे धीरे बहुत सारे स्टूडेंट की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और सबके सब एक के बाद एक बेन से बोल रहे होते हैं तुम बेन हो ना? मैं हूँ मिरिया जो हेटो डिमेंशन से आई है। बेन क्या तुम इंटरेस्टेड हो स्टूडेंट काउंसिल में? मैं तुमसे नंबर एक्सचेंज करना चाहती हूँ। मेरा नाम है यूरिका। क्या तुम सच में लोअर डिमेंशन से आए हो जिसके पास कोई भी मना नहीं है? ऐसे सबके सब लगातार बेन से बोलती जाते हैं और बेन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता इतने सारे लोगों की बातें सुन के। पीछे खड़ी हुई डो पूछती लाइट से ये क्या हो रहा है, इतनी सारी भीड़ क्यों जमा है बेन के पास? लाइट बताती है तुम्हें पता है ना कि हम लोगों ने एक चैनल बनाया था, जो हम लोगों ने उसके अंदर टावर के अंदर की वीडियो डाली थी वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुकी है और हम लोगों ने ऑलरेडी सरपास कर दिए 2 मिलियन सब्सक्राइबर। इस सब के बाद किसी ऐसे को ढूंढना इस अकेडमी में जिसने वीडियो न देखी हो, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। डो मन में बोलती है अगर सच कहूँ तो मुझे लगा नहीं था कि इसकी जो बाकी एबिलिटी हैगी उससे कंपेयर में ये वीडियो बनाना इतना इंप्रेसिव नहीं लगा था, लेकिन अब लोगों का रिएक्शन देखकर मैं समझ सकती हूँ बेन के आइडियाज और उसकी एबिलिटी सच में बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। और रिचल यहाँ पे डो की तरफ देखकर उसे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही होती है। और बेन उस सब के बाद आता है अपना खाना लेकर अपनी सीट पर। ये सब क्या हो रहा है ये मंडे की सुबह सुबह को? रिचल बेन से कहती है तुमने बहुत अच्छा काम करा। और लाइट कहती है तुम्हारा स्वागत है बेन, ऐसा फेमस होना तुम्हें जरूर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। बेन तो पूरा परेशान हो चुका होता है और उनसे कहता है हाँ ये तो तुम दोनों की लड़ाई करने से बहुत ज्यादा अच्छा ही है, जिसमें तुम लोग सांस लेने के ऊपर भी बहस करने लगते हो। और वैसे तुम लोगों के भी बहुत सारे फैन है, अगर कोई तुमसे बात करे तो उनसे तुम बिल्कुल काइंड होकर बात करना, ठीक है? वो कहते हैं कि उन्हें डर लगता है अप्रोच करने से। लाइट बोलती है अगर वो आए तुम्हारे पास तो तुम्हें उनके सामने बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करना है, बस और कुछ नहीं। और पीछे कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं ऐसी नकली वीडियो के पीछे क्या तो हल्ला मचा के रखा है यहाँ पर। क्या ये सब जो दिखाया है इसके अंदर ये मेक सेंस भी करता है क्या? इतने कम टाइम के अंदर अंदर आ जाना चौथे रूम में। हाँ ये इसी तरीके के होते लोअर डिमेंशन के लोग। और जरा देखो तो ये क्या है ऑब्वियस नहीं है, ये वीडियो तो साफ साफ नकली है। आखिर ऐसी वीडियो अभी तक क्यों यहाँ पर, इसको हटा क्यों नहीं दिया? चिंता मत करो, बस थोड़ा सा इंतजार करो, इसका जो है झूठ है वो कल सब लोगों के सामने आ जाएगा। उन सब की ये बातें सुनने के बाद बेन कहता है अरे हाँ इससे याद आया कल तो मेरी लड़ाई हैगी वो इतने बड़े से पत्थर वाले स्टूडेंट के साथ। ये सब जो ये लोग कह रहे हैं इसको सुनकर मैं एक चीज तो कह सकता हूँ, ये लोग कल का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मुझे क्रश होता हुआ देखने के लिए। और लाइट कहती है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। रिचल चिंता कर रही होती है बेन कल
तुम्हारी लड़ाई है। और डो तो अपना खाना खाने के बाद मुंह पोंछते हुए कहती है तो फिर तुम्हें उनका रिस्पॉन्स देना चाहिए अपना बेस्ट देकर, क्यों है ना बेन। बेन कहता है हाँ तुमने सही कहा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। यहाँ अरीना के अंदर दोनों के दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। रेफरी कहते हैं ये जो डुअल होने वाली है ये लाइव दिखाया जाएगा स्कूल के ऑफिशियल चैनल पर, क्या तुम दोनों के दोनों एग्री करते हो इस बात को लेकर। दोनों कहते हैं हाँ। तो चलो अगर तुमने एग्री कर लिया है, यहाँ तुम लोगों के सामने एक डॉक्यूमेंट है जो तुम्हें साइन करना है। उसको पढ़ते से बेन हैरान हो जाता है, हाँ आखिर ये किस तरीके की बातें लिखी हुई है इसके अंदर। अगर या तो दोनों में से कोई एक अपाहिज हो जाता है और या तो सरेंडर कर देगा तो ये डुअल खत्म हो जाएगी और किसी के भी वाइटल पॉइंट में अटैक करना मना आएगा। लेकिन अगर किसी को चोट लग जाती है तो इसका जिम्मेदार वो खुद ही होगा। क्या ये सब क्या है। ये लोग ये कह रहे कि हम लोग तब तक फाइट करें जब तक हम में से किसी एक का हाथ पर टूट नहीं जाता। बेन तो उस डॉक्यूमेंट में ये सब पढ़ने में लगा होता है। उसका अपोनेंट सामने आकर कहता है हे नेगोशिएटर। क्या किस तरीके का नेगोशिएटर, क्या तुम सच में हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर हो। सामने से बेन का अपोनेंट कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। अगर तुम डर रहे हो तो तुम सरेंडर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उसके लिए एक ही कंडीशन है, तुम मेरे पैरों के नीचे से रेंगते हो निकलकर कुत्ते की तरह भौंको, फिर मैं जाके एक्सेप्ट करूंगा तुम्हारे सरेंडर को। ये सुनने के बाद बेन अजीब सा चेहरा बनाता है क्या। और यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते उसके बारे में, ये लोअर डिमेंशन के लोग, इन्हीं लोगों की वजह से यहाँ पर कुछ समय से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। रेटो तुम ये सब क्या कर रहे हो, जल्दी उसके पैर तोड़ दो। कोटिमा तो यहाँ चुपचाप होकर देख रहा होता है। डो पूछती है आखिर कैसा रिएक्शन है। लैड बताती है वेल इसमें तो व्यूवर 10,000 लोग दिख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर तो बेन को उल्टा सीधा लोग कह रहे हैं। रिचल बोलती है सबके सब लोग बेन को टारगेट कर रहे हैं, आखिर कैसे अनफेयर है। डो कहती वेल ऐसा लगा ही था कि ये होगा। और वो लोग जिन लोगों ने हमारी टॉप वीडियो के ऊपर लाइक करा था वो लोग तो यहाँ पर ज्यादातर दिख नहीं रहेंगे। और इस समय जब इतने सारे लोग एक साथ दिख रहे हैं तो बेन के सामने कोई और रास्ता नहीं सिर्फ अपने आप को प्रूफ करने के अलावा, भले कुछ भी हो तुम्हारे पास टैलेंट है टॉप तक पहुंचने का। बेन मन में कहता है तुम्हारे पैरों के नीचे से निकलकर कुत्तों की तरह भौंकना, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके की लाइन यहाँ पर सुनूंगा। ये तो बिल्कुल ऐसा साउंड कर रहा है जैसे थर्ड रेट की नोबल हो। है मेरी बात सुन। रेटो ये सुनने के बाद कंफ्यूज होकर देखता है बेन की तरफ, क्या तुमने इतनी तैयारी करी भी है जिससे तुम मुझे प्रोवोक कर सको। जो ये लाइन अभी तुमने कही थी इसमें थोड़ा बहुत इफेक्ट था, इसके लिए मैं तुम्हें शाबाशी देता हूँ। रेटो हंसकर बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि आखिर तुम कब तक इतना शांत रह पाओगे। बेन कहता है भले ही मैं शांत रहूं या ना रहूं, चलो यहाँ पर लड़कर पता करते हैं, आओ मेरे पास, देखते तुम में कितना दम है। रेक्टो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है सुन के, तुम पीस ऑफ शीट कहीं के, तुम्हें पता भी है कि तुम ये सब किसके सामने कह रहे हो। टीचर जोन जल्दी से मैच को स्टार्ट करो, मैं इसके हाथ पैरों को अभी तोड़ना चाहता हूँ, जल्दी से अनाउंस करिए। टीचर के भी पसीने आ जाते। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं रेक्टो वर्सेस क्लास 11 के बेन के मैच को। और रेक्टो यहाँ पे अपना बहुत बड़ा सा मुक्का बनाता है, तो चलो मैच को स्टार्ट करते हैं। रेक्टो अपना पैर सामने की तरफ रखता है और जो मुक्का उसने पीछे करके रखा हुआ था वो बहुत स्पीड में बेन के ऊपर ला रहा होता है। लो मरो तुम, बेन मन में कहता है। वाओ डायरेक्टर तुमने तो बिना सोचे समझे मेरे ऊपर इतने कॉन्फिडेंट होकर अटैक कर दिया। और बेन उसके अटैक को डोज करके अपनी कोई सी टेक्निक यूज करता है जिसकी वजह से उसका रिफ्लेक्शन पीछे की तरफ बन रहा होता है। और रेक्टो को बिना कुछ पता चले उसके पीछे जाकर अपनी वो तलवार उसके सर के पीछे मारता है। आखिर तुम क्या कर पाओगे मेरे सामने जबकि तुम इतनी ज्यादा स्लो हो। और रेक्टो जमीन पर गिर जाता है बेन के सिर्फ अकेले एक ही हमले में। इसकी वजह से पत्थर को फेस करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज है वो है रिवर्स मेथड, और मैंने इसे सीखा था डो से। डो बोल रही होती है लेकिन इस टेक्निक को यूज करने से पहले यहाँ पर बहुत सारे ट्रायल है और एरर्स भी। अगर ऐसी बात है तो ये सिर्फ एक आधी टेक्निक के समान होगा। जब फेस करते नया अपोनेंट और नए टेक्निक को तो तुम उसके सामने इसको यूज कर सकते हो और उसके बाद ही तुम ये कह सकते हो कि तुमने इसे अच्छे तरीके से मास्टर कर लिया है। इसीलिए तुम्हें हमेशा अच्छे तरीके से ट्रेन करना चाहिए इस रिवर्स मेथड को यूज करने के लिए। अब मैं तुम्हारे साथ इसको यूज करके लगातार बहुत सारे अटैक करने वाली हूँ, और वो भी अलग अलग स्पीड, फॉर्म और अलग अलग मतलब के साथ। अगर तुम इसको एक भी बार काउंटर कर देते हो तो वो जो बेवकूफ पत्थर है वो तुम्हें एक भी बार टच नहीं कर पाएगा। और बेन तो बहुत ज्यादा डर जाता है डो को ऐसा देखकर, ये सच में हो रहा है बिना किसी ट्रिक के, क्यों है ना। हाँ ये तो ऑलमोस्ट मुझे टच कर ही नहीं पाया, बल्कि इसके अलावा मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचा डो के हाथों से। डायरेक्टर जल्दी से उठता है, जय रुको आखिर क्या हुआ। और उसके ऊपर एक और अटैक पड़ता है। ये पड़ते से अपने मुंह पकड़ के चलाने लगता है। बेन उससे कहता है जो इफेक्ट है वो तो बहुत ज्यादा अच्छा है इसका, तुम्हें मारने से पहले मैंने अपनी स्वॉर्ड में इन्फ्यूज कर दिया था वेव एनर्जी को, और ये जो तुम्हारा पत्थर वाला शरीर है इसके ऊपर तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। डायरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बॉडी को ऐसे चोट पहुंचाने की। बेन कहता मुझे माफ करना, लेकिन सबसे पहले ऐसे रोना बंद करके मेरे ऊपर अटैक करना शुरू करो। अगर तुम मेरे हाथों से और ज्यादा पिटना नहीं चाहते तो चलो फिर यहाँ पे क्विट कर देते हैं। डायरेक्टर ये सुनकर जल्दी से अटैक कर देता है बेन के ऊपर। बेन इसके अटैक को साइड में हटकर डॉज कर देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लोअर डिमेंशन के बंदर मुझे ऐसा नीचे देखने की। और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसको ऐसा चिल्लाता देख बेन भी हैरान हो जाता है और डायरेक्टर अपने सीधे हाथ को बहुत बड़ा कर लेता है। अब मैं तुम्हें डेफिनेटली मार दूंगा, और बहुत तेज मारता अपने हाथ को जमीन पे। बेन तो बड़ी आसानी से उससे बच जाता है। क्या तो बेवकूफ है, एक बार मेरा ऐसा अटैक खाने के बाद कम से कम तुम्हें कोई दूसरा तरीका यूज करना चाहिए। डायरेक्टर तो लगातार हर जगह अटैक कर रहा होता है। अगर तुम अटैक करते हो सेम जगह पर बिना काउंटर मेजर के और एक स्लेश मारता हो उसके हाथ की तरफ और उसके वो पत्थर वाले हाथ में बहुत सारे कट पड़ते हैं, तो मेरे पास कोई और रास्ता बचेगा नहीं ऐसे अटैक के सामने काउंटर करने के अलावा। डायरेक्टर को तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है इसकी वजह से। यहाँ इस मैच को वाइस प्रिंसिपल देखकर कहते हैं आखिर ये सब क्या है, ये तो ऐसे ही मीनिंगलेस मैच है। और सारे के सारे व्यूअर
ओवर जितने लोग देख रहे होते हैं वो सबके सब कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइट बोलती है देखकर वेल इन लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होगा जो भी ये लोग देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। रिचल कहती है हाँ तुम ये सही कह रहे हो, जब बेन यहाँ पहली बार स्कूल में आया था उसे कंपेयर में तो अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और ये लोग जो बेन को यहाँ पर हारता हुआ देखने के लिए आए थे वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ये सब देखकर। ये क्या है, सच में रियल है ना? आखिर रिएक्टो इतनी आसानी से कैसे हार रहा है यहाँ पर, जबकि फाइट अभी भी स्टार्ट हुई है और वो भी ऐसे लोअर डिमेंशन वाले से। कहीं इसका मतलब जो स्किल उसने वीडियो में दिखाई थी वो एक्चुअली में सबकी सब रियल है। और ये जो टीचर रेफरी बने होते हैं वो मन में कहते हैं आखिर ये सब क्या हो रहेगा, अभी तो सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है, ये तो इतना स्ट्रॉन्ग पहले था ही नहीं। इन कुछ दिनों में आखिर क्या हुआ इसके साथ जिसकी वजह से इतना चेंज हो चुका है। तभी अचानक से रेफरी बने हुए टीचर को एक मैसेज आता है प्रोफेसर असेंबली टीम की तरफ से। ये भी हैरान हो जाते हैं इस मैसेज को देखकर। और यहाँ रेक्टो के सामने बेन मन में कहता है आखिर अब मैं क्या करूँ इसके बारे में, ऐसी हालत में इसके ऊपर अटैक किया तो ये दिखने में बहुत ज्यादा पथेटिक लगेगा। किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम, जल्दी से उठो नहीं तो फिर। इसके बाद जल्दी से फिर टीचर अपना हाथ ऊपर करके कहते हैं बहुत हुआ, प्रोफेसरों ने इस मैच को देखकर ये डिसीजन लिया है, रेक्टो जो इस मैच में लड़ रहा है अब वो आगे फाइट नहीं कर सकता। रेक्टो गुस्सा आ जाता है सुन के, क्या कह रहे हो तुम ये। टीचर आगे कंटिन्यू करते हैं दोनों पार्टिसिपेंट्स की रक्षा के लिए इस मैच को यहीं पे खत्म करा जा रहा है। बेन कहता है प्रोटेक्शन, आखिर ये कहने से इनका क्या मतलब है, अगर रेक्टो के बदले में पिट रहा होता तो ये सब कभी होता ही नहीं। और टीचर से कहता है जरूर रुकिए टीचर। टीचर कोई भी बात नहीं सुनते। बेन से कहते हैं इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते बेन, जो ये डुअल थी अब वो खत्म हो चुकी है तो इसलिए जाओ अब रिंग से बाहर। बेन को गुस्सा आ रहा होता है लेकिन कुछ कहता नहीं है और जाने लगता है यहाँ से। ठीक है मैं समझ गया, ये मैच ऐसे खत्म हो गया बिना इस मैच की जीत को डिसाइड करे। हाँ ये सब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग तो है लेकिन चलो कम से कम मैं हारा तो नहीं, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा इसे। और बेन ये सब सोचते हुए यहाँ से आराम से जा ही रहा था तभी पीछे से टीचर एरेक्टो को चिल्लाकर कहते हैं जरा रुको एरेक्टो, ऐसा मत करो, यहीं पर रहो, डिसीजन ले लिया गया कि अब तुम फाइट नहीं कर सकते तो इसलिए जो ये डुअल थी वो खत्म हो गई है। एरेक्टो बोलता है आखिर किसने कहा ये सब, तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं एक लोअर डिमेंशन के स्कम के सामने अपने घुटनों पर बैठूं, मैं नहीं सहूंगा ऐसा ह्यूमिलिएशन, और वो भी ये बास्टर्ड लोअर डिमेंशन के कीचड़ के सामने। और बढ़ जाता है गिस्लिन की तरफ पीछे की पूरी जमीन तोड़ते हुए अपने सीधे हाथ के मुखे को दोबारा से बड़ा करता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूं। टीचर रोक रहे होते हैं रुक जाओ एरेक्टो, ऐसा मत करो। और बेन से कहते हैं जल्दी से डोज करो इस अटैक को। बेन तो बिल्कुल नहीं हटता उसके सामने से, अपनी तलवार निकालता हुआ मन में कहता है क्या डोज करूं, क्यों करूं मैं ऐसा, ये है जो मुझे सबसे पहले मारने का ट्राई कर रहा है मेरे ऊपर ऐसा अटैक करके। और जो अभी टीचर ने कहा था कि डोल रुक चुकी है ये भी बिल्कुल उसने अच्छे से सुना होगा, लेकिन फिर भी सबके बावजूद ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। इसको क्या लगता है अगर अपोनेंट लोअर डिमेंशन से तो अपर डिमेंशन वालों को रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो टीचर जिनने इस मैच को अपनी मनमर्जी से बीच में रोक दिया और तुम यहाँ अपने प्राइड के गुस्से में मेरे ऊपर ऐसा अटैक कर रहे हो, बेवकूफ कहीं के। जिस तरीके से ये स्कूल चलता है अब ये मुझे सीरियसली बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने लगा है। और बहुत ही स्पीड में एक स्विंग मारता हुआ निकल जाता है आगे को इसके हाथों काटते हुए। अपने हाथ को ऐसे अचानक से काटता देखकर एरेक्टो बहुत तो चिल्लाता है, उसके चिल्लाने की आवाज पूरा अरीना में फैल जाती है और ऑडियंस में सबके सब हैरान हो जाते हैं बेन को ये करते देखकर। टीचर जल्दी से एरेक्टो के पास जाकर उसको शांत करते हैं, शांत हो जाओ, तुम्हारे इस हाथ को दोबारा से रिअटैच कर सकते हैं तो इसलिए बिल्कुल भी घबराओ मत, शांत रखो अपने आप को। और एरेक्टो के हाथ को काटने के बाद बेन के पास एक मैसेज आता है। हाँ ये क्या है, उस मैसेज में लिखा हुआ होता है क्या तुम इसके हाथ की पावर को ऑब्जर्व करना चाहते हो। बेन कहता है क्या ये सब करना पॉसिबल है। और टीचर यहाँ से जल्दी से भेज रहे होते हैं एरेक्टो को, मैं तुम्हें अभी भेजता हूँ यहाँ से मेडिकल रूम में। एरेक्टो तो बहुत ज्यादा दर्द में होता है और टीचर जल्दी से उसे भेज देते हैं यहाँ से टेलीपोर्ट करके। एरेक्टो को यहाँ से भेजने के बाद बेन के ऊपर चिल्लाकर कहते हैं ये सब करने का क्या मतलब था बेन, मैंने तुमसे साफ साफ कहा था ना कि उसे डोज कर दो। बेन कहता है मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ लेकिन डुएल के बस खत्म होने के बाद ही उसने मेरे ऊपर अचानक से हमला कर दिया तो मेरे पास कोई और रास्ता बचा नहीं था। टीचर चिल्लाते हुए कहते हैं क्या अब तुम इस तरीके का बहाना बना रहे हो। ये बोलते से टीचर के बाजू में सिस्टम में से आवाज आती है बहुत हुआ टीचर फेरेल, इस सिचुएशन के हिसाब से जो भी क्वेश्चन है उनको मैं संभाल लूंगा। टीचर कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। फिर बेन से कहते हैं तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेन, यू वन, मैं हूँ प्रोफेसर का रिप्रेजेंटेटिव और हम लोगों ने वो सब कुछ देखा जो भी यहाँ पर हुआ है तो इसलिए आपसे जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उनका बिल्कुल ऑनेस्ट होकर सही से जवाब देना। बेन कहता है ठीक है, ये जो तुम्हारी तरफ से इस तरीके का जो अटैक हुआ है रेक्टो के ऊपर, श्योरली कहीं तुम ऐसा तो क्लेम नहीं करने वाले कि तुम उसे डोज नहीं कर सकते थे, साथ में तुम्हारी इन स्किल्स के तुम आसानी से उसे डोज कर सकते थे। और अगर मैं बात करूँ कि हमने क्यों रोका था इस मैच को, वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों की जो स्ट्रेंथ का गैप है वो बहुत ज्यादा है, तो प्लीज हम लोगों को इस तरीके का आंसर देना जिसे हम एक्सेप्ट कर सके। बताओ बेन यू वन, आखिर तुमने उसके अटैक को डोज क्यों नहीं करा। ये सुनने के बाद बेन मन में कहता है भले मेरे पास लैंग्वेज की पावर है और मैंने कभी भी इतनी गहराई से नहीं सोचा था कि ये शब्दों की पावर क्या होती है इसके बारे में। ये जो आवाज आ रही है इस स्क्रीन के अंदर से मैं एक डरावना प्रेशर सा फील कर सकता हूँ, आखिर कौन है ये इंसान। और उनसे कहता
कहता है जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इरेक्टो के अटैक को डोज न करते हुए काउंटर अटैक करा, वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो स्टूडेंट अपनी टीचर की न बात मानते हुए टीचर की ऑथोरिटीज का उल्लंघन कर अपनी मनमर्जी से काम करता है वो डिजर्व करता है कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं क्या तुम कह रहे हो टीचर की ऑथोरिटीज? बेन बोलता है हाँ, एडिशनली ऐसे जो स्पारिंग मैच होते हैं उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करा जाता है, इसलिए मैं मेक श्योर करना चाहता था कि इस मैच को देखने के बाद कोई भी स्टूडेंट रूल को तोड़कर चुपके से ऐसे अटैक न करे। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं और ऐसा तुमने यहीं पर ही क्यों करा? बेन बताता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट और लोग बाग दूसरे डिमेंशन से इस मैच को देख रहे हैं। मैच के खत्म होने के बावजूद इरेक्टो ने मेरे ऊपर अटैक करा मुझे मारने के लिए। अगर मैं ऐसे में रिस्पॉन्स करता डोज करते हुए मुझे लगता है ऐसे नेशन में ये स्प्रेड होता कि लोअर डिमेंशन वालों के सामने रूल को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने ये डिसीजन बहुत कम टाइम में लिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो ये डिसीजन है वो इस सबको जस्टिफाई करता है और मैंने जो कुछ भी किया वो अकेडमी के प्रिंसिपल्स के अनुसार ही किया है। बेन की ये बात सुनकर वाइस प्रिंसिपल हंसते हुए मन में कहते हैं इसने बिल्कुल क्लियरली आंसर दिया ये जानते हुए कि इसको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। इसी बीच उसने इस सब के दौरान स्कूल के अंदर होने वाले स्टूडेंट के बीच के मुद्दे को भी उठाया। मैं इस चीज को मना तो नहीं कर सकता कि ये सब कुछ होता है, लेकिन और बेन से कहते हैं बेन यू वॉन, जो भी तुमने कहा है वो सबका सब करेक्ट है। जो स्टूडेंट उल्लंघन करता है स्पारिंग के रूल को वो पनिशमेंट डिजर्व करता है, लेकिन पनिश करना स्टूडेंट को उनकी गलतियों के लिए वो मेरा और अकेडमी का काम है। ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को हैंडल करना चाहिए। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? वाइस प्रिंसिपल की बात सुनकर टीचर मन में कहते हैं देखा, भले तुम कितनी भी बकवास की बातें क्यों ना कर लो, अभी इस समय जो तुम्हारा ओपोनेंट है वो है वाइस प्रिंसिपल। अब तुम आखिरकार फिनिश हो चुके हो। बेन कहता है हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर मेरे एक्शन टीचर की अथॉरिटी के खिलाफ गए हैं तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ और मैंने ये जो किया है इसके लिए मैं किसी भी तरीके की पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं तुम कह रहे हो पनिशमेंट? नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पे आया ही नहीं था पनिशमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए। वाइस प्रिंसिपल की बात सुनकर बेन और टीचर चौंक जाते हैं। क्या कहा आपने? वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं मैं तो बस थोड़ा सा क्यूरियस हो रहा था ये कि तुमने क्या सोचकर ऐसा निर्णय लिया। मन में कहते हैं अब मैं ये समझ गया हूँ कि तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिससे कॉन्स्टेलेशन का फेवर तुम्हें मिल सके। और सबसे कहते हैं जो गलती थी इस मैच में वो इरेक्टो की थी, जिसने मैच के खत्म होने के बाद भी उस चीज को न मानते हुए बेन के ऊपर अटैक कर दिया। तो इसलिए मैं ये एक्नॉलेज करता हूँ बेन ने ये सब सेल्फ डिफेंस में आकर किया है। ये सुनने के बाद टीचर वाइस प्रिंसिपल से पूछते हैं वाइस प्रिंसिपल लेकिन जो भी इस लड़के ने करा है। वाइस प्रिंसिपल इनकी बात को बीच में काटते हुए कहते हैं बहुत हुआ टीचर फेरेल, तुम भी अपना ये ऐसा डिस्ग्रेसफुल बिहेवियर रोक दो। और अगर बात करें मैच की, अगर तुम अच्छे से रोकते ऐसे गुस्से में आते हुए इरेक्टो को तो ये जो कुछ भी आज हुआ है वो बिल्कुल नहीं होता। तुम्हें भी इस चीज का जिम्मेदार ठहराया जाएगा और जोड़ना दोबारा से इरेक्टो के हाथ को ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसलिए इस मैटर को यहीं पे खत्म करते हैं। स्टूडेंट जो लोग भी इस मैच को देख रहे थे जब वापस अपनी अपनी सीट पर और फोकस करो अपनी अगली क्लास को लेकर। डो कहती लाइट से चलो ये सब खत्म हो गया बिना किसी दिक्कत के। लाइट कहती हाँ तुम सही कह रही हो। और यहाँ वाइस प्रिंसिपल बेन से कहते हैं ऐसी कड़ी मेहनत करते रहना, ठीक है अब तुम भी यहाँ से जा सकते हो। बेन झुककर कहता है ठीक है और यहाँ से जा ही रहा होता है। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं चलो फिर से मिलते हैं। बेन कंफ्यूज हो जाता है क्या फिर से मिलेंगे? उसके बाद यहाँ इन तीनों के पास आ जाता है। बेन के आते ही लाइट कहती है तो तुम आ गए बेन। रिचल स्वागत कर रही होती है। बेन कहता है तुम लोगों का शुक्र है मेरे लिए चेयर करने के लिए। और फिर आपस में बात कर रहे होते हैं। लाइट कहती है जो आखिरी में तुमने स्वॉर्डमैनशिप दिखाई थी वो तो बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। बेन बताता टावर के अंदर लड़ने से मेरी बहुत ज्यादा मदद हुई है। रिचल कहती सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हें लड़ाई के दौरान कोई भी चोट नहीं लगी। इसके बाद बाजू में से डो आकर बोलती है मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था मैच देखने में, अब तुम फिर से स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो, क्यों है ना? तो बताओ आखिर कैसा फील होता है नए पावर के मिलने से और क्या लगता है तुम्हें वो पावर काम की है? बेन बोलता है ये सब तो बस तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। डो मना करते हुए कहती है नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सांस से मिलने वाली पावर के बारे में। बेन हैरान हो जाता है सुन के। क्यों, तुमने ऑब्जर्व कर लिया है ना? बेन बोलता है हाँ मैंने वो पावर ऑब्जर्व कर ली है। और हम देखते हैं पहले का सीन जब वो मैसेज आया था पावर ऑब्जर्व करने का। चलो जस्टिन के इसमें से थोड़ी सी पावर को ऑब्जर्व करके देखते हैं। और फिर ऑब्जर्व करने लगता है उसकी पावर को। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा ये तो सच में काम कर गया। यही सब वो डो को बता रहा होता है। आज से पहले मैं कभी भी जिंदा चीज के कॉन्सेप्ट को मैनिपुलेट नहीं कर पाता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं किसी भी एक पार्ट को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। और आखिरी में मैंने किसी तरह इरेक्टो की सीधे हाथ की पावर को ऑब्जर्व कर लिया। डो कहती तो क्या ये एक अच्छी चीज नहीं है? आखिर तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? बेन बताता है बेल बात ऐसी है कि मैं पहले बहुत ज्यादा खुश था ताकतवर होने को लेकर, लेकिन जैसे मैं अपने सेंसेस में आया फिर जाकर मुझे समझ में आया कि मैंने किसी मोस्टर का हाथ नहीं काटा बल्कि एक इंसान का हाथ काटा है। और अपने आप को ऐसा खुश होता फील करना किसी सामने वाले का हाथ काट कर मुझे बहुत ज्यादा अजीब और अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। डो की थी तुम ये सब क्या कह रहे हो? ऊपर करो अपनी मुंडी को, वो है जिसने तुम्हें सबसे पहले मारने की कोशिश करी थी और इस सब की कीमत उसे बस अपने एक हाथों खोकर चुकानी पड़ी। तुम इस मैच को जीते हो और वो हारा, ये रिजल्ट है सबका। भले वो कोई भी हो, अगर कोई तुम्हें मारने को लेकर एम कर रहा है तो तुम्हें ऐसे
लोगों के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। बेन मुस्कुरा कर कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, और हंसने लगता है। मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था इस सब के बारे में। वैसे भी इस सब चीजों के बारे में सोचना बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। डो कहती, क्या हो अगर मैं इधर उधर घूमते हुए वो जो सो कॉल्ड स्पेशल क्लास वाले हैं उन लोगों के हाथ काट दूं। ये सुनने के बाद बेन कहता है, ये एग्जैक्टली इसी तरीके की सोच से मुझे डर लगता है। लाइट कहती, चिंता मत करो बेन, डो के कंपेयर में तो तुम्हारे अंदर अभी भी ह्यूमैनिटी है। ये सुनते ही डो को गुस्सा आ जाता है। हाँ क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहना तो। और इसी बीच बेन को एक मैसेज आता है, हाँ अब ये सब क्या है। बेन की आवाज सुनकर तीनों की तीनों देखते कंफ्यूज होकर पीछे की तरफ। ओह नो, एक लेक्चर जिसमें अभी इस समय जाना जरूरी है, जो दिया जा रहा है प्रोफेसर जी उनके द्वारा, और वो होगा बेबलोन टावर के कॉन्स्टलेशन के बारे में। इसमें सिर्फ 4 साल के सीनियर स्टूडेंट और उससे ऊपर वाले हैं। इसमें ये बताएंगे कैसे इफेक्टिव तरीके से सपोर्ट ले सकते हैं कॉन्स्टलेशन से, और कैसे नेगोशिएट करके कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए, काम की नॉलेज और तैयारियां जिनका यूज करके अवॉइड कर सकते हैं कॉन्स्टलेशन के गुस्से को, और यहाँ तक कि कैसे स्मूथली एक कॉन्स्टलेशन से दूसरे कॉन्स्टलेशन पे शिफ्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर में सिंसियरली वेलकम करा जा रहा है क्लास 11 को पार्टिसिपेट करने के लिए। और फिर बेन और बाकी सब जाने लगते हैं इस लेक्चर के लिए। आसपास देखकर लोग कहते हैं, हे जरा देखो तो उधर, ये ना लोअर डिमेंशन वाले जो है यहाँ से जा रहे हैं। देखो तो जरा इस लड़के को कैसे अपनी मुंडी ऊंची करके घूम रहा है। ये मुझे तो ये दिखने में बहुत ज्यादा अनोइंग लग रहा है। सच में एक लोअर डिमेंशन का होकर भी ये लड़का ठीक ठाक लगता है दिखने में। इसको डुअल देखते समय तो ये बहुत शार्प लग रहा था। हे अपना मुंह बंद करो। लेकिन ये लोग इस फ्लोर में क्या कर रहे हैं जहाँ पे 4th ईयर के स्टूडेंट होते हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो, इस फ्लोर पे तो प्रोफेसर जियोन लेक्चर दे रहे हैं। फिर बेन पीछे मुड़ के कहता है, हे गाइस, क्या मैंने तुम्हें ये सब पहले कभी बताया है। मेरी जो दुनिया वहाँ पर ऐसा कहते हैं, ये कि जितना भी लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहेंगे तुम उतनी ज्यादा लंबा जियोगे। डो कहती, तो इसका मतलब अब तुम इमोर्टल हो गए होंगे। लाइट कहती, ऐसे पीठ पीछे कायरों की तरह बोलना, उन लोगों को क्या ऐसा लगता है कि हम लोगों ने सुना नहीं होगा। उसके बाद रिचल बेन को थोड़ा सा उसके हाथ के कपड़ों से पकड़ती है। बेन क्या तुम ठीक हो? जो कुछ भी कल हुआ है उसके बाद से मुझे चिंता हो रही है। अब और ज्यादा लोग तुमसे नफरत करना शुरू कर देंगे। लोग हमेशा कुछ भी कह देते बिना ये जानते हुए कि आखिर वो इंसान किस तरीके का है। बेन कहता, सब कुछ ठीक है रिचल, थोड़ा बहुत लगता तो है, लेकिन अंडर एस्टिमेट करना पहले की तरह ये उससे बेटर है। तो इसीलिए इतना ज्यादा चिंता मत करो इस सब के बारे में। और बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरे बारे में केयर करने के लिए। रिचल भी खुश होती है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा लाइव एपिसोड था वो खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।